प्रॉपर्टीज हैं जो हम धीरे धीरे सेट करेंगे अपने पेज के लिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपनी style.css पर। सबसे पहले तो हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज सेट करेंगे जो हमारे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करेगी। जैसे बाय डिफॉल्ट हम चाहते हैं कि जितनी भी डिफॉल्ट मार्जिन आती है वो 0 हो जाए एंड जितनी भी पैडिंग आती है वो 0 हो जाए। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो पेज में मार्जिन, पैडिंग सारी चीजें हट गई। यूजुअली हम किसी भी प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं तो इस तरीके से शुरू कर देते हैं ताकि हमें क्लीन स्लेट मिल जाए। क्लीन स्लेट इन द सेंस जितनी बाय डिफॉल्ट जैसे लिस्ट में एक पर्टिकुलर पैडिंग मार्जिन अवेलेबल होती है तो वो सारी चीजें बाय डिफॉल्ट हट जाती हैं। हम चाहें तो इसके बिना भी शुरुआत कर सकते हैं अपनी CSS की, बट एक क्लीन स्लेट के लिए हमने ये चीज लिख लिया। इसके साथ साथ हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट के लिए अपना एक पर्टिकुलर फॉन्ट सेट करने वाले हैं। तो अब हम जाएंगे गूगल फॉन्ट्स के ऊपर एंड यहाँ पर जाकर हम लेट्स सपोज वी सिलेक्ट दिस फॉन्ट साइज। पहले यहाँ पे इसको रिमूव कर लेते हैं रोबोटो को। पॉपिंस पे जाएंगे, पॉपिंस को हम सिलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे पॉपिंस में हम लेट्स से रेगुलर 400 रखते हैं अपना फॉन्ट साइज। लिंक में हमने प्री कनेक्ट के जो लिंक है उनको ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है तो हम सिर्फ इतना लिंक कॉपी करने वाले हैं। तो ये प्री कनेक्ट वाले लिंक ऑलरेडी इंक्लूडेड है। यहाँ हम अपना थर्ड लिंक कॉपी कर लेंगे फॉर माय पॉपिंस फैमिली। अब इसकी CSS भी हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। style.css के अंदर फॉन्ट फैमिली हमने रखी है पॉपिंस सैंस सेरिफ। इसको कर लिया सेव। अब अपने पेज को जब हम रिफ्रेश करेंगे तो सबके फॉन्ट हमारे लिए चेंज हो गए। तो इस तरीके से एक मेजर चेंज आया वेब पेज के ऊपर। तो यहाँ से हमने एक बेसिक शुरुआत कर दी है। अब सबसे पहले हम चेंजेस करने वाले हैं अपने मेन बॉक्स की तरफ। थोड़ा सा इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। मेन बॉक्स कौन सा पार्ट है? मेन बॉक्स है हमारा पूरे के पूरे कोड का मेन पार्ट विच इज माय एंटायर बॉक्स स्पेस। मेन बॉक्स के अंदर चेंजेस करने के लिए हमने जो क्लास ऐसे दी है मेन अंडरस्कोर बॉक्स। अब मेन बॉक्स में सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड में, इसके बैकग्राउंड में पिक्चर सेट करने वाले हैं। जो भी हमने अपनी फोटो.jpg लेके रखी है उसको हम एज बैकग्राउंड सेट करेंगे। तो फोटो को बैकग्राउंड कैसे सेट करना है वो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। हम लेंगे बैकग्राउंड एंड अपना URL यहाँ पर लिख देंगे। URL क्या है मेरे लिए? URL है माय फोटो.jpg। तो इस तरीके से मेरा जो बैकग्राउंड बन जाएगा वो बन जाएगा मेरी पूरी फोटो। इंस्पेक्ट को अगर हटाएं तो मेरा जो वेब पेज है वो कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। अब ये जो वेब पेज है इसके सिर्फ इतने पार्ट में मुझे फोटो दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि मेरे मेन बॉक्स की हाइट क्या है? अभी मेरे मेन बॉक्स की हाइट है सिर्फ उतना पार्ट जिसमें कंटेंट है। यानी यहाँ पर आकर मैं आऊँ तो मेरे मेन बॉक्स की हाइट सिर्फ इतनी है। अब अगर मैं चाहती हूँ मेरे मेन बॉक्स पूरे डॉक्यूमेंट की हाइट ले ले, डॉक्यूमेंट यानी जितना स्क्रीन पर मुझे वेबसाइट का पार्ट दिखाई दे रहा है उस पूरे वेबसाइट की हाइट दे दे, तो उसके लिए हम सर्च कर सकते हैं गिव डिव हाइट ऑफ कंप्लीट पेज। तो उसके लिए हम यहाँ यूज हाइट 100% लिख सकते हैं। तो वो चीज एक बार ट्राई करते हैं। हम लिखेंगे हाइट 100% सेव एंड यहाँ पर करें अगर रिफ्रेश तो उससे क्या हुआ? हाइट मेरी चेंज नहीं हुई। दूसरी चीज हम ट्राई कर लेते हैं। अनदर वे इज टू सेट व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट की हमने बात की थी ऑलरेडी रिस्पॉन्सिवनेस में। व्यू पोर्ट यानी वो पूरा पार्ट मेरी विंडो का जो मुझे पूरा विजिबली दिखाई दे रहा है। जब भी हम व्यू पोर्ट की बात करेंगे तो ब्राउजर पे जो मुझे पूरा पेज दिखाई दे रहा है उसको हम व्यू पोर्ट कहेंगे। तो व्यू पोर्ट हाइट सेट करने के लिए हम इसे लिखते हैं 100 VH यानी 100% ऑफ व्यू पोर्ट। इसको करते हैं सेव रिफ्रेश। तो क्या हुआ? मेरी हाइट जो है वो पूरे के पूरे पेज पर अब आ रही है। तो 100 VH हमें करना होता है जब भी हम किसी डिव की हाइट पूरे के पूरे व्यू पोर्ट की हाइट यानी पूरी विंडो पर 100% स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। तो व्यू पोर्ट यानी VH हमारा ऐसा यूनिट है जिसके बारे में अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है, बट अगर हमें कुछ नई यूनिट्स या कोई नई इन्फॉर्मेशन सीखनी होती है CSS में तो हम कुछ इसी तरीके से सर्च करते हैं एंड चीजों को अप्लाई करके टेस्ट करते हैं कि कौन सी चीज हमारे लिए वर्क करती है, वहां से एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं। अगर हमें व्यू पोर्ट या VH के बारे में और पढ़ना है तो हम जा सकते हैं VH MDN पर। तो यहाँ पर कई सारी चीजें हमें अवेलेबल मिल जाएंगी। VH इज बेसिकली माई रिलेटिव लेंथ यूनिट। VH इज 1% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट। तो आप 100 VH करेंगे तो 100%, अगर हम यहाँ पर 50 VH कर देते तो मतलब 50% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट। सिलेक्ट रिफ्रेश। तो 50% हाइट को ऑक्यूपाई कर रहा है पर हमें तो 100% चाहिए। सेव रिफ्रेश। इसके साथ साथ हम करने वाले हैं बैकग्राउंड साइज को एज माई कवर। सेव रिफ्रेश। तो इस तरीके से पूरी इमेज जो है वो बैकग्राउंड को कंप्लीटली कवर करेगी। तो बेटर तरीके से हमारा थोड़ा कैमरा दिखाई दे रहा है एंड चीजें कुछ इस तरीके से अब मुझे डिस्प्ले होकर दिख रही हैं। अब नेक्स्ट चीज जिसको मैनिपुलेट करने वाले हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट चीज जिसको हम चेंज करेंगे तो मेरे मेन बॉक्स को खोल लेते हैं। मेन बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं? सबसे पहले मेन बॉक्स में आता है मेरा चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स को अभी के लिए इग्नोर करते हैं। इस बटन पर हम आ जाते हैं, यानी इस बटन के स्टाइल को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो इसकी क्लास हमने दे रखी है बटन 1 एंड बटन 1 के स्टाइल को चेंज करने के लिए अभी HTML के अंदर ऑलरेडी हमने बटन 1 को क्या दे रखा है? यहाँ पर स्टाइल यानी कलर हमने व्हाइट दे रखा है और इस व्हाइट कलर को यहाँ से हटाकर हम यहाँ पर शिफ्ट करने वाले हैं। तो इसको कलर हम दे देते हैं व्हाइट के इक्वल। सेव रिफ्रेश। अभी कोई चेंज नहीं आया इस बटन के अंदर। इनफैक्ट मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ, हम इस बटन की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम चाहें तो इसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। फॉन्ट साइज को बढ़ाकर हम कर देते हैं लेट्स सपोज 30 पिक्सल। सेव रिफ्रेश। तो अब ये बटन साइज में पहले से मुझे बड़ा दिखाई दे रहा है एंड इसके साथ साथ इसका फॉन्ट वेट भी बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा इसे बोल्ड करते हैं। फॉन्ट वेट को सेट करते हैं लेट्स सपोज 700। सेव रिफ्रेश। ये हल्का सा बोल्ड भी हो गया है। तो इस तरीके का बटन मुझे दिखाई दे रहा है। अब इसकी पोजीशन सेट करने के लिए यानी मेरी मेन वेबसाइट के ऊपर ये मुझे कहीं लेफ्ट में दिखाई दे, हम इसकी पोजीशन सेट करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम इसे पोजीशन दे सकते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट पोजीशन का क्या मतलब है कि इसका जो पोजीशन पेरेंट है, पेरेंट क्या है इसका? अभी मेन बॉक्स। मेन बॉक्स को अभी हमने कोई पोजीशन नहीं दी तो इसका एब्सोल्यूट जो पेरेंट बनेगा पोजीशन बॉक्स, तो अभी इसका कोई भी पोजीशन पेरेंट नहीं है। मतलब हम पूरे डॉक्यूमेंट के हिसाब से इसकी पोजीशन सेट कर रहे हैं। तो लेफ्ट से हम इसको देना चाहते हैं लेट्स सपोज 16 पिक्सेल्स। तो पूरा अब टॉप पे चला जाएगा क्योंकि टॉप से कोई हमने पोजीशन सेट नहीं की, सिर्फ लेफ्ट से थोड़ा सा डिस्टेंस पे आ जाएगा। रिफ्रेश। तो ये कुछ यहाँ पर मेरे पास आ गया है। हम चाहें तो इसको साइज में और थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो जब भी किसी टेक्स्ट का या जब भी किसी कंटेंट का मुझे साइज थोड़ा बढ़ाना होता है तो उसके लिए हमने सीखा है कि हम लाइन हाइट को भी यूज कर सकते हैं। लाइन हाइट क्या करता है? दो लाइंस के बीच की हाइट को सेट करता है। मतलब दो टेक्स्ट में बेस लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो लाइन हाइट को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसको कर देते हैं 60 पिक्सेल्स के इक्वल। सेव रिफ्रेश। तो क्या हुआ? साइज में बड़ा हो गया। अगर हम चाहें तो हम इसको 660 अगर मैं कर दूं सेव रिफ्रेश तो लाइन हाइट कुछ यहाँ पर आ गई। तो 60 पिक्सेल्स है तो कुछ यहाँ पर आ गया। हम चाहें तो इसको 660 भी कर सकते हैं। 660 करेंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा डॉक्यूमेंट में। नीचे की तरफ मतलब यहाँ पर आ गया मेरा आइकन। यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि 660 लाइन हाइट कहने का मतलब है कि एक लाइन ऑफ कंटेंट को 660 पिक्सेल्स चाहिए और इतने ज्यादा नहीं चाहिए। मुझे कितने चाहिए? सिर्फ 60 पिक्सेल्स चाहिए। तो ऊपर जाकर ये एट 60 पिक्सेल्स सेट हो जाएगा। तो
ये हमने स्टाइलिंग दे दी अपने बटन 1 को। बटन 1 के बाद क्या आता है मेरे पास? बटन 1 के बाद हमारे पास आता है मेरा साइड बार मेन्यू, मतलब ये पार्ट। तो अब साइड बार मेन्यू को स्टाइलिंग देते हैं, साइड बार अंडरस्कोर मेन्यू। साइड बार मेन्यू को सबसे पहले तो पोजीशन देते हैं। पोजीशन इसको हम देने वाले हैं फिक्स्ड पोजीशन दी, रिफ्रेश किया, कोई चीज नहीं आया। उसके बाद हम एक खास चीज करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है साइड बार मेन्यू बनाने के लिए। हम इसको लेफ्ट देंगे -350 पिक्सल्स। माइनस का क्या मतलब है? जब भी हम एक्स वाई एक्सेस की बात करते हैं तो माइनस का मतलब है और लेफ्ट की तरफ, और ये और ज्यादा लेफ्ट की तरफ जाएगा तो कहां जाएगा? स्क्रीन से बाहर चला जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसको करेंगे रिफ्रेश, तो क्या हुआ? सारे के सारे जो मेरा साइड बार मेन्यू था वो मेरी स्क्रीन से गायब हो गया। वो एग्जिस्ट करता है अभी भी पेज के ऊपर, पर कहां पर एग्जिस्ट करता है? उस पार्ट में एग्जिस्ट करता है जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई ही नहीं दे रहा। तो ये इंपॉर्टेंट है, हम जो भी एनिमेशन चाह रहे हैं स्लाइड इन स्लाइड आउट करने की, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि अभी जो इसकी पोजीशन है वो मेरी -350 पिक्सल्स रहे, या इसको हम 300 पिक्सल्स भी कर सकते हैं। तो क्या हो? वो कंप्लीटली मेरी स्क्रीन के बाहर हो। अब जैसे इसको चेंज करके हम -250 पिक्सल्स करेंगे सेव रिफ्रेश, तो क्या होगा? तो भी स्क्रीन से गायब होगा। इसको थोड़ा सा कम करके 200 पिक्सल्स कर देंगे, -200, तो भी स्क्रीन से गायब है। अगर मैं इसे -50 पिक्सल्स करूं तो लेफ्ट से कहां है? थोड़ा सा गायब है। तो जब तक ये 0 रहेगा, यानी 0 पिक्सल्स, तो 0 पिक्सल्स यानी अब ये बिल्कुल मार्जिन पर आ रही है सारी चीजें जो हमारा एक्स वाई एक्सेस है। तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा दूर भेजना चाह रहे हैं, तो -300 पिक्सल्स पे स्क्रीन से हमने इसको गायब कर दिया। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं? अभी के लिए क्योंकि हम स्टाइलिंग सेट कर रहे हैं तो अभी के लिए इसको कमेंट आउट कर देते हैं एंड इस चीज को हम बाद में दिखाएंगे। तो अभी के लिए हमारा जो पूरा साइड बार मेन्यू उसको हम देख पा रहे हैं। नेक्स्ट चीज जो हम सेट करेंगे वो है इसकी हाइट। अब हम चाहते हैं हमारा जो साइड बार मेन्यू है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हाइट ले, तो उसको कंप्लीट हाइट देने के लिए हम इसकी हाइट भी 100 VH के इक्वल सेट करेंगे, सेव रिफ्रेश। अभी कोई चेंज नहीं आया, पर जैसे ही साइड बार मेन्यू पर अब हम जाकर स्क्रॉल करेंगे तो पूरी की पूरी हमारे पेज की कंप्लीट हाइट को लेगा। इसके साथ हम इसकी कोई विड्थ भी सेट कर सकते हैं। विड्थ को हम सेट कर सकते हैं, लेट्स सपोज एज 300 पिक्सल, सेव रिफ्रेश। तो अब इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है साइज में, अब उतना छोटा नहीं रहा, थोड़ा सा बड़ा हो गया साइज में। हम चाहें तो इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं RGBA 255। हम इसको एक व्हाइट का शेड देने वाले हैं, तो व्हाइट बनाने के लिए सारे कलर्स में 255 एंड अल्फा वैल्यू को शुरुआत में करते हैं 1, सेव रिफ्रेश। तो अभी बैकग्राउंड कलर क्या है? कंप्लीटली व्हाइट है, पर मुझे कंप्लीटली व्हाइट नहीं चाहिए, मैं थोड़ा सा शेड ऑफ व्हाइट इसको देना चाहती हूँ। तो ओपेसिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो अल्फा चैनल में हम डालेंगे 0.1 वैल्यू, सेव रिफ्रेश। तो कुछ इस तरीके का मुझे दिखाई दे रहा है। बैकग्राउंड में जो फोटो हमने डाली है वो डार्क ब्लैक कलर की है, उसके ऊपर हल्का सा व्हाइटिश है, तो एक ग्लास शेड हमें दे रहा है जो देखने में अच्छा लगता है वेब पेजेस के ऊपर। एंड इसके बाद हम चाहें तो उसको बॉक्स शैडो भी दे सकते हैं। तो बॉक्स शैडो देने के लिए हम लिखेंगे 0 0, लेट्स सपोज वी गिव इट 2 पिक्सल्स RGBA। बॉक्स शैडो भी हम थोड़े से व्हाइट के शेड की देंगे, 255 यहाँ पर भी 255 एंड इसके अल्फा को सेट करते हैं 0.5 ताकि थोड़ा ज्यादा विजिबल हो एज कंपेयर टू बैकग्राउंड कलर, सेव रिफ्रेश। तो मेरी बॉक्स शैडो है, पर बॉक्स शैडो ज्यादा दिखाई नहीं दे रही, तो इसको हम 4 पिक्सल्स या 6 पिक्सल्स पर सेट कर देते हैं, सेव रिफ्रेश। तो अभी और ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रही है, तो मेरे बॉक्स शैडो बन गई। अब साइड बार मेन्यू को हमने स्टाइलिंग दे दी है। नेक्स्ट जिस चीज को हम स्टाइल देंगे वो है मेरे साइड बार मेन्यू के डिफरेंट कंपोनेंट्स, यानी सबसे पहले मेरा लोगो को स्टाइल देने के लिए हम लिखेंगे साइड बार मेन्यू एंड उसके बाद डॉट लोगो। तो यहाँ हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्टर को यूज कर रहे हैं कि वो वाली लोगो क्लास जो साइड बार मेन्यू क्लास के अंदर आती है। तो सिलेक्टर्स के बारे में आई होप हमने अच्छे से पढ़ा था, तो हम रिवाइज कर पा रहे हैं उन कॉन्सेप्ट्स को। तो लोगो को मैनिपुलेट करने के लिए सबसे पहले इसको भी एक पोजीशन दे देते हैं व्हिच इज एब्सोल्यूट पोजीशन दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, कोई चीज नहीं आया। उसके बाद इसको क्या देंगे? इसको हम विड्थ देने वाले हैं 100%। अभी जो इसकी लोगो की विड्थ थी वो उतनी थी जितना इसका कंटेंट था, यानी अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूं तो अभी मेरे लोगो को इतनी विड्थ मिल रही थी, पर जैसे ही रिफ्रेश किया अब मेरे लोगो को कंप्लीट विड्थ मिल रही है। तो दिस इज माय कंप्लीट विड्थ वाला लोगो। एंड इसके साथ साथ हम इसको लाइन हाइट भी देने वाले हैं एज 60 पिक्सल्स, यानी उतना ही बड़ा हो जाए साइड में जितना हमने बटन 1 को बनाया है, सेव रिफ्रेश। तो ये अब साइज में थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है। एंड साथ के साथ हम इसे भी बॉक्स शैडो देंगे। बॉक्स शैडो हम इसे यही सेम देने वाले, सेव रिफ्रेश। एंड इस तरीके की बॉक्स शैडो मुझे दिखाई दे रही है। हम चाहें तो इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, टॉप वाली बॉक्स शैडो से कम करने का मतलब थोड़ा सा कम फैला सकते हैं, 4 पिक्सल्स कर सकते हैं, तो थोड़ी सी कम स्प्रेड हो रही है। इस तरीके से लोगो को हमने स्टाइल दे दिया। नेक्स्ट के एलिमेंट को हम स्टाइल देंगे। नेक्स्ट हम स्टाइल देने वाले हैं अपने लोगो के एंकर टैग को, यानी इस वैल्यू को, अपना कॉलेज जो भी हमने लिखा हुआ है इसको हम स्टाइल देंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइड बार मेन्यू डॉट लोगो एंड लोगो के अंदर का जो एंकर टैग है। तो जो भी स्टाइलिंग हम देंगे वो सारे के सारे एंकर टैग्स पे अप्लाई नहीं करेगी, वो सिर्फ उस एंकर टैग पे अप्लाई करेगी जो मेरे लोगो क्लास के अंदर है, जो साइड बार मेन्यू क्लास के अंदर है। यानी index.html के अंदर हम इस एंकर टैग को स्टाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे भी हम पोजीशन देने वाले हैं एब्सोल्यूट, यानी अपने इमीडिएटली पोजीशन पेरेंट के रिलेटिव हम इसको पोजीशन दे रहे हैं लेफ्ट से। लेट्स सपोज इसको हम देते हैं 30 पिक्सल्स, सेव रिफ्रेश। तो ये कहां आया? ये मेरा एलिमेंट कुछ यहां पर आ गया है मेरे पास। इनफैक्ट इसको और विजिबल करने के लिए इसका हम कलर चेंज कर देते हैं टू व्हाइट, सेव रिफ्रेश। तो अब अपना कॉलेज की बात करें तो मेरा एलिमेंट कुछ यहां पर आकर प्लेस हो गया है। इसको हमें और ज्यादा राइट की तरफ प्लेस करना है, तो इस वैल्यू को हम बढ़ा सकते हैं, 50 पिक्सल्स कर सकते हैं, तो ये और ज्यादा राइट की तरफ थोड़ा आ गया है, तो थोड़े डिस्टेंस पर आ गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इसकी लाइन को रिमूव करेंगे। अभी जो अंडरलाइन है इसको रिमूव करने के लिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी टेक्स्ट डेकोरेशन नाम से, तो टेक्स्ट डेकोरेशन को हम सेट कर देंगे टू नन। तो मेरी अंडरलाइन हट जाएगी अपना कॉलेज से और सिर्फ ये वैल्यू मुझे दिखाई देगी। अब हम चाहें तो अभी जो इसका फॉन्ट साइज है विच इज 16 पिक्सल्स, इसको बढ़ा सकते हैं। फॉन्ट साइज हमें बड़ा करना हो तो हम लिख सकते हैं फॉन्ट साइज, इसको हम कर देते हैं 20 पिक्सल्स, सेव रिफ्रेश। इसको थोड़ा सा और बोल्ड करना है तो बोल्डनेस भी बढ़ा सकते हैं। फॉन्ट वेट को सेट कर देते हैं टू 500, सेव रिफ्रेश। तो ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया। तो ये अपना कॉलेज का हमने एंकर टैग को सेट कर दिया है। नेक्स्ट चीज आती है हमारी हायरार्की के अंदर, हमारे बटन 2 के बाद हमारे पास आ जाता है हमारा मेन्यू, यानी साइड बार का जो मेन मेन्यू है वो। तो अब हम इसे मैनिपुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जाएंगे, हम लिखने वाले हैं साइड बार मेन्यू के अंदर मेन्यू। तो मेन्यू में सबसे पहले तो इसके एलिमेंट्स को विजिबल कराते हैं, इसको लिखते हैं कलर व्हाइट, सेव रिफ्रेश। तो मेरे जो आइकन्स हैं अब ये व्हाइट कलर में मुझे डिस्प्ले होकर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले इसकी पोजीशन सेट करते हैं। पोजीशन रखेंगे हम एब्सोल्यूट एंड इसे हम विड्थ देने वाले हैं 100%। 100% विड्थ देने का क्या मतलब है कि अभी जो मेरा मेन्यू है यानी ये वाला पार्ट, ये कितनी विड्थ ऑक्यूपाई कर ले? ये मेरे पूरे के पूरे साइड बार मेन्यू जितनी विड्थ ऑक्यूपाई कर ले, तो इसीलिए 100% दे दिया है। एंड इसके साथ साथ इसे टॉप से हम पोजीशन देने वाले हैं अराउंड एक बार 80 पिक्सल सेट करते हैं, सेव रिफ्रेश। तो कुछ यहाँ पर आकर सेट हो गया मेरा मेन्यू। इस पर स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आकर सेट हो गया है। हम चाहते हैं थोड़ा सा और नीचे चला जाए, तो टॉप से इसको हम 80 पिक्सल्स दे देते हैं, सेव रिफ्रेश। तो ये अब थोड़ा यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो सोशल मीडिया वाला मेरा पूरा बार था, यानी ये वाला जो पूरा मेरा डिव था, ये थोड़ा ऊपर की तरफ खिसक गया है। इसलिए खिसक
लग गया क्योंकि मेन्यू को हमने टॉप से जगह दे दी है नीचे की तरफ। अब टॉप से जगह दे दी है तो सोशल मीडिया वाला जो पोर्शन है वो ऊपर की तरफ चला गया, क्योंकि ऊपर की तरफ काफी सारी स्पेस मेरे पास क्रिएट हो गई है। अब मेन्यू के अंदर हम एक एक इसके एलिमेंट को देखते हैं, यानी index.html में अगर मैं मेन्यू पर जाऊं तो उसके अंदर मेरे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है, मेरे पास लिस्ट है, मेरे पास आइकन है एंड मेरे पास एंकर है। तो इन सब के लिए हम स्टाइल सेट करने वाले हैं। अब नेक्स्ट चीज जिसको हम स्टाइलिंग सेट करेंगे मेन्यू के अंदर index.html में, मेन्यू से पहले क्या आता है, मेन्यू से पहले मेरे पास मेरा बटन 2 आता है। तो हम क्या करेंगे, बटन 2 के लिए स्टाइल सेट करने वाले हैं। index.html में मेन्यू तो आ रहा है पर मेन्यू से पहले एक बटन 2 है जिसके लिए हमने स्टाइल सेट नहीं किया अभी, तो उसके लिए एक बार स्टाइल सेट करते हैं। मैं लिखूंगी साइड बार मेन्यू एंड देन माय बटन 2। तो इस बटन 2 के लिए स्टाइल सेट करने के लिए इसे भी हम सिमिलर प्रॉपर्टीज देंगे जो हमने बटन 1 को दी है। यहाँ पर सबसे पहले इसका कलर सेट करेंगे। तो हम चाहते हैं कि बटन 2 का जो कलर है एक्जैक्टली व्हाइट नहीं रखना, हम इसका कलर ग्रे रखना चाहते हैं। सेव रिफ्रेश। तो यहाँ पर मेरे बटन 2 का कलर ग्रे हो गया है। इनफैक्ट ये हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ था, तो यहाँ से जो इनलाइन स्टाइल है इसको हम हटा देते हैं। अब इसके साथ साथ बटन 2 के लिए भी सेम फॉन्ट साइज एंड सेम लाइन हाइट रख सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे, बटन 2 के लिए फॉन्ट साइज हो जाएगा मेरे पास 30 पिक्सेल्स एंड लाइन हाइट को कर देंगे 60 पिक्सेल। सेव रिफ्रेश। तो इस साइज में थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट हम चाहें तो इसे अपने इस हैमबर्गर मेन्यू वाले आइकन से थोड़ा छोटा भी रख सकते हैं, यानी इसका फॉन्ट साइज अगर हम 25 कर दें तो ठीक रहेगा, क्योंकि क्लोज वाला मतलब क्रॉस वाला जो साइन होता है यूजुअली मेन्यू पर थोड़ा सा छोटा दिखाई देता है। अब इसके साथ साथ इसको पोजीशन देते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट, एंड इसको लेफ्ट से मैं करना चाहती हूँ अराउंड 200 पिक्सेल्स। सेव रिफ्रेश। तो ये कहां शिफ्ट हो गया, पोजीशन एब्सोल्यूट, यानी हम अब इसे साइड बार मेन्यू के अकॉर्डिंग पोजीशन दे रहे हैं। लेफ्ट से कितना शिफ्ट हुआ, लेफ्ट से शिफ्ट हुआ है 200 पिक्सेल्स, पर हम चाहते हैं बिल्कुल थोड़ा सा कॉर्नर वाली साइड में आ जाए, मतलब ये जो क्रॉस है ये मेरा और थोड़ा सा कॉर्नर में आए। तो लेफ्ट से डिस्टेंस बढ़ाकर हम इसका 250 पिक्सेल्स भी कर सकते हैं। रिफ्रेश। और थोड़ा कॉर्नर में आ जाए तो यहाँ 275 भी किया जाता है। सेव रिफ्रेश। तो और थोड़ा सा मेरे पास कॉर्नर में आ गया। अब इसके साथ हम इसे गायब कर देते हैं अभी के लिए, तो इसकी ओपेसिटी सेट कर देंगे 2 0। तो अभी के लिए गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, कैसे गायब किया है, वो जब हम इसको चेक अनचेक करके अपना पूरा इफेक्ट बनाएंगे तब हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए इसे हमने स्क्रीन से हटा दिया है। अब आ जाते हैं वापस से अपने साइड बार मेन्यू के ऊपर। मेन्यू के अंदर क्या है, मेन्यू के अंदर हमारे पास लिस्ट आइटम्स है। तो सबसे पहले तो अपने इंडिविजुअल लिस्ट आइटम के लिए हम स्टाइलिंग सेट करेंगे। लिस्ट आइटम अगर हमें देखने हैं तो एक इंडिविजुअल लिस्ट आइटम ये है, एक लिस्ट आइटम ये है, एक लिस्ट आइटम ये है, इस तरीके से अलग अलग लिस्ट आइटम्स है हमारे पास। तो लिखेंगे साइड बार मेन्यू डॉट मेन्यू एंड उसके लिए लिस्ट आइटम। अब लिस्ट आइटम के लिए सबको हम दे देते हैं सम मार्जिन फ्रॉम टॉप, लेट्स से 6 पिक्सेल्स। सेव। तो हर किसी के बीच में डिस्टेंस आ गया एंड उसके साथ साथ हम इन सबको पैडिंग भी दे सकते हैं। तो एक पैडिंग दे देंगे, तो पैडिंग में हम 10 पिक्सेल्स एंड 20 पिक्सेल्स इसको देने वाले हैं, यानी टॉप और बॉटम से 10 पिक्सेल्स, लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सेल्स। सेव रिफ्रेश। तो इस तरीके की पैडिंग हो गई है। एक लिस्ट आइटम पर हम क्लिक करें तो सारी चीजें हम देख भी पा रहे हैं। मेरा ये स्ट्रक्चर बनेगा कि पैडिंग मुझे टॉप से 10 मिल रही है, बॉटम से 10 मिल रही है, लेफ्ट से 20 मिल रही है एंड राइट से भी 20 मिल रही है। अब हम चाहें तो टॉप बॉटम वाली पैडिंग को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। लेट्स मेक इट 14 पिक्सेल्स। सेव रिफ्रेश। तो ये और थोड़ा सा लेफ्ट और राइट से डिस्टेंस मेरा बढ़ गया कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट हम हर एक लिस्ट आइटम के अंदर जो मेरा आइकन है एंड जो मेरा एंकर टैग है उसको हम स्टाइल देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इनका कलर ही हम सेट करते हैं। मैं लिखूंगी साइड बार मेन्यू डॉट मेन्यू। इसके अंदर जितने भी आइकन है मेरे पास एंड जितने भी एंकर टैग्स हैं उन सब के लिए मुझे अपने कलर को सेट करना है टू व्हाइट। इसके साथ साथ इसकी जो अंडरलाइन है इसको हम रिमूव करना चाहते हैं, तो अंडरलाइन को रिमूव करने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन को हम कर देंगे नन एंड उसके साथ साथ सबका फॉन्ट साइज बढ़ाकर हम कर देते हैं 20 पिक्सेल। सेव एंड रिफ्रेश। तो पेज कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा होगा। जो स्टाइल हमें चाहिए वो स्टाइल थोड़े थोड़े मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये सब कुछ व्हाइट हो गया, यहाँ से अंडरलाइन वगैरह हट गई है। ये मेरा एक इंडिविजुअल लिस्ट आइटम यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट लिस्ट आइटम है, नेक्स्ट लिस्ट आइटम, इस तरीके से लिस्ट आइटम्स अब थोड़े से बेहतर दिख रहे हैं पहले से। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम डिस्टेंस देने वाले हैं इस आइकन एंड इस लिस्ट आइटम के बीच में। तो मैं जाऊंगी साइड बार मेन्यू में डॉट मेन्यू पर एंड उसमें हर एक आइकन के लिए हम एक पैडिंग राइट सेट कर देंगे। पैडिंग राइट, लेट्स सपोज वी मेक इट 4 पिक्सेल। सेव रिफ्रेश। तो थोड़ा सा डिस्टेंस आया और थोड़ा सा बढ़ाकर हम इसको 8 पिक्सेल भी कर सकते हैं। सेव रिफ्रेश। तो थोड़ा सा और मेरे पास डिस्टेंस पर आ गए एलिमेंट्स। पैडिंग राइट कहने का मतलब है कि अब इस इंडिविजुअल आइकन को मैंने राइट की तरफ थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस दे दी है। तो ये हमने काम कर लिया अपने लिस्ट आइटम्स की तरफ। अब हम बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट एलिमेंट को स्टाइल देने के लिए, व्हिच इज माय सोशल मीडिया बार, यानी ये वाला बार जो अभी मुझे ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो इसको स्टाइल करने के लिए हम लिखेंगे साइड बार मेन्यू डॉट सोशल। इसकी एग्जैक्ट क्लास का नाम है मेरे पास सोशल मीडिया। तो इसे कर लेते हैं पेस्ट। अब सबसे पहले तो सोशल मीडिया को हम कलर देने वाले हैं व्हाइट। सेव रिफ्रेश। तो मेरे पास कंप्लीट व्हाइट कलर आ गया, बट मुझे इसको थोड़ा ग्रे शेड देना है। ग्रे शेड देने के लिए मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर सकती हूँ। तो इसकी ओपेसिटी को कम करके हम इसे वैल्यू दे देते हैं 0.5। सेव रिफ्रेश। तो थोड़ा सा हल्का सा कम ओपेक हो गया, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट सा दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ हम इसकी पोजीशन सेट करते हैं। तो पोजीशन सेट करेंगे एब्सोल्यूट एंड एब्सोल्यूट में हम इसे लेफ्ट से रखना चाहते हैं, लेट्स से 25%। तो कुछ यहाँ पर आ गया, मतलब ऑलमोस्ट 25%, यानी इतने पार्ट। साइड बार मेन्यू एब्सोल्यूट पोजीशन क्या होती है, एब्सोल्यूट होती है पेरेंट के रिलेटिव। सोशल मीडिया का पेरेंट कौन है, इसका साइड बार मेन्यू, क्योंकि साइड बार मेन्यू के अंडर ही आ रहा है। तो साइड बार मेन्यू से 25% स्पेस लेकर मेरा सोशल मीडिया वाला पैनल मुझे दिखाई देता है। वहीं पर अगर इसकी पोजीशन मैंने फिक्स्ड कर दी होती तो फिक्स के केस में क्या होता, ये स्क्रीन पूरी स्क्रीन से 25% आता। जैसे अब अगर मैं करूं रिफ्रेश तो ये पूरी स्क्रीन से 25% आ रहा है, पर पूरी स्क्रीन से नहीं चाहिए मुझे, फिक्स नहीं करना। मुझे क्या करना है, एब्सोल्यूट करना है पेरेंट के रिलेटिव। सेव रिफ्रेश। अब इसके साथ साथ मुझे इसे बॉटम पे सेट करना है, तो बॉटम से इसको कुछ डिस्टेंस दे देते हैं। इसको बॉटम से हम डिस्टेंस दे देते हैं 20 पिक्सेल्स का। सेव रिफ्रेश। तो कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अब अगर इसके आइकन्स को मुझे कंट्रोल करना है तो हम लिख सकते हैं साइड बार मेन्यू, हम लिख सकते हैं सोशल मीडिया एंड आइकन्स। इनफैक्ट ये जो कलर एंड ओपेसिटी है ये हम आइकन्स को सेट कर देते हैं। सेव रिफ्रेश। कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि सेम चीज हमने सेट की है। उसके साथ साथ हम चाहें तो एक पैडिंग भी दे सकते हैं, लेट्स से 0 and 5 पिक्सेल। सेव रिफ्रेश। तो थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया है इन सब के बीच में। हम क्या करेंगे, हम इसको बॉटम से थोड़ा सा और डिस्टेंस पर रखेंगे, लेट्स से 50 पिक्सेल्स। तो थोड़ा सा और अपवर्ड डायरेक्शन में मेरे पास यहाँ पर मुझे दिखाई देगा। अब आ जाते हैं, सारी चीजें बिल्कुल ठीक चल रही है, साइड पैनल के अंदर बिल्कुल वैसा दिखाई दे रहा है जैसे हमने प्लान आउट किया था, पर एक चीज है, ये जो चेकबॉक्स है ये मुझे अभी नहीं चाहिए। तो
हम अगर किसी भी एलिमेंट को स्क्रीन से गायब करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक चीज सीखी थी कि किसी भी एलिमेंट के लिए, जैसे यहाँ पर इस चेकबॉक्स के लिए इसको हमने चेक आईडी दी है, हम क्या सेट कर सकते हैं, इसका डिस्प्ले सेट कर सकते हैं टू नन। तो किसी भी एलिमेंट का अगर हम डिस्प्ले नन सेट कर देते हैं तो वो एलिमेंट हमारा स्क्रीन से गायब हो जाता है। जैसे कि ये हो गया, गायब हो गया मतलब स्क्रीन से जितनी भी स्पेस उसके लिए रिजर्व थी स्क्रीन विंडो के ऊपर वो सारी भी हट जाएगी। तो सारी चीजें अब अपवर्ड्स पुश हो गई, ये भी अपवर्ड्स पुश हो गया, सारे के सारे एलिमेंट्स ऊपर की तरफ आ गए। तो ये मेरा साइड पैनल कुछ ऐसा दिखाई देता है। अभी इस पर हम क्लिक करेंगे तो कोई भी चीज हमारे लिए काम नहीं करेगी, कभी भी किसी भी एलिमेंट पर किसी भी टैग पे जाके हम हवर करेंगे, कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा क्योंकि हमने वो सारी चीजें भी सेट ही नहीं की। अभी हमने क्या किया, सबके लिए बेसिक सीएसएस प्रॉपर्टीज को हमने सेट कर लिया है। अब हम हवर और बाकी चीजों को यहाँ पर सेट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपने साइड बार मेन्यू के अंदर ये जो हमारे लिस्ट आइटम्स है इन पर हवर करने पर इनको एक बॉक्स शैडो देना चाहते हैं। तो जिस बॉक्स शैडो को हमने देखा था उसको सेट करते हैं। तो पहले लेंगे साइड बार मेन्यू, उसके बाद मेन्यू, देन माय लिस्ट आइटम्स। जैसे ही लिस्ट आइटम्स पर हवर किया जाए, इसका क्या मतलब है, साइड बार मेन्यू के अंदर जो मेन्यू क्लास है उसके जो लिस्ट आइटम्स है, इन लिस्ट आइटम्स पर जब हम हवर करेंगे तो इनको हम एक बॉक्स शैडो देना चाहते हैं। ऊपर से जो हमारी बॉक्स शैडो थी इसको कर लेते हैं कॉपी एंड इसको कर लेते हैं यहाँ पर पेस्ट। तो बॉक्स शैडो हमने दे दी, सेव, रिफ्रेश। अब जैसे हम इस पर हवर करेंगे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे एक बॉक्स शैडो अपने लिए दिखाई दे रही है। तो हर एक लिस्ट आइटम पर हम जाकर हवर करेंगे तो बॉक्स शैडो मुझे दिखेगी। इसके बाद अपने बटन 1 के लिए हवर की स्टाइल सेट करते हैं, मतलब बटन 1 यानी ये वाला मेरा हैमबर्गर मेन्यू। जैसे ही मैं इस पर हवर करूं, मैं चाहती हूं साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, बटन 1 हवर, तो यहाँ पर फॉन्ट साइज हम रख सकते हैं। पहले इसका फॉन्ट साइज था 30 पिक्सेल्स, हम इसे 40 पिक्सेल्स के अराउंड थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। जैसे ही हवर करेंगे थोड़ा सा बड़ा होगा, बट अभी वो वाला इफेक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अभी इसके लिए हमने कर्सर सेट नहीं किया। हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिनके लिए कर्सर सेट नहीं होता। जैसे मैं अपना कॉलेज पे हवर करूं तो मुझे हैंड का साइन दिखाई दे रहा है इंस्टेड ऑफ माय नॉर्मल पॉइंटर। मैं गैलरी पर जाऊं मुझे नॉर्मल पॉइंटर दिख रहा है, यहाँ भी नॉर्मल पॉइंटर दिख रहा है। अपना कॉलेज के लिए मुझे हैंड दिख रहा है। तो हम अलग अलग कर्सर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसको एक बार क्या करेंगे, पहले हम बटन 2 को भी सेम स्टाइल दे देते हैं। बटन 2 क्या था, मेरा क्रॉस वाला मार्क। तो बटन 2 के लिए पहले तो ओपेसिटी वाली चीज को कमेंट आउट कर देते हैं। तो ये है मेरा बटन 2। अभी बटन 2 पर जब मैं जा रही हूं तो सिर्फ मुझे मेरी नॉर्मल एरो दिखाई दे रही है। तो मैं क्या करूंगी, बटन 2 हवर। जैसे ही हवर करें इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाए टू लेट्स से 30 पिक्सेल्स, सेव, रिफ्रेश। अब इस पर हवर करेंगे तो फॉन्ट साइज तो इंक्रीज हो रहा है, पर हम एक और चीज करने वाले हैं। बटन 2 को हम एक कर्सर दे देते हैं, प्रोग्रेस। इसको जब हमने प्रोग्रेस दिया, अब इस पर हवर किया तो कोई हमें ऐसा खास चीज दिखाई नहीं दे रहा, पर जैसे पॉइंटर का स्टाइल में चेंज कर दूंगी। लेट्स सपोज कर्सर को मैंने स्टाइल दे दिया पॉइंटर, ये मेरा कर्सर है जिसका स्टाइल में चेंज कर रही हूं, रिफ्रेश। तो कर्सर पॉइंटर किया तो भी कोई चेंज नहीं आया। तो हम चेंज कहां लाना चाह रहे हैं, हम चेंज आइकन पे लाना चाह रहे हैं। और स्टाइल किसके लिए सेट है, स्टाइल साइड बार मेन्यू के बटन 2 के लिए सेट है। तो हम ये सारी स्टाइलिंग इसके आइकन के लिए भी शिफ्ट कर सकते हैं, सेव, रिफ्रेश। अब अगर हम इस पर जाकर हवर करेंगे तो क्या हो रहा है, मेरा पॉइंटर चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि अब मैं जैसे ही आइकन के ऊपर जा रही हूँ, मेरे पॉइंटर को, कर्सर को मैंने यहाँ पर क्या सेट किया है, टू पॉइंटर। पॉइंटर का मतलब क्या होता है, ये मेरा हैंड वाला सिंबल जो मेरे पास आता है। यही सेम चीज हम इसके लिए भी सेट कर सकते हैं, पर वो भी दिखाई नहीं देगी क्योंकि यहाँ पर 2 लेयर्स ऑफ एलिमेंट है मेरे पास साइड बार मेन्यू भी है एंड उसके नीचे वाली लेयर में मेरे पास बटन 1 है। बट हम चाहें तो सेम कर्सर पॉइंटर इसके ऊपर सेट कर सकते हैं बटन 1 के लिए। तो बटन 1 के लिए हम सेट कर सकते हैं कर्सर पॉइंटर। तो दोनों के लिए हमने हवर इफेक्ट सेट कर दिया जो इनके साइज को हवर करने पर थोड़ा सा बड़ा कर देगा। तो यहाँ पर एक्चुअली हमें बटन 1 के आइकन पर एंड बटन 2 के आइकन पर हवर करने पर इफेक्ट को सेट करना है। तो अब ये पॉइंटर भी चेंज हो रहा है एंड हवर करने पर मेरा साइज भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ वो चीज अभी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि मेरा बटन 1 नीचे वाली लेयर पे है, उसके ऊपर मेरी साइड बार मेन्यू वाली लेयर है। तो 2 लेयर्स के अंदर हम काम कर रहे हैं। तो अभी जब हम हवर कर रहे हैं हम साइड बार मेन्यू पे कर रहे हैं, अपने हैमबर्गर मेन्यू वाले आइकन पे नहीं। नेक्स्ट चीज हम अपनी स्टाइलिंग सेट करने वाले हैं सोशल मीडिया आइकन्स के लिए। तो यहाँ पर ले आते हैं साइड बार मेन्यू एंड सोशल मीडिया। जब भी इसके आइकन्स पर हम हवर करेंगे तो हमें कुछ चेंजेस चाहिए। जैसे ही आइकन पर हवर करें हम चाहते हैं ओपेसिटी 1 हो जाए। अभी हमने इसको ओपेसिटी 0.5 दी थी आइकन्स को, हम चाहते हैं हवर करने पर 1 हो जाए, रिफ्रेश। तो जैसे ही हवर करेंगे ओपेसिटी मेरे पास 1 होकर आ रही है। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि साइज में हल्के से बड़े हो जाए। तो हल्के से बड़े होने के लिए हम एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं विच इज स्केलिंग। तो ट्रांसफॉर्म के लिए हम स्केल सेट कर देंगे। स्केल में इसको अगर हम 2 टाइम्स बड़ा करना चाहते हैं तो हवर करने पर ये कुछ इस तरीके से बड़े हो जाएंगे। पर मुझे इतना साइज में इसको बड़ा नहीं करना, हम कितना बड़ा करेंगे, इसको 1.1 सेट कर देते हैं। तो ये हल्के से बड़े होते हुए हमें दिखाई देंगे कुछ इस तरीके से। अब हम करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अपने पूरे प्रोजेक्ट का कि हम इन बटन से क्या कंट्रोल होगा उसको सेट करने वाले हैं। तो हमने एक चेकबॉक्स बनाया था इनिशियली, ये वाला मेरा चेकबॉक्स, एंड इसी की मदद से हम सारी की सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे। तो हम कुछ कंडीशन सेट करने वाले चेकबॉक्स के ऊपर कि जब भी मेरा चेकबॉक्स जो है ये चेक द स्टेट में आ जाए, मतलब इसको जब भी हम चेक कर दें। चेक करने का मतलब क्या है, जब हम इसको क्लिक करेंगे, इसके इस लेबल को, पहला लेबल मेरा हैमबर्गर मेन्यू, दूसरा लेबल मेरा क्रॉस, दोनों को ही क्लिक अनक्लिक करने से मेरा चेकबॉक्स क्या होगा, चेक और अनचेक हो जाएगा। तो जैसे ही मेरा चेकबॉक्स चेक द स्टेट में आ जाए, वैसे ही हम क्या चाहते हैं, इसके सिबलिंग्स की तरफ आ जाते हैं। मेरा जो टिल्ड साइन है वो किसको दिखाता है, मेरे सिबलिंग्स को दिखाता है। ये चीज हम सिलेक्टर्स में जाकर पढ़ सकते हैं जब हमने सिलेक्टर्स एंड कॉम्बिनेटर्स को पढ़ा था। तो हम चाहें तो यहाँ सर्च भी कर सकते हैं टिल्ड सिलेक्टर सीएसएस। तो दिस इज अ जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसके एग्जांपल्स को भी हम देख सकते हैं। तो मेरे चेकबॉक्स के सिबलिंग कौन कौन है, मेरे चेकबॉक्स के सिबलिंग्स हैं बटन 1 साइड बार मेन्यू एंड मेरे चेकबॉक्स के सिबलिंग है बटन 1 एंड साइड बार मेन्यू। तो जैसे ही हम इसको चेक करें, हम चाहते हैं कि मेरा जो साइड बार मेन्यू है, मतलब इसके सिबलिंग्स में से जो साइड बार मेन्यू है वो दिखने लग जाए। अभी क्यों नहीं दिख रहा मेरा साइड बार मेन्यू, लेट्स सपोज मेरा जो साइड बार मेन्यू है उसके लिए अभी हमने पोजीशन सेट कर दी होती -300 पिक्सेल्स, तो अभी वो दिख नहीं रहा। पर हम चाहते हैं इसको क्लिक करने से वो दिखने लग जाए। जैसे ही हम इसको चेक करें वो दिखने लग जाए। दिखने कैसे लगेगा, जब हम उसकी लेफ्ट से पोजीशन सेट करेंगे 2 0 यानी अब वो एक्सेस के ऊपर आ जाए। अब इसको करेंगे रिफ्रेश, अब जैसे ही इस पर क्लिक किया वैसे वो दिखने लग जाएगा। क्रॉस किया तो नहीं दिखेगा, क्लिक किया तो दिखने लग जाएगा। ये वर्क कैसे कर रहा है, ये एक्चुअली मेरे चेकबॉक्स का लेबल है। जब भी चेकबॉक्स के लेबल पर क्लिक करते हैं चेकबॉक्स चेक हो जाता है। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया
चेकबॉक्स चेक हो गया। चेकबॉक्स जैसे ही चेक हुआ वैसे ही लेफ्ट से पोजीशन 0 हो गई साइड बार मेन्यू की, तो वो दिखने लग गया। अब जैसे ही इस लेवल पर मैं क्लिक करूंगी, ये लेवल भी किसके लिए? सेम चेकबॉक्स के लिए। तो इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरा चेकबॉक्स इंटरनली अनचेक हो गया, मतलब पहले उसके ऊपर टिक था, अब वो टिक हट गया। जैसे ही टिक हट गया अनचेक स्टेट में आ गई। अनचेक स्टेट में आ गए तो इसकी डिफॉल्ट स्टेट क्या थी? साइड बार मेन्यू की लेफ्ट से -300 पिक्सेल्स। तो ये दोबारा से मेरी स्क्रीन से कहां चला गया? बाहर चला गया। तो ये जो मेरा इफेक्ट है पूरा का पूरा ये चेकबॉक्स पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली हमने दो आइकन बनाए हैं, एक ये वाला आइकन, एक ये वाला आइकन, और एक मेरे पास है मेरा चेकबॉक्स। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही चेक हो जाएगा। चेक हो जाएगा तो साइड वाला पूरा पैनल दिखाई देने लग जाएगा। फिर जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से अनचेक हो जाएगा। अनचेक हो जाएगा तो ये पैनल दोबारा से दिखना बंद हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल चेकबॉक्स की प्रॉपर्टी को यूज करके हमने एक कॉम्प्लेक्स फीचर को बनाने की कोशिश की है यहाँ पे। अब जैसे ही हम इसे क्लिक कर रहे हैं मुझे ये हैमबर्गर मेन्यू अभी भी दिखाई दे रहा है। अब इसे मुझे अगर छुपाना है तो जैसे ही मेरा जो चेक है वो चेक स्टेट में आ जाए तो सिबलिंग्स के अंदर मुझे अपने बटन 1 को सिलेक्ट करना है और इसके आइकन के लिए हम ओपेसिटी सेट करने वाले हैं 2 0। मतलब जैसे ही चेक हो जाए वैसे ही मुझे ये वाला ऑप्शन ना दिखाई दे। अब इसको जैसे ही क्लिक करेंगे वो गायब हो गया, क्रॉस करेंगे दोबारा दिख रहा है, क्लिक करेंगे गायब हो गया, क्रॉस करेंगे दोबारा दिख रहा है। तो इस तरीके का इफेक्ट मेरे लिए क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर बटन 2 जो है मेरे लिए, ये है मेरा बटन 2। बटन 2 की जो ओपेसिटी है आइकन की शुरुआत में 0 है, ओपेसिटी 0 है, तो इसको रिफ्रेश करें तो क्लिक होगा पर मुझे बटन 2 दिखाई नहीं देगा क्योंकि शुरू से ही हमने गायब कर रखा है। तो जैसे ही मेरा चेकबॉक्स चेक स्टेट में आ जाए हम चाहते हैं मेरा बटन 2 भी दिखने लग जाए। तो सिबलिंग्स के अंदर बटन 2 जो है इसका आई उसकी ओपेसिटी हम सेट करना चाहते हैं 2 1 से रिफ्रेश। अब जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर एक्चुअली सिबलिंग बटन 2 नहीं है। बटन 2 क्या है? सिबलिंग में किसकी बात कर रहे हैं? जो मेरा चेकबॉक्स है उसका पहला सिबलिंग है मेरा ये बटन 1, दूसरा सिबलिंग है मेरा साइड बार मेन्यू। साइड बार मेन्यू का चाइल्ड एलिमेंट है बटन 2। मेरे चेकबॉक्स का सिबलिंग नहीं है बल्कि उसके सिबलिंग का चाइल्ड है। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे साइड बार मेन्यू लिखना पड़ेगा, साइड बार मेन्यू, एंड उसका चाइल्ड है मेरा बटन 2। तो ये जो मेरा सिलेक्टर आता है ये सिबलिंग से पहले आता है। सिबलिंग कौन है? साइड बार मेन्यू। बटन 2 सिबलिंग नहीं है। सेव एंड रिफ्रेश। अब इस पर क्लिक करेंगे तो अब मुझे मेरा क्रॉस दिखाई दे रहा है। ये मेरा बटन 1, ये मेरा बटन 2, ये मेरा बटन 1, ये मेरा बटन 2। बट ये एक्चुअली बटन्स नहीं है, ये एक्चुअली लेबल हैं एक चेकबॉक्स के। तो काफी क्रिएटिवली हमने चेकबॉक्स के लेबल्स को बटन्स में कन्वर्ट किया है। अब अभी के लिए क्या है, जब हम अपने इस बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो साइड बार मेन्यू एकदम से स्क्रीन के ऊपर पॉपअप करके आ रहा है, पर मुझे पॉपअप इफेक्ट नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ ये लीनियरली स्लाइड इन करके जाए, जिसके लिए हमने ट्रांजिशन में लीनियर प्रॉपर्टी को पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, साइड बार मेन्यू पर यहाँ पर आके साइड बार मेन्यू पर एक ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे विच इज 0.2 सेकंड्स में। हम चाहते हैं ये लीनियर फैशन में मेरे पास निकल के आए। यहाँ पर हम 2 सेकंड्स कर देते हैं, सेव रिफ्रेश। अब जैसे इस पर क्लिक किया ये क्या किया, लेफ्ट से होकर आया एंड दोबारा से लेफ्ट की तरफ। तो एक लीनियर ट्रांजिशन मुझे देखने को मिल रहा है। इसे हम थोड़ा सा और स्लो कर सकते हैं, लेट्स सपोज 0.3 सेकंड हम इसे देते हैं, सेव रिफ्रेश। इसे क्लिक किया लीनियर ट्रांजिशन होकर आ रहा है। दूसरे एलिमेंट्स पर भी हम सेम लीनियर ट्रांजिशन सेट कर सकते हैं जिनके ऊपर हमने हवर को अप्लाई किया है। तो ये जो मेरा बटन 1 का आइकन है, इन सारी प्रॉपर्टीज को बेसिकली मैं अपने बटन 1 के आइकन के लिए सेट कर सकती हूँ क्योंकि हमने हवर किस पे अप्लाई किया है, अपने बटन 1 के आइकन पे। बटन 1 के आइकन के लिए यहाँ पे ट्रांजिशन सेट कर सकते हैं, सेव रिफ्रेश। तो अब ये जो साइज में बड़ा हो रहा है, साइज में छोटा हो रहा है, इन सब पे 0.3 सेकंड का ड्यूरेशन लग जाएगा एंड लीनियर फैशन में अब इनका ट्रांजिशन मुझे देखने को मिलेगा। अब इस पर कर सकते हैं क्लिक, तो ये स्मूथली अब स्लाइड करके आया है। तो मेरी जो एनिमेशन है वो और ज्यादा स्मूथ मुझे दिखाई दे रही है। सेम स्टाइल हम बटन 2 पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बटन 2 के आइकन पर आ जाते हैं, दिस इज माय बटन 2 आइकन, सेव रिफ्रेश। इस पर क्लिक करेंगे, अब जैसे ही ये भी अब साइज में एकदम से बड़ा नहीं हो रहा, 0.3 सेकंड का ड्यूरेशन के साथ बड़ा हो रहा है। तो अब इंस्पेक्ट हटाते हैं एंड एक बार अपने पूरे वेब पेज को एनालाइज करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज हमारे पास मिसिंग है कि मेरा ये वाला जो पोर्शन है, यानी मेरा जो लोगो वाला पोर्शन है मेन बॉक्स के अंदर साइड बार मेन्यू में, जो मेरा लोगो वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन, इस पूरे लोगो वाले पोर्शन के लिए हमारे पास एक और यहाँ पर बॉक्स शैडो थी। तो इस बॉक्स शैडो को हम चाहते हैं नीचे की तरफ भी दिखाई दे, तो इसको 0 की जगह यहाँ पर कर देते हैं 2 पिक्सेल्स, सेव रिफ्रेश। अब अगर क्लिक करें तो भी इफेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा, तो हम क्या करने वाले हैं, इसको एक बार इंस्पेक्ट कर लेते हैं। इंस्पेक्ट करके जब हम इस पर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, मेन बॉक्स के अंदर साइड बार मेन्यू में लोगो पे जब हम जा रहे हैं तो इस डिव की हाइट फॉर सम रीजन ये दिखा रहा है 0। डिव की हाइट 0 इसलिए है क्योंकि डिव के अंदर अभी हमने लोगो के अंदर कोई आज सच कंटेंट नहीं दिया। इस डिव के अंदर सिर्फ एक एंकर टैग है। तो हम क्या करेंगे, डिव की एक्सप्लिसिट हाइट कुछ सेट करने वाले हैं। लोगो के अंदर जाकर इसकी हाइट हम सेट कर देंगे, लेट्स से टू 60 पिक्सेल्स, सेव रिफ्रेश। तो अब अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो अब मेरे पूरे के पूरे इस डिव की शैडो अब दिखाई दे रही है नीचे की तरफ, क्योंकि पहले डिव के पास हाइट नहीं थी, अभी से हमने 60 पिक्सेल्स की हाइट दे दी है। अभी से क्रॉस करेंगे एंड गैलरी पर जाकर इस तरीके से हम हवर कर सकते हैं चीजों पर एंड अपने सोशल मीडिया आइकन्स पर भी जाकर हवर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, जो भी पेज हमने सोचा था शुरुआत में देखा था उस सेम पेज को हमने डिजाइन किया है बिल्कुल शुरुआत से एंड सिर्फ HTML CSS को यूज करके। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको आप एज अ मिनी प्रोजेक्ट भी अपने रेज्यूमे के अंदर लिख सकते हैं एंड मेंशन कर सकते हैं एंड कोशिश कर सकते हैं इसके अंदर आप खुद से भी कुछ चेंजेस करें। जैसे आप कुछ सेक्शंस फोटोग्राफी से रिलेटेड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हर एक जो छोटा प्रोजेक्ट जिसके साथ हम शुरुआत करते हैं वो और भी ज्यादा एक्सपैंड होता है जैसे जैसे हम उसके अंदर नए पेजेस, नए फीचर्स ऐड करने लगते हैं। हाय एवरीवन, नेक्स्ट चैप्टर जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं इसका नाम है बूटस्ट्रैप। अब चैप्टर की शुरुआत से पहले एक छोटी सी वार्निंग मैं आपको दे देती हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ना हमें ऐसा फील होगा कि हमें थोड़ा सा ना चीट कर दिया गया है। चीट इन द सेंस कि अभी तक बहुत सारे डिफरेंट चैप्टर्स में हमने काफी डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में CSS को पढ़ा है और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बूटस्ट्रैप को। बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप अपने आप में CSS के लिए एक तरीके से आप एक फ्रेमवर्क समझ सकते हैं। यानी आपको एक टूल किट दे दी गई है। टूल किट क्या होती है? टूल किट वैसे होती है जैसे फर्स्ट एड की किट होती है। फर्स्ट एड की किट में आपके पास बैंडेजेस होती हैं, दवाइयां होती हैं, पट्टी वट्टी सारी चीजें होती है। तो जो भी सामान आपको चाहिए आप सीधा निकाल सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। वैसे ही CSS के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको हमें बार बार बिल्ड करना पड़ता है। जैसे हर वेबसाइट पर हमें पता है कोई ना कोई बटन्स तो होंगे ही। मैक्सिमम वेबसाइट के ऊपर एक नैव बार प्रेजेंट होगा ही होगा। इसके अलावा कार्ड जैसी चीजें या फॉर्म्स ऐसी चीजें हैं CSS की जिनको हम बार बार डिफरेंट वेबसाइट्स पर यूज कर सकते हैं। आपके वेबसाइट्स पर कॉन्टैक्ट के लिए फॉर्म होते हैं, साइन अप के लिए फॉर्म होते हैं, लॉगिन के। अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आपके अंदर अपने कंटेनर लेआउट की।
कंटेनर लेआउट क्या करता है? कंटेनर लेआउट आर यूज्ड टू कंटेन, पैड एंड समटाइम्स सेंटर द कंटेंट विद इन देम। मेन वेबसाइट के ऊपर जाकर हम लेआउट्स में जाएंगे अपनी कंटेनर लेआउट में। अब कंटेनर लेआउट में लिखा हुआ है कि कंटेनर इज द मोस्ट बेसिक लेआउट इन बूटस्ट्रैप, और इस लेआउट का काम होता है कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स है, जितना भी हमारा कंटेंट है, उसको कंटेन करके रखना, मतलब उसको एक डिफाइंड स्पेस के अंदर दिखाना। जैसे यहाँ पर इन बटन्स को हम हटा सकते हैं और हम क्या करेंगे, एक डिव बनाएंगे कंटेनर क्लास के साथ। तो इस तरीके से कंटेनर क्लास के साथ डिव बना लिया। ये एक एमिट का शॉर्टकट है जिसको हम यूज कर सकते हैं, जिससे मैं कुछ भी एक डॉट करके क्लास नेम लिख सकती हूँ, एंड जब भी हम एमिट पर क्लिक करेंगे वो मुझे क्या करेगा, उसी क्लास नेम के साथ एक डिव क्रिएट करके दे देगा। तो एक शॉर्ट फॉर्म है चीज़ों को लिखने का। तो कंटेनर डिव के अंदर हम काफी सारी चीज़ों को करने वाले, जैसे मान लेते हैं सबसे पहले मैंने H2 हेडिंग बनाई एंड उसके अंदर हम लिखेंगे बूटस्ट्रैप डिव। इसको कर लेते हैं सेव, एंड इसके साथ साथ हम एक पैराग्राफ बना सकते हैं जिसमें बहुत सारा हम टेक्स्ट लिखेंगे। लॉरम इप्सम इंटू 5 कर देते हैं, तो काफी सारा टेक्स्ट मेरे पास डिस्प्ले होकर आ गया। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये बहुत सारा मेरे पास कंटेन टेक्स्ट आ गया। अब एक छोटी सी चीज हम करने वाले हैं अभी के लिए। इस पूरे टेक्स्ट के ऊपर क्या है, कंटेनर डिव के अंदर ये सारा का सारा है, पर अगर कंटेनर इस डिव के अंदर से मैं क्लास कंटेनर हटा दूं तो इस कंटेंट के साथ क्या होगा, सेव रिफ्रेश। तो ये कंटेंट अब पूरी की पूरी विड्थ तक जा रहा है। तो कंटेनर का क्या काम होता है, उस विड्थ को, उस कंटेंट को एक पर्टिकुलर सेट ऑफ विड्थ में कंटेन कर लेना। मतलब जब भी कंटेनर हम यूज करते हैं पूरी विड्थ तक नहीं जाता हमारा कंटेंट, कुछ लिमिट होती है। क्या लिमिट होती है, वो सारी की सारी लिमिट हमें यहाँ पर डिफाइन करके मिल जाएगी कि कंटेनर के लिए अगर हमारी स्क्रीन का साइज एक्स्ट्रा लार्ज हो, यानी 1400 पिक्सल से बड़ा है तो 1320 पिक्सल्स तक हमारा कंटेंट जाएगा। अगर 1200 पिक्सल है हमारी स्क्रीन का साइज है, उससे बड़ा है तो 1140 पिक्सल्स तक जाएगा। 992 पिक्सल से बड़ा है तो 960 पिक्सल्स ऑक्यूपाई होंगे। 768 पिक्सल से बड़ा है यानी मीडियम साइज है तो 720 पिक्सल्स ऑक्यूपाई होंगे, और एक्स्ट्रा स्मॉल के अंदर 100% विड्थ ऑक्यूपाई होगी। तो जब भी कंटेनर क्लास को हम यूज कर रहे हैं तो इस तरीके से हमारे साइजेस वर्क करते हैं जो यहाँ पर मेंशन्ड है। तो इसीलिए जब भी कंटेनर क्लास आएगी मेरा कंटेंट इतनी विड्थ को ऑक्यूपाई कर रहा होगा। अब इसके अलावा एक और छोटी सी चीज है जो बूटस्ट्रैप में हमने नोटिस की होगी कि अगर मैं इस बूटस्ट्रैप को यहाँ से हटा दूं, इसको एक बार कमेंट आउट कर दूं, तो मेरे इस पूरे पेज के ऊपर से जो भी स्टाइलिंग आई है वो हट जाएगी। अब ये कंटेनर वाला जो ये इसने पैडिंग या मार्जिन जो भी एक्स्ट्रा स्पेस साइड में छोड़ी है ये तो हटेगी, साथ के साथ एक और चेंज हम नोटिस करेंगे कि मेरे फॉन्ट का टाइप भी चेंज हो जाएगा। इसको जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगी मेरा फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया, क्योंकि बूटस्ट्रैप अपने साथ साथ एक पर्टिकुलर फॉन्ट स्टाइल के साथ आता है। बूटस्ट्रैप के अंदर अगर यूटिलिटीज वाले ऑप्शन में हम टेक्स्ट के ऊपर जाएं तो इसके अंदर टेक्स्ट के भी कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टाइल हैं जो अवेलेबल हैं, एंड स्टाइल के अंदर हमें पता चलेगा कि ऑलरेडी कुछ फॉन्ट्स हैं जो बूटस्ट्रैप हमें लाकर दे देता है, और इन्हीं फॉन्ट्स के अकॉर्डिंग हमारा पेज जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये तो नॉर्मल ब्राउजर के ऊपर जैसा पेज दिख रहा था वैसा दिख रहा था, पर जैसे ही बूटस्ट्रैप आ जाता है वो फॉन्ट स्टाइल तक चेंज कर देता है। तो इस तरीके से बूटस्ट्रैप को जब हम इंक्लूड करते हैं फॉन्ट स्टाइल चेंज होता है, फैमिली चेंज होती है, फॉन्ट साइज चेंज हो जाता है, फॉन्ट का वेट भी चेंज हो जाता है, क्योंकि पहले जो हेडिंग थी उसका वेट जरूरी नहीं है अब वाली हेडिंग के इक्वल हो। एंड इसके साथ साथ जैसे ही मैंने कंटेनर को इंक्लूड किया इसने क्या किया, मेरे कंटेंट के लिए जो विड्थ लग रही थी उसको भी चेंज कर दिया। हम चाहें तो इसे इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। इंस्पेक्ट करने से पहले एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं अपने पैराग्राफ को, या इनफैक्ट कंटेनर को ही एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। कंटेनर को मैंने बैकग्राउंड कलर दिया येलो, सेव रिफ्रेश। तो इस तरीके से मेरा बैकग्राउंड कलर आ गया। अब देखते हैं इसका जो विड्थ है वो कब चेंज हो रही है। मेरी सेट विड्थ अराउंड 991 या 992 के आसपास पर चेंज हो रही है। तो जैसे ही मेरे स्क्रीन का साइज 992 पिक्सल्स को हिट करेगा वैसे ही मेरी स्टाइलिंग चेंज हो जाएगी। तो जैसे ही स्क्रीन साइज 992 पर जा रहा है वैसे क्या हो रहा है, विड्थ चेंज हो रही है। अब सेकंड बार चेंज कब आएगा, सेकंड बार चेंज एक्जैक्टली 768 पिक्सल्स पर आएगा। जैसे ही हम स्क्रीन को छोटा करते जाएंगे और 768 को हिट करेंगे, एक्जैक्टली 768 पर मेरी विड्थ चेंज हो रही है। तो ये जो ब्रेक पॉइंट्स हैं जहां पर चेंज आ रहा है, रिस्पॉन्सिवनेस आ रही है, वो सारे के सारे इस टेबल के अंदर मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पर हम चाहें तो अपने क्लास को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कंटेनर MD पर अगर मैंने शिफ्ट कर दी अपनी क्लास, इस कंटेनर की जगह अगर मेरी क्लास का नाम हो गया कंटेनर मीडियम, तो अब कहां तक 100% रहेगा, मीडियम से पहले 100% रहेगा। तो अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करूं, इसको जैसे ही रिफ्रेश किया यहाँ पर भी कंटेनर MD हम कर देते हैं, सेव रिफ्रेश। जैसे ही रिफ्रेश किया मीडियम कहां पर हिट करेगा, मीडियम हिट करेगा 768। तो 768 से पहले पूरी की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई होगी। तो 768 से पहले पूरी विड्थ ऑक्यूपाई हो रही है, एंड 768 के ऊपर विड्थ ऑक्यूपाई पूरी नहीं हो रही। तो जैसे इस पर आएंगे मेरी पूरी विड्थ ऑक्यूपाई हो रही है, जबकि यहाँ पर सिर्फ अगर कंटेनर किया होता हमने इस तरीके से तो अब मेरी पूरी विड्थ ऑक्यूपाई नहीं होती। पूरी विड्थ तभी ऑक्यूपाई होती है जब हम एक्स्ट्रा स्मॉल साइज पर आ जाते हैं। इसके अलावा एक और स्पेशल क्लास होती है हमारे पास कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड के अंदर हमारी 100% विड्थ ऑक्यूपाई होती है हर केस में। तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं टू कंटेनर फ्लूइड, सेव। यहाँ पर भी बैकग्राउंड में कंटेनर फ्लूइड, रिफ्रेश। तो पूरा टाइम 100% विड्थ ऑक्यूपाई होगी। तो इस तरीके से हमारा जो लेआउट है, मतलब कितनी विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है हमारा कोई भी पीस ऑफ कंटेंट, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंटेनर लेआउट। लेआउट। अब नेक्स्ट कंपोनेंट जिसकी हम बात करेंगे वो है मेरा बटन कंपोनेंट, एंड सबसे ज्यादा यूजफुल कंपोनेंट होगा। इसको देखते ही पूरी की पूरी बूटस्ट्रैप के अंदर क्या चल रहा है, मैक्सिमम चीजें हमें समझ में आने वाली है। तो मेरे जो बटन होते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर वो कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। अगर मुझे किसी भी बटन को बूटस्ट्रैप बटन या बूटस्ट्रैप स्टाइलिंग देनी होती है तो उसके लिए हम एक क्लास इंक्लूड करते हैं, विच इज माई BTN क्लास, यानी बटन क्लास। अब बूटस्ट्रैप के अंदर वेब पेज पर जाकर हम कंपोनेंट्स में चले जाएंगे बटन्स पर, तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन बटन से रिलेटेड मुझे मिल जाएगी। तो बेस क्लास क्या होती है बटन के लिए, बेस क्लास होती है मेरी क्लास इज इक्वल टू BTN। हम चाहें तो पूरा का पूरा इसी को कॉपी करके लिख सकते हैं। जैसे अगर मुझे एक बटन को बनाना होगा, ये बैकग्राउंड कलर यहाँ से हम थोड़ा सा हटा लेते हैं एंड इसको वापस से कर देते हैं कंटेनर। तो अगर मुझे कोई बटन क्रिएट करना होगा तो उसके लिए सिंपली हम टाइप रख सकते हैं बटन क्लास इज इक्वल टू बटन। यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू बटन सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि सबमिट बटन ना बन जाए अगर फॉर्म के अंदर इंक्लूड करें तो, बाकी इसको हटाने से भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सेव
रिफ्रेश। तो इस तरीके से एक बटन बेस क्लास मेरे पास क्रिएट हो गई है। इसमें बेस क्लास की जगह हम लिख सकते हैं क्लिक मी, तो और थोड़ा सा बटन जैसा मुझे दिखाई देगा, सेव रिफ्रेश। सो दिस इज माय बटन। अब इसके अलावा इस बटन को हम डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स दे सकते हैं, यानी बटन के बूटस्ट्रैप के अंदर कई सारे वेरिएंट्स होते हैं। तो अगर मुझे ये ब्लूइश कलर चाहिए तो उसके लिए एक और क्लास मुझे इंक्लूड करनी पड़ती है, बटन प्राइमरी। ये कलर चाहिए तो बटन सेकेंडरी, सक्सेस ग्रीन कलर चाहिए तो बटन सक्सेस, रेड कलर चाहिए तो बटन डेंजर, येलो कलर चाहिए तो बटन वार्निंग। तो इस तरीके से अलग अलग क्लासेस है जिनको हम इंक्लूड कर सकते हैं। इनके ये जो नाम है, ये सेकेंडरी का मतलब ग्रेश कलर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, डेंजर का मतलब रेड कलर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये सिर्फ बटन के अंदर नहीं, और भी डिफरेंट बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें अगर आप बैकग्राउंड कलर डेंजर सेट करेंगे तो रेड कलर आ जाएगा, या बैकग्राउंड कलर वार्निंग सेट करेंगे तो येलो कलर आ जाएगा। तो बेसिकली सिमेंटिकली यानी मीनिंग वाइज इन्होंने ऑलरेडी कुछ कलर असाइन कर रखे हैं, यानी रेड के साथ डेंजर का मीनिंग असाइन कर रखा है, पर हम चाहें तो इन कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं। कोई फिक्स कलर्स नहीं है, बस एक प्रॉपर सा लेआउट है जो हमें परोस कर दे दिया गया है। इसके साथ अब कोई भी चेंजेस किए जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2-3 बटन्स क्रिएट करके देख लेते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं, दिस इज माय बटन 1। इसको हम कलर देने वाले हैं डेंजर का, लेट्स से कलर दे दिया, सेव रिफ्रेश। तो इस तरीके से मेरे पास ये मेरा बटन आ गया। यहाँ से एक्सक्लेमेशन हटा लेते हैं। अब 2-3 बटन और क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम दे दें सक्सेस, यहाँ पर हम देने वाले हैं वार्निंग। यहाँ पर इनमें से कोई भी एक लेआउट हम चूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने इन्फॉर्मेशन चूज किया, तो इन्फो के लिए एक पर्टिकुलर सेट कलर है, सेव रिफ्रेश। तो इस तरीके से अलग अलग बटन मेरे पास क्रिएट होंगे। इन्हें चेंज कर सकते हैं टू 2, 3, 4। तो इस तरीके से हम अपने बटन्स को क्रिएट कर सकते हैं। एंड ये नॉर्मल जो हमारे HTML से बटन क्रिएट होगा उससे काफी बेटर दिखने वाले बटन्स हैं। हम चाहें तो इनके बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम चाहें कि बटन इन्फो का जो कलर है आज से वो पिंक कलर होना चाहिए, तो आई कैन जस्ट राइट बटन इन्फो एंड इसका बैकग्राउंड कलर हम चाहें तो रख सकते हैं पिंक के इक्वल, सेव रिफ्रेश। तो एक कलर मेरे पास चेंज होकर आ जाएगा। बट ऑब्वियसली हवर करने पर जो स्टाइलिंग है उसको भी फिर हमें रीसेट करना पड़ेगा। तो एक बार जब हम बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग को रीसेट करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोई और सिमिलर स्टाइल तो नहीं है, जैसे हवर की एनिमेशन हो गई या कोई और चीज हो गई जिसको हमें रीसेट करना पड़े। तो ये बस एक बेसिक एग्जाम्पल था कि किस तरीके से ऑलरेडी जो बूटस्ट्रैप ने स्टाइल दिया है उसको भी रीसेट किया जा सकता है। इसके अलावा बटन्स के अंदर और भी डिफरेंट चीजें अवेलेबल होती हैं, जैसे डिफरेंट बटन टैग्स होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, या हम आउटलाइन बटन्स भी बना सकते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग लगेंगे। कि पहले से ही आपको इस तरीके का जो और थोड़ा सा सुंदर दिखने वाला बटन है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी जो हमारी बटन डेंजर है, बटन सक्सेस, ये जो क्लासेस थी इसके साथ बस हमें आउटलाइन और ऐड करना पड़ेगा बीच में। तो यहाँ पर अगर हम कर दें बटन आउटलाइन सक्सेस, या बटन आउटलाइन वार्निंग, या बटन आउटलाइन इन्फो, सेव रिफ्रेश, तो ये मेरे अब आउटलाइन बटन्स में कन्वर्ट हो गए। ये एक नॉर्मल बटन है एंड ये मेरे आउटलाइन बटन्स हैं जो और थोड़े से रिस्पॉन्सिव और थोड़े से बेटर किसी केस में हमें देख सकते हैं। अब इसके अलावा और भी डिफरेंट चीजें जो बटन्स के साथ की जा सकती हैं। हम साइजेस चेंज कर सकते हैं, किसी को हम लार्ज बटन बना सकते हैं, किसी को हम स्मॉल बटन बना सकते हैं। और ये साइजेस चेंज करने के लिए भी हमें बस कुछ क्लासेस को इंक्लूड करना पड़ेगा। लार्ज बटन बनाना है तो ये क्लास हम इंक्लूड कर सकते हैं, BTN लार्ज। स्मॉल बनाना है तो BTN SM विच स्टैंड्स फॉर स्मॉल। जैसे यहाँ पर इस बटन को हम BTN लार्ज बना सकते हैं, इस बटन को हम BTN स्मॉल बना सकते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये बटन नॉर्मल जो बटन है उनसे थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये वाला बटन नॉर्मल बटन से आपको साइज में छोटा दिखाई देगा। एंड इसके अलावा बटन्स को हम स्टेट भी चेंज कर सकते हैं, यानी अगर किसी बटन को मुझे अनक्लिकेबल बनाना है तो उसे मैं डिसेबल्ड स्टेट दे सकती हूँ। तो डिसेबल्ड स्टेट देने के लिए सिंपली बाहर डिसेबल्ड लिख देना है। तो यहाँ पर स्मॉल बटन के लिए आई कैन राइट डिसेबल्ड, सेव रिफ्रेश। तो इस बटन को हम क्लिक नहीं कर पाएंगे, इस बटन पर हवर करेंगे तो कुछ चीजें होंगी, बट इस पर हम हवर कर ही नहीं पाएंगे, ना इसको हम क्लिक कर पाएंगे। अब बटन के अंदर एक और स्पेशल चीज होती है कि जो हमारे एंकर टैग्स होते हैं या जो हमारे इनपुट एलिमेंट होते हैं, हो सकता है वो पहले से ऑलरेडी एक बटन ना हो, बट उनको हम डिस्प्ले बटन की तरह करा सकते हैं। जैसे अगर मैंने कोई एंकर टैग बनाया, एक एंकर टैग बनाकर देखते हैं। यहाँ पर कोई भी हमने एंकर टैग बनाया, लेट्स सपोज गूगल करने के लिए। इस पर अभी अगर हम चाहें तो इसे कहीं से भी लिंक नहीं करेंगे, सेव रिफ्रेश। तो मेरा एंकर टैग नॉर्मली कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब अगर इसे मुझे बटन की तरह डिस्प्ले कराना है तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लास दे सकते हैं बटन, एंड उसके साथ साथ इसे कलर के लिए हम रख सकते हैं लेट्स से बटन डार्क, सेव रिफ्रेश। तो इस तरीके के बटन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी भी है ही एंकर टैग ही, मतलब फंक्शनैलिटी इसकी वही रहेगी कि क्लिक करने से किसी एक लिंक को हम विजिट करेंगे, बट अब जो इसका डिस्प्ले होगा वो एक बटन की फॉर्म में होगा। इसे चाहे तो दूसरी स्टाइलिंग भी दे सकते हैं बटन की, सेव रिफ्रेश। तो ये अब एक आउटलाइन बटन में कन्वर्ट हो जाएगा, बट इंटरनली ये एंकर टैग ही रहेगा एंड इंटरनली ये सारे अपने आप में बटन होंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट जिसकी हम बात करेंगे बूटस्ट्रैप के अंदर, इसका नाम है बैज। अब बैजेस को बहुत बार हमने देखा होगा, हमारे पास व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आती हैं, तो व्हाट्सएप के ऊपर कितने मैसेजेस आए वो कैसे दिखाई देता है मुझे, ये मेरा कुछ व्हाट्सएप का मेरे पास सिंबल बन के आता है एंड इसके ऊपर लिखा होता है 10+ मैसेजेस। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो उनको हम बैजेस कहते हैं डेवलपमेंट के अंदर। या फिर हमारे पास फॉलोअर या फॉलोइंग आते हैं, या ईमेल की नोटिफिकेशन आती है, तो हमारे पास कितनी ईमेल्स पड़ी हुई हैं, या इनबॉक्स के अंदर कितनी खाली ईमेल्स हमारे पास हैं, लेट्स से 80+ है। तो इस तरीके से जो ऊपर लिखा हुआ आता है वो हमारा बैजेस की फॉर्म में आता है, इसको हम बैजेस कहते हैं। तो इन बैजेस को क्रिएट करने के लिए हम बूटस्ट्रैप का बैज कंपोनेंट यूज करते हैं। तो जब भी हमें किसी लेबल को शो करना होता है या फिर किसी काउंट को शो करना होता है तो वहां पर बैजेस हमारे काफी काम आते हैं। हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर जाने वाले हैं बैज पर। तो बैजेस कुछ इस तरीके से क्रिएट होते हैं, यानी जो मेरी मेन हेडिंग होगी उसके साथ अगर मुझे कुछ अलग से चीज दिखानी है तो उसको हम बैजेस की फॉर्म में दिखा सकते हैं। एक सिंपल बैज को क्रिएट करने के लिए मुझे स्पैन क्रिएट करना होता है। स्पैन एलिमेंट के अंदर हम अपनी क्लास इंक्लूड करते हैं बैज क्लास, जिसकी मदद से एक बैज क्रिएट होता है एंड फिर हम उस बैज को कोई कलर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट लाइन कर देते हैं, लाइन ब्रेक दे देते हैं एंड उसके बाद एक स्पैन क्रिएट करेंगे। दिस इज माई स्पैन। इस पर हम न्यू लिख सकते हैं एंड इसको हम क्लास दे देंगे बैज, सेव रिफ्रेश। तो अभी सिर्फ बैज क्लास देने से नहीं होगा, इसको हमें कोई कलर भी देना पड़ेगा। तो इसको हम कलर देने वाले हैं BG सेकेंडरी, सेव रिफ्रेश। तो यहाँ क्या हुआ, ये न्यू बैज यानी ये छोटा सा एक एलिमेंट मेरे पास क्रिएट होकर आ रहा है जिसको हमने बैकग्राउंड कलर दिया है सेकेंडरी के इक्वल। हम चाहें तो इसको रेड कलर भी दे सकते हैं बैकग्राउंड डेंजर करके,
सेव रिफ्रेश। तो ये कुछ इस तरीके का मुझे दिखाई देगा। हम चाहें तो नोटिफिकेशन के लिए जैसे 10+ ईमेल्स होता है लिखकर हमें दिखाई देता है, तो इस तरीके से 10+ मेरे पास लिखा हुआ आ जाएगा। तो अलग अलग तरीके के हम बैजेस को क्रिएट कर सकते हैं। हम चाहे तो किसी हेडिंग के साथ भी बैज को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे इस H3 हेडिंग के साथ बैज को क्रिएट किया तो सिंपली इस पूरे को लिख सकते हैं। यहाँ हम लिख लेंगे नोटिफिकेशंस एंड यहाँ पर न्यू की जगह या न्यू ही रखते हैं एंड इसे हम कर देंगे प्राइमरी। तो ब्लू कलर मेरे पास आ जाएगा, सेव रिफ्रेश। तो इस तरीके से नोटिफिकेशन लिखा हुआ आ गया एंड साथ में मेरे पास न्यू का बैज आ गया। हम चाहें तो न्यू की जगह कोई नंबर लिख सकते हैं कि 20+ नोटिफिकेशंस हैं, तो इस तरीके से नोटिफिकेशंस के साथ मुझे ये चीज़ डिस्प्ले होकर दिखाई देगी। अब हमारे जो बटन है उनके अंदर भी हम बैज को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे ऑलरेडी मैंने कोई बटन बनाया हुआ है जिसको क्लास दी है बटन क्लास, बटन प्राइमरी, तो उसके अंदर अगर मैं एक बैज को इंक्लूड कर दूं तो वो बैज कहां पर दिखाई देगा, बटन के अंदर ही हमें दिखाई देगा। तो इस तरीके का कुछ हम क्रिएट करने वाले हैं। एक लाइन ब्रेक लेते हैं, सेव, नेक्स्ट लाइन। सबसे पहले तो एक बटन क्रिएट करेंगे, इसको हम क्लास देंगे BTN एंड BTN प्राइमरी। ब्लू कलर का हम बटन क्रिएट करेंगे एंड इसके साथ साथ इसी बटन पे हम लेट्स सपोज लिखने वाले हैं फॉलोअर्स। अब साथ के साथ हम क्रिएट करेंगे अपनी एक स्पैन क्लास। इस स्पैन क्लास को हम बनाने वाले हैं बैज, तो इसे क्लास दे देंगे बैज और इसका बैकग्राउंड दे देंगे हम रेड। तो डेंजर लिख दिया एंड कितने फॉलोअर्स हो गए, 100+ फॉलोअर्स लेट्स सपोज हमें डिस्प्ले करानी है। तो इस तरीके का हम कुछ सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। इसको कर लिया सेव रिफ्रेश, तो यहाँ पर आ गया एक बटन फॉलोअर्स का जिसमें 100+ फॉलोअर्स मेरे पास डिस्प्ले होकर आ रहे हैं। हम चाहें तो कोई और कलर भी दे सकते हैं, लेट्स सपोज लाइट दे दिया या इसे डार्क दे देते हैं, सेव रिफ्रेश। तो इस तरीके से मेरे फॉलोअर्स मेरे पास डिस्प्ले होकर आएंगे। इस चीज़ को अपने डिव के अंदर डिस्प्ले कराते हैं। तो यहाँ पर मेरे फॉलोअर्स आ गए। कलर भी थोड़ा सा इसका चेंज किया जा सकता है, जैसे यहाँ चाहें तो डार्क की जगह सीधा सेकेंडरी कलर। तो इस तरीके से मेरे 100+ फॉलोअर्स मेरे पास डिस्प्ले होकर आ जाएंगे। अब बैजेस के अंदर और भी डिफरेंट चीजें हैं जिनको हम ट्राई कर सकते हैं। हम पोजीशन ट्राई कर सकते हैं, यानी अपने बैज को हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ कैसे प्लेस कर दें, उसके लिए हमें यूटिलिटीज को यूज करना पड़ेगा। यानी स्पैन के अंदर अगर हम पोजीशन वाली यूटिलिटीज को यूज करें, यहाँ पर इसने टॉप की सेटिंग में 0 कर दिया है, 60, 100 कर दिया है, पोजीशन एब्सोल्यूट। तो इस तरीके से पोजीशन के साथ खेलकर हम इनबॉक्स का बटन बनाकर ऊपर की तरफ प्लेस कर सकते हैं। पर पोजीशन के अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बाकी आप चाहें तो यूटिलिटीज में पोजीशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो आप भी अपने बैज को इस तरीके से प्लेस कर पाएंगे। हम चाहें तो अपने बैज के डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स हैं जिनको यूज कर सकते हैं एंड अपने बैज की हम शेप भी चेंज कर सकते हैं। यानी हम पिल शेप में बैज बना सकते हैं। गोली की शेप में बैज बनाने के लिए मुझे बस एक राउंडेड पिल नाम की क्लास को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अगर मैं अपने इस बैज के ऊपर सिंपली राउंडेड पिल इंक्लूड कर लूं तो अब इस बैज की शेप चेंज हो जाएगी, रिफ्रेश, तो अभी इस शेप का हो जाएगा। यहाँ पर जो हमने ऊपर एक बैज बनाया था, यहाँ पर भी इसकी शेप चेंज करने के लिए रिफ्रेश, तो अब इसकी शेप चेंज हो गई है एक राउंडेड पिल की फॉर्म में। तो इस तरीके से बैजेस को हम यूज कर सकते हैं। डिफरेंट यूजेस हैं इनके एंड बैजेस को और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए, इनकी CSS को भी जाकर अगर हमें पढ़ना है, थोड़ा सा जानना है उसके बारे में, तो हम इस बैजेस वाले सेक्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट जिसकी हम बात करने वाले हैं, ये है मेरा अलर्ट कंपोनेंट। अब वेबसाइट के ऊपर अलर्ट्स क्या होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि पेज को जब हम लोड करते हैं तो ऊपर से कुछ ऐसा पॉपअप होता है या कोई ऐसा अलर्ट होता है जो हमें दिखाई देता है। इनको हम कंपोनेंट की टर्म्स में अलर्ट्स कहते हैं। जैसे हो सकता है हम किसी बटन पर क्लिक करें या हमने कोई फॉर्म सबमिट कर दिया और हमारे पास एकदम से पॉपअप निकल कर आता है फेल्ड। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें पता चलेगा कि जो फॉर्म हमने सबमिट किया है वो अच्छे से सबमिट नहीं हुआ, वो फेल हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे अलर्ट्स, ऐसी चीज जिस पर वेबसाइट के ऊपर एकदम से ध्यान जाए, इस तरीके की चीजें हमें क्रिएट करनी होती है। तो इन अलर्ट्स को क्रिएट करने के लिए हम अपनी अलर्ट क्लास का यूज कर सकते हैं। तो हम कंपोनेंट्स के अंदर अलर्ट्स पर जा सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के ये अलर्ट्स हैं जो हमें दिखाई दे जाएंगे। इनके अंदर भी काफी सारे कलर्स अवेलेबल हैं। तो अलर्ट कंपोनेंट को बनाने के लिए, एलिमेंट को बनाने के लिए हमें एक डिव बनाना पड़ता है जिसको हम क्लास देते हैं अलर्ट एंड फिर इसको डिफरेंट कलर्स देने के लिए हम अलर्ट प्राइमरी, अलर्ट सेकेंडरी, अलर्ट डेंजर, सक्सेस, डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं। तो एक अलर्ट को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम एक डिव बनाएंगे अलर्ट क्लास के साथ, इसको कर लेते हैं सेव। अलर्ट के अंदर लिखा होगा, अभी के लिए लिखते हैं, लेट्स सपोज हमने लिखा डाउनलोड फेल्ड, प्लीज ट्राई अगेन। तो इस तरीके का हमने कुछ लिखा, सेव, यहाँ पर करेंगे रिफ्रेश। अब सिर्फ इतना पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है, इसको बैकग्राउंड कलर भी मुझे देना पड़ेगा, तो इसको लिखेंगे बैकग्राउंड, लेट्स से हमने लिखा प्राइमरी, सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके का अलर्ट मेरे पास आएगा। अब सिर्फ बैकग्राउंड प्राइमरी मुझे नहीं देना, हम क्या कर सकते हैं, इसे अलर्ट के हिसाब से कस्टमाइज करने के लिए हम अलर्ट प्राइमरी दे सकते हैं, सेव रिफ्रेश। तो मेरा अलर्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और ये और ज्यादा बेटर स्टाइल है। अब अलर्ट प्राइमरी क्योंकि डाउनलोड फेल हुआ है तो हम और थोड़ा सा कलर की टर्म्स में इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। फेलियर के लिए हम रेड कलर यूजुअली दिखाते हैं, सेव रिफ्रेश। तो आपका डाउनलोड फेल हो गया, प्लीज ट्राई अगेन। तो इस तरीके का अलर्ट हम अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करा सकते हैं। इसमें हम कलर के अंदर और भी चेंजेस कर सकते हैं। एक और अलर्ट बनाकर देखते हैं। यहां पर हम लिख सकते हैं कांग्रेचुलेशंस, योर स्कोर इज 50 आउट ऑफ 50। इस तरीके का कुछ अलर्ट बना सकते हैं। अब इस अलर्ट का कलर चेंज करके हम कर सकते हैं टू ग्रीन, सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके का एक और अलर्ट हमारी वेबसाइट के ऊपर क्रिएट हो जाएगा। तो एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान जाता है। अब अलर्ट्स के साथ और भी कई चीज़ें हैं जिनको हम कर सकते हैं। जैसे लाइव एग्जांपल अलर्ट का हम देख सकते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, अलर्ट आएगा जिसमें मेरे पास एक क्रॉस बटन भी साथ के साथ मुझे डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। और जैसे ही क्रॉस को हम क्लिक करेंगे वैसे ही मेरा अलर्ट गायब हो जाएगा। अब ये जो पूरा इफेक्ट है ये सिर्फ CSS की मदद से नहीं आया है, उसके लिए काफी सारी जावास्क्रिप्ट है जिसको लिखा गया है। तो इस तरीके की अगर मुझे चीज़ें करनी है तो बूटस्ट्रैप के अंदर हमें जावास्क्रिप्ट को भी पहले से पढ़ना पड़ेगा। अब साथ के साथ हम अलर्ट्स के अंदर कुछ लिंक्स भी दे सकते हैं, तो एंकर टैग भी कस्टमाइज होकर हमें दिखाई देगा। एंड इसके साथ साथ अलर्ट्स के अंदर हम आइकन्स भी यूज कर सकते हैं, यानी गूगल आइकन्स भी यूज कर सकते हैं, फॉन्ट ऑसम आइकन्स भी यूज कर सकते हैं। पर सबसे आसान होगा कि हम बूटस्ट्रैप के आइकन्स यूज कर लें। तो इस तरीके से एक आइकन हमने यूज किया है। यहाँ पर डिफरेंट आइकन्स है जिनको हम यूज कर सकते हैं। एंड डिसमिस करने के लिए भी एक बटन बनाया जा सकता है, यानी क्रॉस डिस्प्ले करा दिया एंड हमारा जो अलर्ट है वो डिस्प्ले हो गया। रिफ्रेश करेंगे तो वापस से दिखने लग जाएगा। अब क्या करेंगे, ये क्लोज बटन ऐड करके देखते हैं।
यहाँ पर ये कैसे ऐड हुआ है, एक div बनाया गया है जिसको क्लास दी है अलर्ट, इसका बैकग्राउंड येलो करने के लिए अलर्ट वार्निंग एंड अलर्ट डिसमिसेबल, फेड शो, इस तरीके से कुछ चीजें ऐड की गई हैं। और अंदर क्या किया गया है, ये तो टेक्स्ट है पूरा का पूरा जो मेरे अलर्ट के अंदर लिखा हुआ है, इसके साथ साथ एक बटन बना है। ये क्लोज क्या है, ये अपने आप में एक बटन है, इस बटन को क्लास दे दिया बटन क्लोज, तो ये डिस्प्ले होना शुरू हो गया है। तो हम भी क्या करेंगे, मेरा ये जो अलर्ट है कंग्रेचुलेशन योर स्कोर इज 50 आउट ऑफ 50, इसके अंदर हम एक बटन बना देते हैं और इस बटन को क्लास दे देते हैं BTN क्लोज, सेव एंड यहाँ पर रिफ्रेश। अभी ये जो मेरा क्लोज है ये मुझे यहाँ पर दिखाई देने लग गया। अब इस बटन को सही जगह प्लेस करने के लिए हमारा जो अलर्ट है उसको हम अलर्ट डिसमिसेबल बना सकते हैं, यानी इस अलर्ट को डिसमिस किया जा सकता है कि क्रॉस करने से इसको हटाया जा सकता है। तो इसको कर लेते हैं सेव। यहाँ पर इसके बारे में और भी डिटेल्स हम पढ़ सकते हैं कि अलर्ट डिसमिसेबल क्लास क्या करती है, एड्स एक्स्ट्रा पैडिंग टू द राइट ऑफ अलर्ट एंड पोजीशंस द क्लोज बटन। यानी जैसे इस क्लास को हम इंक्लूड कर देंगे वैसे ही क्या होगा, एक्स्ट्रा पैडिंग ऐड हो जाएगी इंटरनली और जो भी बटन यानी लास्ट में जो भी चीज हमने क्रिएट की है वो बिल्कुल राइट की तरफ आ जाएगी। तो इस क्लास को ऐड कर देते हैं अपने अलर्ट के अंदर, सेव एंड यहाँ पर पेस्ट, सेव रिफ्रेश। तो मेरा बटन कुछ यहाँ पर आकर प्लेस हो गया। अभी भी इसको क्लिक करने से कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें ये वाली चीज इंक्लूड करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, इससे डेटा BS डिसमिस इज इक्वल टू अलर्ट, ये एक एट्रीब्यूट है जो ट्रिगर करेगा जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी को। मतलब अभी तक जितनी भी चीजें हैं ये सारा का सारा CSS था, अब अगर इस बटन के क्लिक करने से हम कुछ करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट को यूज करना पड़ेगा। और ऑलरेडी हमने क्या किया, अपनी फाइल में जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप को इंक्लूड कर रखा है, तो हम वो चीज कर भी सकते हैं। सिंपली मुझे ये डेटा BS डिसमिस इज इक्वल टू अलर्ट बटन से यहाँ से कॉपी करके इस बटन पर आकर पेस्ट कर देना है, सेव एंड रिफ्रेश। अब जैसे ही इस बटन को हम क्लिक करेंगे वैसे ये गायब हो गया, रिफ्रेश करेंगे वापस आ गया, जैसे बटन को क्लिक करेंगे अलर्ट मेरा गायब हो गया। पर ये फंक्शनैलिटी अगर मैंने जावास्क्रिप्ट इंक्लूड नहीं किया होता, ये वाला लिंक स्क्रिप्ट टैग के अंदर, सेव रिफ्रेश, अब इस बटन को क्लिक करने से कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता। तो जावास्क्रिप्ट की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है जब भी हम छोटे छोटे बटन्स के ऊपर, छोटे छोटे कंपोनेंट्स के ऊपर फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं। बट अभी के लिए क्योंकि हमने ऑलरेडी बूटस्ट्रैप को इंक्लूड कर रखा है तो हम इस फंक्शनैलिटी को रख सकते हैं। तो बेसिकली कई सारी ऐसी चीजें हमें बूटस्ट्रैप पेजेस पर दिखाई देंगी जिनको हम थोड़ा सा टेस्ट आउट करेंगे, थोड़ा सा ट्राई आउट करेंगे, थोड़ा सा पढ़ के देखेंगे कि उनका मतलब क्या क्या है। तो कई सारी नई चीजें हम साथ के साथ डिस्कवर करेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट जिसकी हम बात करने वाले हैं ये है मेरे पास बटन ग्रुप। अभी तक क्या है, अभी तक हम इंडिविजुअल बटन्स को क्रिएट करते आए हैं, पर हम बटन्स के अपने आप में ग्रुप भी बना सकते हैं। तो ग्रुप करके कई बटन्स को दिखाया जा सकता है। जैसे बटन ग्रुप के अंदर इस तरीके से हम अगर एक डिव क्लास बना दें जिसके अंदर कई सारे बटन्स हो तो इन सबको हम ग्रुप करके बटन ग्रुप क्लास के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस ये आएगा, एक बार क्या करते हैं, ऊपर वाला पूरा कोड हम हटाने वाले, ये मेरा सिर्फ कंटेनर होगा, खाली पेज, एंड इसके ऊपर पहले तो हम 3 बटन्स को क्रिएट करेंगे। ये मेरा एक बटन आ गया 1, इसी तरीके से 2 एंड 3 मेरे पास आ जाएंगे। इसे हम क्लास दे देते हैं BTN एंड BTN सक्सेस, सेव रिफ्रेश। तो ये 3 इंडिविजुअल बटन्स मेरे पास क्रिएट होकर आ गए। यहाँ पर एक हेडिंग H2 भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप डेमो, सेव रिफ्रेश। तो ये 3 बटन्स मेरे पास डिस्प्ले होकर आ गए। अब ये जो तीनों बटन्स हैं ये एक तरीके से ग्रुप नहीं है, 3 इंडिविजुअल बटन्स हमने बनाए हैं जिनके बीच में मुझे स्पेस दिखाई दे रही है। तो बटन ग्रुप बनाने से क्या होगा, जैसे ही हम चाहें BTN ग्रुप, हम एक डिव क्रिएट कर सकते हैं एंड इन तीनों बटन्स को जैसे ही हम, या इनफैक्ट इनकी एक कॉपी को जैसे ही हम इस बटन ग्रुप के अंदर डिस्प्ले कराएंगे वैसे ही क्या होगा, इस तरीके से 3 जॉइंट बटन्स मेरे पास क्रिएट होकर आएंगे। तो ये एक बटन ग्रुप है, जबकि ये क्या है, ये 3 इंडिविजुअल बटन्स है। बटन ग्रुप क्रिएट करने से हम मल्टीपल बटन्स को एक सिंगल लाइन के अंदर स्टैक कर सकते हैं, यानी सिंगल लाइन के अंदर एक के बाद एक लिख सकते हैं। तो इस तरीके से एक के बाद एक बटन्स को हमने डिस्प्ले करा दिया। हम चाहें तो इनके कलर्स को भी डिफरेंट रख सकते हैं, जैसे एक को मैं चाहूँ तो प्राइमरी दे सकती हूँ एंड एक को हम चाहें तो वार्निंग दे सकते हैं, सेव रिफ्रेश। तो इस तरीके से 3 बटन्स को हम क्रिएट कर सकते हैं और एक को चाहें तो हम आउटलाइन भी बना सकते हैं, सेव रिफ्रेश। तो इस तरीके से मल्टीपल जो स्टाइलिंग हमने बटन्स के अंदर सीखी थी वो इंडिविजुअल बटन्स के ऊपर ऐड की जा सकती है। तो रिफ्रेश करेंगे तो इस तरीके से मेरे पास बटन्स आ गए। और ये जो बटन्स है ये एंकर टैग को बटन बनाकर हम लिख सकते हैं, हम मिक्स स्टाइल ऐड कर सकते हैं, हम आउटलाइन स्टाइल ऐड कर सकते हैं सारे बटन्स के अंदर। जैसे ये वाली चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी कि इस तरीके से सेम कलर विद एन आउटलाइन टैग अगर हमने डाल दिया तो और थोड़े से बेटर तरीके से तीनों बटन मुझे दिखाई देंगे। इसके साथ साथ हम टेक बॉक्सेस एंड रेडियो बटन के साथ भी सेम चीज कर सकते हैं। जैसे हमारे जो भी इनपुट टाइप टेक बॉक्स या इनपुट टाइप रेडियो हम क्रिएट करते हैं उसमें इस तरीके की फंक्शनैलिटी को हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, उनको बटन टाइप का बना देंगे एंड फिर हम उनको ग्रुप कर सकते हैं। अगर रेडियो बटन को इस तरीके से हमें डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए कुछ नहीं करना, इनपुट जो टाइप रेडियो है उसको क्लास हमने बटन दे दी एंड उसके साथ साथ उसको ग्रुप कर दिया हमने बटन ग्रुप डिव के अंदर। तो यहाँ पर याद करने वाली चीज ये है कि बटन ग्रुप को जैसे हम कर देते हैं तो इंडिविजुअल बटन्स की जगह ये ग्रुप हो जाते हैं, इनके बीच की जो मार्जिन है वो रिमूव हो जाती है, साथ के साथ जिस तरीके से डिस्प्ले होते हैं वो स्टाइल हमारे लिए चेंज हो जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट जिसकी हम बात करेंगे ये है मेरा नैव बार। नैव बार हमारी वेबसाइट पर कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये बूटस्ट्रैप का नैव बार है। हम ऑलमोस्ट हर वेबसाइट के ऊपर एक नैव बार देखते हैं, जैसे यहाँ पर बूटस्ट्रैप के ऊपर भी मुझे एक नैव बार दिखाई दे रहा है जहाँ यूजुअली लेफ्ट की तरफ हमारा क्या होता है, हमारा ब्रांड लिखा होता है या फिर उसका लोगो हमारे पास होता है। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। कई वेबसाइट के ऊपर आपको एक सर्च बार भी दिख जाएगा जिसके ऊपर आप कुछ सर्च कर सकते हैं। राइट की तरफ भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे अगर इनकॉग्निटो में जाकर देखें तो अपना कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर भी आपको एक नैव बार दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर यूजुअली लेफ्ट के ऊपर हम अपने ब्रांड का नाम लिखते हैं एंड ये आपको कुछ कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब नैव बार को डिजाइन करने के लिए ऑलरेडी बूटस्ट्रैप के अंदर एक टेम्पलेट होता है जो आपको रिस्पॉन्सिव नेविगेशन दे देता है, यानी रिस्पॉन्सिव आपको चीजें दिखती हैं। जैसे एक सैंपल नैव बार है जिसको आप डिजाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप, इसका आपको कोड मिल जाएगा। अभी अपने आप में रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव कैसे है, इसको अगर इंस्पेक्ट करें तो जैसे जैसे स्क्रीन का साइज छोटा होगा ये नैव बार क्या हुआ, ये नैव बार यहाँ पे आके कोलैप्स हो गया। अब एक हैमबर्गर मेन्यू का मुझे आइकन दिखाई दे रहा है, इसको हैमबर्गर मेन्यू कहते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे सारे ऑप्शंस वापस आ जाएंगे।
तो जैसे ही छोटी स्क्रीन हो जाएगी, यानी आप फोन पर खोलेंगे, आप आईपैड पर खोलेंगे, आप और छोटे स्मार्टफोन्स पर खोलने वाले हैं जब सेम वेबसाइट को, यानी बूटस्ट्रैप वाली वेबसाइट को, तो आपको पूरा का पूरा मेन्यू दिखाई नहीं देगा, आपको ये बटन दिखाई देगा जिसको क्लिक करके इस तरीके से चीजें होंगी। तो जैसे स्क्रीन साइज बड़ा होगा वैसे ही अभी अपने नॉर्मल स्टाइल के अंदर आ जाएगा, विच इज माई दिस स्टाइल। तो इस तरीके से रिस्पॉन्सिव नैव बार्स बूटस्ट्रैप की हेल्प से हम बना सकते हैं। तो इनको बनाने के लिए बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले तो टेक्स्ट ही डिफाइन कर सकते हैं हम। नैव बार को बनाने के लिए हम नैव टैग का यूज करते हैं, जिसके अंदर हम क्लास देते हैं नैव बार। तो हम नैव बार के अंदर दो तरीके से टेक्स्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। एक है मेरे लिंक टाइप का टेक्स्ट, यानी यहाँ पर जो मैंने इंक्लूड किया है ये एक एंकर लिंक है, या फिर हम अपनी स्पैन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो उसे कोई भी क्लास दे सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप से हम अपने नैव बार को क्रिएट कर सकते हैं। तो अपनी वेबसाइट के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, कंटेनर डिव के ऊपर भी हम एक नैव बार बनाएंगे। इसको कर लेते हैं सेव, एंड इसे हम क्लास दे देते हैं, ये वाली क्लास नैव बार सेव। एंड यहाँ पर हम एक एंकर टैग बना लेते हैं, जिसके अंदर हम कोई भी अपना ब्रांड नेम लिखेंगे। एंड यहाँ पर करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ऊपर क्या हुआ, अभी ऊपर एक सिंपल नैव बार क्रिएट हुआ है जिसके अंदर कुछ नहीं है, हमारा एक ब्रांड नेम है जो लेफ्ट की तरफ डिस्प्ले होकर दिखाई देगा। अब हम एंकर टैग जो चाहें तो नैव बार ब्रांड, ये क्लास हम इसे दे सकते हैं। इस क्लास को देने के बाद क्या होगा, जैसे ही हम क्लास का नाम सेट करेंगे टू नैव बार ब्रांड, उससे इसकी स्टाइलिंग चेंज हो जाएगी। अभी तो एंकर टैग के ऊपर क्या है, अंडरलाइन भी है, इसका कलर भी है, बट जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे अब इसकी स्टाइलिंग चेंज हो गई है टू दिस नैव बार ब्रांड, यानी अब ये ब्रांड नैव बार के ऊपर किस तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए वो वाली बूटस्ट्रैप स्टाइलिंग इसके ऊपर ऐड हो गई है। इसके साथ साथ हम चाहें तो एक इमेज भी ऐड कर सकते हैं, यानी अगर हमें टेक्स्ट नहीं ऐड करना, अपनी कंपनी का लोगो ऐड करना है, तो हम उस इमेज को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस नैव बार के ऊपर बूटस्ट्रैप ने अपना लोगो ऐड किया है, एंकर टैग के अंदर इमेज को हम इंसर्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा कई सारी और चीजें होती हैं। जैसे नैव बार के ऊपर अब अगर मुझे डिफरेंट ऑप्शंस को ऐड करना है, तो उनको ऐड करने के लिए हम लिस्ट की फॉर्म में भी अपने ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं। यानी मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई नैव बार नैव के नाम से, उसके अंदर पहला आइटम ऐड किया जो कि मेरा होम है, दूसरा आइटम ऐड किया मेरे फीचर्स हो गए, तीसरा आइटम ऐड किया मेरी प्राइसिंग हो गई, चौथा आइटम ऐड किया मेरा डिसेबल्ड वाला ऑप्शन हो गया। बट इसको करने का एक और आसान तरीका है कि हम डिफरेंट एंकर टैग क्रिएट कर लें। ये सारा, ये जो होम हो गया, फीचर्स हो गया, प्राइसिंग हो गई, ये सारे के सारे मेरे एंकर टैग्स हैं जिनको हम अपने नैव बार के अंदर ऐड कर सकते हैं। पहले तो नैव बार का बैकग्राउंड सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे बैकग्राउंड बॉडी टर्जरी हम देने वाले हैं। तो एक और क्लास इसे हम दे देते हैं यहाँ पर, सेव रिफ्रेश। तो क्या हुआ, इसका बैकग्राउंड कलर हल्का सा चेंज हुआ है, इतना ज्यादा चेंज नहीं हो बट हल्का सा ग्रेश टोन आ गई है। एंड नैव बार की एक और स्पेशल चीज होती है, जैसे यहाँ पर अगर मैं कोई पैराग्राफ टैग बना दूं जिसके अंदर बहुत सारा हम टेक्स्ट इंक्लूड करने वाले हैं, सेव, ये बहुत सारा पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट मैंने इंक्लूड कर दिया है, रिफ्रेश। अब हम चाहें तो इसे एक क्लास यहाँ पर दे सकते हैं, इट इज अ स्पेशल क्लास कॉल्ड फिक्स्ड टॉप। तो नैव क्लास के अंदर जैसे ही मैंने फिक्स्ड टॉप ऐड कर दिया, इसे करेंगे सेव, तो अभी क्या हो रहा है, ये सब कुछ यहाँ पर स्क्रॉल हुए जा रहा है, बट जैसे ही रिफ्रेश करेंगे अब मेरा ये जो नैव बार है ये ऊपर फिक्स्ड हो जाएगा टॉप के ऊपर। अब जैसे ही इसको हम स्क्रॉल करेंगे तो नैव बार वैसे का वैसे मुझे पूरा दिखाई देगा, बाकी सारी चीजें इसके नीचे क्या होंगी, स्क्रॉल हो रही होंगी। तो इस तरीके से नैव बार को हम टॉप के ऊपर फिक्स कर सकते हैं, और भी डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं इसको फिक्स करने के। अब क्या करेंगे, नैव बार के ऊपर हम डिफरेंट चीजों को क्रिएट करेंगे, यानी इन ऑप्शंस को हम क्रिएट करने वाले हैं। तो एक नैव बार नैव नाम से एक क्लास बना लेते हैं इसके अंदर। तो ब्रांड नेम के बाद एक नैव बार नैव से हमने डिव क्लास बना ली, इसके अंदर हम डिफरेंट एंकर टैग्स को क्रिएट करेंगे। तो हम पहले होम का बटन रख सकते हैं, उसके बाद हम चाहें तो एक कॉन्टैक्ट का बटन रख सकते हैं, एक और बटन रख सकते हैं, अबाउट अस का ये बटन रख लेते हैं, 3 बटन हम रख सकते हैं। एंड अभी ये एंकर टैग्स की फॉर्म में डिस्प्ले होंगे, यानी 3 बटन कुछ इस तरीके से मुझे डिस्प्ले होकर दिखाई देंगे। अब सारे एंकर टैग्स को सेम लाइन पर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी ये जो नैव बार क्लास है इसके अंदर हमें क्लास देनी पड़ेगी विच इज नैव बार एक्सपैंड एलजी, यानी लार्ज स्क्रीन के ऊपर अपने नैव बार के ऑप्शंस को हमें एक्सपैंड करना है। तो इस क्लास को यहाँ पर दे देते हैं, सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो इस तरीके से एक सिंगल लाइन के अंदर मेरे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब इंडिविजुअल एंकर टैग को मैं क्लास दे सकती हूँ नैव लिंक। नैव लिंक क्लास से क्या होगा, ये लिंक कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएंगे और जो बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग है वो इनके ऊपर आ जाएगी। तो हर एक एंकर टैग को हम क्लास दे देते हैं नैव लिंक, एंड इसके साथ साथ href टू हैश, ये कर लेते हैं कॉपी एंड सारे ऑप्शंस के अंदर पेस्ट, सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से मेरे ऑप्शंस अब मुझे दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा हम जूम इन करें यहाँ पर, तो जैसे इसके ऊपर हम हवर कर रहे हैं वैसे क्या हो रहा है, ये ऑप्शन थोड़ा सा डार्क हो रहा है। ये बाय डिफॉल्ट स्टाइलिंग है नैव लिंक की, कि जैसे हवर कर रहे हैं वो एक्टिव होते ही थोड़ा सा डार्कर कलर लेकर आ रहा है। हम चाहे तो इनमें से किसी एक को डिसेबल्ड भी कर सकते हैं, इसे सिंपली मुझे डिसेबल्ड क्लास देनी पड़ेगी, बट अभी के लिए उसकी जरूरत नहीं है। तो ये होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस, इस तरीके से हम अपने नैव बार के अंदर सेक्शंस बना सकते हैं। अब जब हम इसे इंस्पेक्ट करेंगे तो इंस्पेक्ट करने पे क्या होगा, इंस्पेक्ट करने पे सिंपली जैसे ही स्क्रीन साइज छोटा होगा वैसे क्या हो रहा है, ये ऑप्शंस यहाँ पर राइट की तरफ आ जाएंगे मेरे पास, एंड और छोटा होगा तो राइट की तरफ ही रहेंगे। बट जैसे ही मेरा लार्ज स्क्रीन साइज आ जाएगा, लार्ज स्क्रीन साइज क्या होता है, लार्ज स्क्रीन साइज की बात की थी हमने कंटेनर के अंदर, यानी लेआउट में जाकर, यानी लेआउट के अंदर जाकर जब हम कंटेनर पर जाएंगे तो मेरे स्क्रीन साइजेस यहाँ पर है। तो अभी हमने क्या दिया है, कंटेनर फ्लूइड दिया है। तो अभी हमारा जो लार्ज स्क्रीन है वो कहाँ पर डिफाइंड है, 992 पिक्सल्स पर है। तो जैसे ही हम 992 पिक्सल्स को हिट करते हैं वैसे ही क्या होता है, वैसे ही मेरे ऑप्शंस जो अभी सिंगल लाइन के अंदर लिखे हुए थे वो सारे के सारे कोलैप्स होकर राइट की तरफ आ जाते हैं। हम चाहते हैं मीडियम पर राइट की तरफ आए, तो हम इसको नैव बार एक्सपैंड मीडियम भी लिख सकते हैं। तो नैव बार मीडियम के बाद एक्सपैंड हो जाएगा। तो अब इसे अगर रिफ्रेश करें तो ऑप्शंस छोटे छोटे कब तक रहेंगे, जब तक मीडियम साइज हिट नहीं होता। मीडियम साइज क्या है, मीडियम साइज है 768 पिक्सल्स। तो जैसे ही 768 पिक्सल्स आएगा ये कोलैप्स हो जाएंगे, 768 पिक्सल्स तक कोलैप्स रहेंगे। 768 पिक्सल्स के बाद यानी कुछ यहाँ पर आते ये सारे के सारे एक्सपैंड हो जाएंगे। तो हमारे नैव बार कब कोलैप्स हो कब एक्सपैंड हो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज जो हम देखने वाले हैं वो है कि यहाँ पर इसे टॉगल कैसे करें, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर इंस्पेक्ट कर क्या आ रहा था, राइट की तरफ एक टॉगल बटन आ रहा था। टॉगल बटन हम क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से।
यानी एक बटन है जिसको हम क्लास दे सकते हैं नैवबार टॉगलर। तो ये सारा का सारा जो कंटेंट है मेरी नैवबार का, इसको एक डिव के अंदर, एक कंटेनर फ्लूइड नाम के डिव के अंदर हम ऐड करने वाले हैं। तो ये सारा कंटेंट आ गया। कंटेनर फ्लूइड डिव के अंदर क्या करेंगे, ब्रांड नेम के बाद हम एक बटन टैग ऐड करेंगे जिसको हम क्लास देने वाले हैं, ये वाली क्लास नैवबार टॉगलर, या नैवबार टॉगलर हम ऐड कर देते हैं। साथ के साथ हम इसे एक आइकन दे सकते हैं, तो ये स्पैन क्लास को हम ऐड कर देंगे बटन के टेक्स्ट की जगह पर। ये स्पैन आ गया, मतलब मेरे पास एक टैग आ गया। इससे क्या चेंजेस आएंगे, रिफ्रेश, इससे मेरे ये सारे ऑप्शंस अब राइट की तरफ आ जाएंगे। अब जितने भी हमारे मेन्यू ऑप्शंस हैं उन सब के लिए हम एक डिव क्लास बना सकते हैं। तो ये डिव क्लास आएगी यहां पर। मेन्यू ऑप्शंस के अंदर हमने क्लास को नाम दिया है कोलैप्स एंड नैवबार कोलैप्स। इससे कोलैप्सेबल मेन्यू बन जाएगा। कोलैप्सेबल मेन्यू यानी जो छोटे स्क्रीन साइज पर छोटे साइज में आ जाता है, एंड इसको हमने एक आईडी भी दे दिया है, नैवबार नैव ऑल्ट मार्कअप। अब साथ के साथ हम क्या करेंगे, हमारा जो बटन था उस बटन को हम डेटा बीएस कोलैप्स टॉगल, ये एक एट्रीब्यूट है जो इसके लिए सेट करेंगे। तो इस बटन को ये एट्रीब्यूट दे देते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से दो डिव्स हमने बना दिए, एक कंटेनर फ्लूइड डिव हमने ऐड किया है और एक सारे के सारे मेन्यूज को रैप करने के लिए हमने कोलैप्स डिव बनाया है। अब अभी के लिए क्या हो रहा है, वो हमें आइकन अभी भी दिखाई नहीं दे रहा। वो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ये डेटा बीएस टारगेट, इसे हमें करना पड़ेगा कॉपी एंड पेस्ट। इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो जैसे ही हम इंस्पेक्ट करेंगे वैसे ही क्या होगा, जैसे ही छोटे छोटे स्क्रीन साइजेस आएंगे, अब मेरा कोलैप्सेबल मेन्यू आ गया। कहां पर आ गया, जैसे ही लार्ज से हम मीडियम की तरफ शिफ्ट हुए, अब हमारे आइकन डिस्प्ले हो रहा है। आइकन पर क्लिक करते ही हमारे सारे मेन्यू ऑप्शंस मुझे दिखाई देने लग जाएंगे। आइकन पर वापस क्लिक करेंगे तो ये वापस हट जाएगा। पर ये सारी फंक्शनैलिटी नैवबार के अंदर वर्क नहीं करेगी अगर हम अपनी जावास्क्रिप्ट को यूज नहीं करेंगे। यानी अगर हम बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, इस पर क्लिक करते जाएं तब भी मेन्यू के ऑप्शंस मुझे दिखाई नहीं देंगे। सिर्फ क्या होगा, ये कोलैप्स हो जाएगा, बट कोलैप्स होकर एक्सपैंड नहीं होगा छोटे स्क्रीन साइजेस पर। तो वो फंक्शनैलिटी अगर हमें चाहिए नैवबार के अंदर, तो हमें स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करना पड़ेगा। अब अगर रिफ्रेश करें तो अब मेरे ऑप्शंस मुझे दिखाई देंगे। तो इस तरीके से एक कोलैप्सेबल एक्सपैंडेबल नैवबार हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। तो कुछ नहीं किया हमने, यहाँ वाली जो चीजें थी उन्हीं को थोड़ा थोड़ा समझा, उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा हमने वर्कआउट किया है। अब हम चाहें तो और ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं नैवबार के अंदर। हम चाहें तो ड्रॉप डाउन्स को ऐड कर सकते हैं, ये ड्रॉप डाउन भी वर्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। हम चाहें तो डिफरेंट फॉर्म्स भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म्स के बारे में वैसे हम बाद में जाके पढ़ने वाले हैं डिटेल में, बूटस्ट्रैप फॉर्म्स के बारे में। बट हम चाहें तो फॉर्म एलिमेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं अपने नैवबार के अंदर। फॉर्म एलिमेंट्स को ऐड करना बहुत ही सिंपल होगा, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होने वाला है। जैसे हमने एचटीएमएल के अंदर फॉर्म पढ़े थे, उसी तरीके के कुछ फॉर्म्स होंगे। जैसे यहाँ चाहें तो एक हम फॉर्म बना सकते हैं, नैवबार के अंदर आ जाते हैं इस डिव के बाद। यहाँ पर हम चाहें तो एक फॉर्म बना सकते हैं, फॉर्म के अंदर एक इनपुट एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज इनपुट ऐड कर दिया, अभी के लिए आर्या लेबल हटा देते हैं। ये जो आर्या लेबल्स होते हैं बेसिकली स्क्रीन रीडर्स के लिए होते हैं। तो स्क्रीन रीडर्स के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है, तो आप चाहें तो इन्हें इंक्लूड भी कर सकते हैं। एंड हम एक सर्च बटन ऐड कर देते हैं, सेव एंड इसे कर देंगे रिफ्रेश। तो यहाँ क्या हुआ, ये सर्च आ गया, ये सर्च बटन आ गया। अब ये इस तरीके से इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि फॉर्म को हमने स्टाइलिंग नहीं दी। फॉर्म को हम ये क्लास दे देते हैं डीफ्लेक्स। तो इस फॉर्म को जब हम क्लास दे देंगे, सेव एंड रिफ्रेश, तो इस तरीके से अब मेरे पास सर्च का ऑप्शन भी आ गया। तो यहाँ हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। और ऑब्वियसली फंक्शनैलिटी सर्च वाली हमारे पास होगी नहीं क्योंकि उसके लिए जावास्क्रिप्ट चाहिए और फंक्शनैलिटीज चाहिए। तो इंटरनली काफी सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं। बट ऑब्वियसली नैवबार के अंदर अगर मुझे सर्च देना है तो वो ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल होगा। अब जैसे हम विकिपीडिया का पेज खोल सकते हैं, तो उसके ऊपर मुझे जो सर्च बार दिखाई दे रहा है, सर्च दिखाई दे रहा है, तो इससे भी बेटर दिखने वाली स्टाइलिंग एक तरीके से हमने अपने सिंपल से वेब पेज के ऊपर क्रिएट कर लिया विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। अब नैवबार के ऊपर जैसे हमने फिक्स्ड टॉप की बात की थी, वैसे हमारे पास और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं। वैसे तो हम चाहे तो कलर स्कीम भी चेंज कर सकते हैं। इसके कलर्स को चेंज करने के लिए जैसे डार्क कलर चाहिए तो हम बीजी डार्क, बैकग्राउंड प्राइमरी, इस तरीके से कई कलर्स वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे इस बैकग्राउंड बॉडी टर्जरी की जगह हम यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड प्राइमरी। तो मेरे पास ब्लू बैकग्राउंड आ जाएगा मेरे नैवबार के लिए। और डेटा बीएस थीम अगर हम कॉपी कर लें, यानी यहाँ पर अगर मैंने ऐड कर दिया डेटा बीएस थीम, तो इस तरीके से एक थीम में चीजें आ जाएंगी। तो थीम डार्क सेट करने से क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा लाइट कलर में आ जाएगा। तो ब्लैक की जगह मेरा टेक्स्ट मुझे व्हाइटिश और ग्रेइश कलर्स में दिखाई दे रहा है। एंड इस तरीके से हम चाहे तो सर्च बटन को लाइट पे सेट कर सकते हैं। मेरा जो सर्च बटन है सक्सेस की जगह आउटलाइन लाइट, सेव रिफ्रेश। तो इस तरीके से मेरा सर्च अब मुझे दिखाई देगा। तो कई सारे डिफरेंट चेंजेस हैं जो हम कर सकते हैं और कई सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके अपने नैवबार को और सुंदर बना सकते हैं। अब यहाँ पर जब भी हम नैवबार की बात करते हैं, इसको हम प्लेसमेंट की टर्म्स में भी देख सकते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट हमारा जो नैवबार है वो स्क्रॉल होता रहता है, बट अगर हमें उसे टॉप पे फिक्स करना है तो हम इसे टॉप पे फिक्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिक्स टॉप। हम चाहे तो इसे बॉटम पे भी फिक्स कर सकते हैं। तो फिक्स टॉप की जगह अगर यहाँ पर हम करते हैं फिक्स्ड बॉटम, तो क्या होगा, बॉटम पे फिक्स हो जाएगा, सेव एंड यहाँ पे आके रिफ्रेश। तो अब ये कितना भी हम स्क्रॉल कर ले वेब पेज के ऊपर, बॉटम पे फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से नेविगेशन में अगर हमें ऐसे फुटर्स बनाने हैं जिसमें नीचे की तरफ नेविगेशन हो, तो वहां पर हम इस नैवबार को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्टिकी टॉप का भी ऑप्शन होता है। स्टिकी टॉप की मदद से क्या होता है, इसे हम कर लेते हैं दोबारा से फिक्स्ड टॉप। अब फिक्स टॉप पर अगर ये तो काफी सारा कंटेंट है, काफी सारी हेडिंग H2 है मेरी और कंटेंट है जो इसके नीचे जा रहा है। एंड इसके अलावा अगर हम कुछ चीजें हैं जो ऊपर डिस्प्ले कराएंगे, हेलो वर्ल्ड अगर मैंने ऊपर डिस्प्ले कराया, तो अभी क्या होगा, क्योंकि ये टॉप पर आकर फिक्स हो गया है, तो हेलो वर्ल्ड इसी के नीचे जो वो लेयर है वो रह जाती है। बट अगर मैं इसे स्टिकी टॉप कर दूं, तो जो कंटेंट हम इसके ऊपर दिखाना चाहते हैं नैवबार के ऊपर, रिफ्रेश करेंगे तो वो कंटेंट क्या होगा, वो कंटेंट अब ऊपर की तरफ मेरे पास मुझे दिखाई देगा। अब जैसे ही स्क्रॉल करेंगे वैसे ही स्टिक कर जाएगा, पर हम इसके ऊपर वाला कंटेंट देख पाएंगे। बट फिक्स्ड टॉप के अंदर ये चीज हमारे पास नहीं होती। फिक्स टॉप के अंदर हम इसके ऊपर का कंटेंट कभी देख ही नहीं सकते। बहुत ज्यादा स्क्रॉल करेंगे तो शायद वो थोड़ा नीचे की तरफ आ जाए, बट कभी भी एज सच हमें एक अच्छा यूआई नहीं मिलेगा। तो ऐसे केसेस में जब मेरे नैवबार के ऊपर भी कुछ कंटेंट होता है जिसको हम दिखाना चाहते हैं, उस केसेस में हम स्टिकी टॉप कर सकते हैं।
तो ये काफी सारे डिफरेंट फीचर्स थे जो हमने नैवबार के अंदर पढ़े एंड सारे ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स को हमने कवर कर लिया है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की। नेक्स्ट कंपोनेंट जिसकी हम बात करेंगे ये मेरा कार्ड्स कंपोनेंट। अब कार्ड्स को ऑलरेडी हमने वेनिला सीएसएस से बनाया हुआ है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर बूटस्ट्रैप का एक इनबिल्ट कार्ड हम यूज करने वाले हैं। तो अब हम चले जाएंगे कार्ड्स के ऊपर कंपोनेंट्स के अंदर एंड कार्ड्स पर जैसे ही जाएंगे ये एक एग्जांपल कार्ड हमें दिखाई दिया हुआ है। अब कार्ड्स के डिफरेंट कंटेंट टाइप्स होते हैं। जैसे कार्ड की बॉडी बनाने के लिए हम एक डिव बना सकते हैं क्लास जिसको नाम देंगे कार्ड एंड उसके अंदर एक और डिव आएगा व्हिच इज कार्ड बॉडी। तो इसकी मदद से कार्ड की बॉडी क्रिएट हो जाएगी। टाइटल्स, टेक्स्ट या लिंक्स अगर उसके अंदर ऐड करने हैं तो उसके लिए हम और डिफरेंट क्लासेस को यूज कर सकते हैं। जैसे कार्ड टेक्स्ट लिख देंगे तो कार्ड के ऊपर जो भी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट स्टाइलिंग आ जाएगी सारी की सारी। अगर कार्ड के ऊपर कोई मुझे लिंक डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए क्लास दे सकते हैं कार्ड लिंक किसी भी एंकर टैग को। इमेजेस डिस्प्ले करानी है तो इमेज क्लास को हम क्लास दे सकते हैं कार्ड इमेज टॉप। लिस्ट डिस्प्ले करानी है कार्ड के ऊपर तो हम लिस्ट ग्रुप आइटम एंड इस तरीके से अलग अलग क्लासेस दे सकते हैं। बट इनके डिटेल में हम इतना नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, इस एग्जांपल पर थोड़ा सा वर्क करेंगे। सिंपली अब हम एक कार्ड क्रिएट करने वाले हैं तो क्या करेंगे, नैवबार के नीचे का मेरा ये जो पेज है इसके ऊपर नैवबार को फिक्स कराने की जगह इसका फिक्स टॉप यहाँ से हटा लेते हैं एंड इस पैराग्राफ से पहले हम एक कार्ड क्रिएट करेंगे। अब कार्ड को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें एक डिव बनाना पड़ेगा विद क्लास कार्ड। तो कार्ड क्लास के साथ ही हमने डिव क्रिएट कर लिया, कर लेते हैं इसको सेव एंड इस डिव के अंदर सबसे पहले हम एक इमेज ऐड करेंगे। तो एक इमेज ले लेते हैं। सोर्स ऑलरेडी हमने एक इमेज ली हुई है photo.jpg। आप चाहे तो कोई भी इमेज ले सकते हैं। लेट्स सपोज हमने ले लिया photo.jpg और इस इमेज को हम एक क्लास देने वाले हैं जो होने वाली है कार्ड इमेज टॉप। यानी कार्ड के ऊपर ऐसी इमेज जो टॉप के ऊपर जाए वो स्टाइलिंग इसके ऊपर ऐड हो जाएगी। इसको कर लेते हैं सेव। अब कार्ड को हमने सिर्फ इतना बनाया जिसके अंदर सिर्फ इमेज है तो मेरा पेज कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसके ऊपर ये मेरा कार्ड आ रहा है। अब इसे और स्टाइलिंग देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्ड बॉडी का एक डिव बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक डिव बनाएंगे कार्ड बॉडी के नाम से एंड इसके अंदर कंपोनेंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले एक हेडिंग H5 ऐड कर लेते हैं, पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं और एक एंकर टैग जिसको बटन की तरह हम दिखा रहे हैं उसे ऐड कर लेते हैं। सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो मेरा कार्ड कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है। अब ये कार्ड इतने बड़े एरिया में मुझे दिखाई दे रहा है पर मुझे इतने बड़े एरिया में नहीं चाहिए तो इसको हम स्टाइल करके कुछ पर्टिकुलर विड्थ दे सकते हैं 18 रेम्स के इक्वल। तो यहाँ पर स्टाइल ऐड कर दिया, सेव रिफ्रेश। तो एक छोटा कार्ड मेरे पास डिस्प्ले होकर आ गया। ये मेरा इमेज वाला पार्ट है, ये मेरी H5 हेडिंग है। यहाँ से मेरे कार्ड के अंदर जो डिस्प्ले हुआ है वो कुछ यहाँ पर है एंड ये मेरा बटन है। हम चाहे तो इस कार्ड को थोड़ी सी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कार्ड टाइटल की जगह आई कैन जस्ट राइट फोटोग्राफी, सेव, इट इज एन आर्ट टू कैप्चर इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो इस तरीके का कुछ टेक्स्ट आ जाएगा। बटन के ऊपर हम लिख सकते हैं नो मोर, रिफ्रेश। तो इस तरीके से ये मेरा एक कार्ड बन गया। फोटोग्राफी के बारे में बात हो रही है क्योंकि इमेज वैसी लगाई हुई है, कुछ उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया एंड नो मोर। इस बटन से हम क्या कर सकते हैं, इसको किसी और पेज की तरफ या किसी और वेबसाइट की तरफ रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सुंदर से दिखने वाले कार्ड को हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर कई ऐसी स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज है जिनको हमें खुद से नहीं ऐड करना पड़ा। जैसे पैडिंग हमें नहीं ऐड करनी पड़ी, मार्जिन नहीं ऐड करनी पड़ी, बैकग्राउंड कलर नहीं सेट करना पड़ा। तो बहुत सारी चीजें जो बूटस्ट्रैप ने हमारे लिए आसान कर दी। तो इस तरीके से अगर हमें कार्ड्स बनाने हैं किसी वेबसाइट के ऊपर तो उनको भी हम बूटस्ट्रैप की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बूटस्ट्रैप के अंदर लेआउट्स में ग्रिड लेआउट की। तो बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम होता है वो बहुत ही पावरफुल है एंड ये फ्लेक्सबॉक्स बेस्ड ग्रिड सिस्टम है। यानी फ्लेक्सबॉक्स के अंदर काफी सारी प्रॉपर्टीज थी। फ्लेक्सबॉक्स का काम क्या होता था कि एलिमेंट्स को जितनी स्पेस दी गई है, जिस तरीके से वो डिस्प्ले होते हैं, वो डिस्प्ले चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन स्क्रीन साइज। वैसा ही कुछ सिमिलर चीज हमारे लिए ग्रिड सिस्टम करता है बूटस्ट्रैप के अंदर। जैसे अगर हमने 3 कॉलम्स बनाए हैं या फिर अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो इस तरीके से अगर हमने ये कुछ लेआउट क्रिएट किया है तो रिस्पॉन्सिवनेस की टर्म्स में अगर स्क्रीन साइज छोटा होगा तो मेरे पास ये लेआउट भी चेंज होगा। यानी जैसे जैसे स्क्रीन साइज छोटा हो रहा है वैसे वैसे लेआउट में क्या हुआ, एक पर्टिकुलर स्क्रीन साइज पर अब तीनों जो डिव्स थे, तीनों जो मेरे बॉक्सेस थे, उनको पूरी की पूरी विड्थ मिल रही है और जैसे इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे वैसे लेआउट चेंज होकर कुछ ऐसा बन जाएगा। तो जो लेआउट है वो चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन स्क्रीन साइज। तो कैसे लेआउट में मेरे एलिमेंट्स किस तरीके से डिस्प्ले होकर मुझे दिखाई देंगे वो हम ग्रिड सिस्टम की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। अब ग्रिड सिस्टम के अंदर एक पर्टिकुलर रूल होता है जिसके ऊपर पूरा ग्रिड सिस्टम वर्क करता है और वो रूल कहता है कि हमारा जो भी रो है वो 12 कॉलम सिस्टम पर वर्क करती है। मतलब बाय डिफॉल्ट जब भी हम बूटस्ट्रैप के अंदर ग्रिड बनाते हैं तो उसमें जो भी रो होगी वो रो इक्वली 12 यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड है। इस तरीके से हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो 12 इक्वल यूनिट्स के अंदर कोई भी मेरी रो है जो डिवाइडेड होती है। अब हम चाहें तो अपने जितने भी एलिमेंट्स होते हैं मेरे ग्रिड सिस्टम के अंदर, तो ये 12 कॉलम सिस्टम है। यानी ये मेरा फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम हो गया, फोर्थ कॉलम हो गया। इन यूनिट्स को हम कॉलम की फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम किसी भी रो के अंदर मान लेते हैं 2 डिव्स बनाते हैं और दोनों डिव्स को हम इक्वल स्पेस देना चाहते हैं तो मैं कह सकती हूँ 1 2 3 4 5 6। तो मेरा जो फर्स्ट डिव है वो 6 यूनिट्स की स्पेस लेगा एंड मेरा जो सेकंड डिव है वो भी 6 यूनिट्स की स्पेस लेगा। तो अगर हम 2 डिव्स को 50-50 स्पेस देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक डिव 6 यूनिट्स की स्पेस ले रहा है, दूसरा डिव भी 6 यूनिट्स की स्पेस ले रहा है। तो जो भी मेरा ग्रिड लेआउट है, ग्रिड सिस्टम है, वो 12 कॉलम्स के ऊपर वर्क करता है, 12 इक्वली स्पेस्ड कॉलम्स के ऊपर। तो अपनी कोई भी ग्रिड क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ग्रिड को बनाने के लिए हमें एक कंटेनर क्लास की हमेशा जरूरत होगी। बिना कंटेनर क्लास के हम ग्रिड को क्रिएट कर ही नहीं सकते। इसीलिए हम सबसे पहले अपने इस पेज को कंप्लीटली एम्प्टी कर लेते हैं ग्रिड्स को समझने के लिए। ये हमने अपना नैव बार भी हम हटाने वाले हैं। सेव, कंप्लीटली खाली पेज हमारे पास आ गया। अब इस पेज के अंदर सबसे पहले हम अपना कंटेनर क्लास वाला डिव क्रिएट करेंगे। इसको कर लिया सेव। इस डिव के अंदर मुझे क्या करना है, अपनी एक रो क्लास बनानी है। तो मैंने बना ली अपनी एक रो क्लास। अब मुझे पता है बाय डिफॉल्ट किसी भी रो के अंदर क्या होता है, किसी भी रो के अंदर मेरे पास कई सारे हम कॉलम्स हैं जो बना सकते हैं।
और बाय डिफॉल्ट एक रो के अंदर 12 यूनिट्स होते हैं, तो 12 कॉलम सिस्टम हमारे पास वर्क करता है। जैसे 12 में से अगर मुझे किसी को भी 6 कॉलम्स देने हैं, यानी 12 में से किसी को भी 50% देना है या 6 कॉलम्स देने हैं, तो मैं सिंपली लिख सकती हूँ कॉल 6। या अगर मुझे 4 कॉलम्स देने हैं तो मैं लिख सकती हूँ कॉल 4, या 2 कॉलम्स देने हैं तो मैं लिख सकती हूँ कॉल 2। 2 कॉलम्स देने का मतलब होगा इतना एरिया देना टोटल में से, 4 कॉलम देने का मतलब होगा इतना एरिया देना, एंड 6 कॉलम देने का मतलब होगा पूरी रो में से 50% एरिया देना। अब हमारे पास कई सारे ग्रिड ऑप्शंस होते हैं। ग्रिड ऑप्शंस कहने का मतलब है कि हमारे पास कई सारे डिफॉल्ट ग्रिड्स होते हैं। डिफॉल्ट ग्रिड यानी डिफॉल्ट कैटेगरीज, टियर्स, यानी हमारे पास एक स्पेसिफाइड साइज है जिसको हम एक्स्ट्रा स्मॉल कहते हैं, कॉम स्मॉल कहते हैं, को मीडियम कहते हैं, को लार्ज कहते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, इस तरीके से कई सारे डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अब इन ग्रिड ऑप्शन से पहले हमें समझना पड़ेगा अपने ग्रिड सिस्टम को, व्हिच इज आवर बेसिक लेआउट। बेसिक लेआउट के अंदर हमने ऑलरेडी देख लिया कि अगर हमारे पास 12 यूनिट्स की स्पेस है तो उसको कॉलम्स के अंदर डिवाइड करने के लिए सबसे आसान तरीका होगा डिवाइड करने का कि हम लिख दें सिंपली कॉलम। तो मैंने अपना पहला कॉलम बना लिया, इसको 1 कह देते हैं, और मैंने अपना दूसरा कॉलम बना लिया, इसको 2 कह देते हैं। तो जब भी हम सिर्फ कॉलम और सिर्फ कॉलम लिखते हैं तो मतलब स्पेस इक्वली डिवाइड हो जाती है। इसको कर लेते हैं सेव एंड यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। तो अभी क्या हुआ, यहाँ 1 आ गया एंड यहाँ पर मेरे पास इसे कर देते हैं 2, ये मेरे पास 2 आ गया। बट इसके बैकग्राउंड को हम थोड़ा कलर भी दे देते हैं, तो यहाँ पर बैकग्राउंड को कर देते हैं, लेट्स से सक्सेस कर दिया, एंड इस बैकग्राउंड को हम कर देंगे प्राइमरी। इसको कर देते हैं सेव रिफ्रेश, तो इसे सक्सेस कर देते हैं एंड प्राइमरी की जगह इसे अभी के लिए डेंजर कर देते हैं। तो ग्रीन एंड रेड का मिक्सचर आ जाएगा। ये मेरे पास 12 जो यूनिट्स थे उसमें से 50% यूनिट्स मेरे 1 ने ले लिए एंड 50% यूनिट्स मेरे 2 ने ले लिए। तो जब भी हम कॉलम लिखते हैं उससे क्या होता है, इक्वली मेरे यूनिट्स डिवाइड हो जाते हैं। मैं चाहूं तो एक और रो को क्रिएट कर सकती हूँ थोड़ा सा स्पेस के साथ। तो एक और रो में, नेक्स्ट रो में हम क्या करेंगे, 3 डिव्स को बना देंगे। इसको नाम दे देते हैं 3 एंड इसे हम कलर दे देते हैं सक्सेस, सेव रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, तीनों डिव्स को इक्वली मेरे यूनिट्स डिवाइड अप होकर मिल गए। इसे 4 यूनिट्स मिले हैं, इस 2 को 4 यूनिट्स मिले हैं और इस 3 को भी 4 यूनिट्स मिले हैं। तो ये तो एक तरीका है कि ऑटोमेटिकली अपने आप मेरे कॉलम्स को यूनिट डिवाइड अप हो जाए। सेकंड तरीका होता है कि मैं इनको कुछ नंबर्स दे दूं। अब नंबर्स के अंदर हम चाहें तो फर्स्ट वाले को कॉलम 6 दे दें, तो कोई चेंज नहीं आएगा, सेव करेंगे रिफ्रेश करेंगे इसी तरीके से रहेंगे। पर अगर हम इसे दे दें 4 एंड 2, तो उससे क्या होगा, सक्सेस को 4 यूनिट्स मिलेंगे, डेंजर को 2 यूनिट्स मिलेंगे, रिफ्रेश करेंगे इसे 4 मिले, इसे 2 मिले, बाकी के जो यूनिट्स बच गए वो खाली स्पेस में चले जाएंगे। बट हम चाहें तो इसे, अगर हमने 4 दिया है तो सेकंड वाले को हम 8 यूनिट्स भी दे सकते हैं। तो ये 4 8 का डिवीजन मेरे पास होकर आ जाएगा। सेम चीज हम चाहें तो सेकंड रो के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कॉलम को मैंने 2 यूनिट्स दे दिए, सेकंड कॉलम को मैंने 8 यूनिट्स दे दिए, थर्ड कॉलम को मैंने दोबारा से 2 यूनिट्स दे दिए, सेव रिफ्रेश। तो इसे 2 मिले हैं, थर्ड वाले को 2 मिले हैं एंड सेकंड वाले को मेरे पास 8 यूनिट्स मिले हैं। अब अभी जो हमने रोज को इंप्लीमेंट किया है, इनको अगर हम इंस्पेक्ट करें और हर साइज में अगर इनको देखें तो हर साइज में क्या होगा, सेम यूनिट्स फॉलो हो रहे होंगे। मतलब फर्स्ट रो के अंदर 2 को 8 यूनिट ही मिलेंगे, सेकंड कॉलम को एंड फर्स्ट कॉलम को 4 यूनिट्स ही मिलेंगे। और ये सेम डिवीजन चाहे हम किसी भी स्क्रीन साइज पर चले जाए, इनफैक्ट सबसे छोटे स्क्रीन साइज पर चले जाएं तब भी सेम डिवीजन मेरे पास आ रहा होगा। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे थोड़ी और रिस्पॉन्सिवनेस चाहिए, यानी हम चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्क्रीन साइज को हिट करने के बाद ये क्या करें, सारी 100% विड्थ को ऑक्यूपाई कर ले। तो उस केस के लिए हम ग्रिड ऑप्शंस को यूज करते हैं। तो यहां पर आ जाते हैं हमारे ग्रिड ऑप्शंस। जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास कई सारे डिफरेंट ग्रिड ऑप्शंस आ जाते हैं। अब ग्रिड ऑप्शन कहने का मतलब क्या होता है, अब इस चीज को और डिटेल में समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा अपने ग्रिड ऑप्शंस को, यानी ग्रिड ऑप्शंस की हेल्प से हम अपने लेआउट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अब अभी तक हमने कौन सी क्लास को यूज किया है, जैसे हमने कॉलम 6 को यूज किया है, तो कॉलम कहां पर डिफाइंड है, सिर्फ कॉलम क्लास हमारे एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए डिसाइडेड है। तो कॉलम 6 लिखने का मतलब है कि एक्स्ट्रा स्मॉल या उससे बड़े स्क्रीन साइजेस के लिए ये वाला लेआउट एप्लीकेबल होगा। तो मतलब किसी भी डिव को अगर हमने कॉलम 6 दे दिया तो एक्स्ट्रा स्मॉल मतलब सबसे छोटे स्क्रीन साइज से लेकर सबसे बड़े स्क्रीन साइज तक उसके पास हमेशा 50% यानी 6 यूनिट्स वो ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन वहीं पर अगर मैंने लिख दिया कॉलम मीडियम 6, तो इसका मतलब है कि मीडियम स्क्रीन साइज और उससे बड़े स्क्रीन साइजेस के लिए वो 6 यूनिट्स को ऑक्यूपाई करेगा। उससे छोटे के लिए क्या करेगा, उससे छोटे के लिए 100% को ऑक्यूपाई करेगा। जैसे यहाँ पर कॉलम मीडियम लिखने का मतलब है कि 768 पिक्सल्स और उससे बड़े स्क्रीन साइजेस के लिए 50% विड्थ को ऑक्यूपाई करेगा एंड छोटे स्क्रीन साइजेस के लिए क्या करेगा, 100% विड्थ को ऑक्यूपाई करेगा। पर ग्रिड सिस्टम में बेसिक चीजें जो हमें याद रखनी है वो यही याद रखनी है कि ग्रिड सिस्टम के अंदर रिस्पॉन्सिवनेस को ऐड करने के लिए हमारे पास ग्रिड ऑप्शंस होते हैं, हमारे पास फिक्स्ड स्क्रीन साइजेस होते हैं। हम चाहें तो किसी पर्टिकुलर स्क्रीन साइज पर किसी भी डिव को एक पर्टिकुलर विड्थ दे सकते हैं और हमेशा एक रो के अंदर 12 यूनिट्स की विड्थ होती है, उसी को डिवाइड करने का खेल है कि कितने स्क्रीन साइज के ऊपर आप कितनी विड्थ देते हैं। तो अगर हम चाहें तो हमारी ये जो ग्रिड बनी है, सेकंड वाली जो ग्रिड है, इसको हम सेट कर सकते हैं टू ग्रिड मीडियम 2, ग्रिड मीडियम 8 एंड ग्रिड मीडियम 2। इसको कहने का मतलब ये है कि जब तक मीडियम हिट नहीं होता तब तक हर एक इंडिविजुअल कॉलम 100% विड्थ लेगा। जैसे ही मीडियम स्क्रीन साइज आ जाएगा तो वो क्या करेगा, 2 यूनिट्स ले लेगा, ये 8 यूनिट्स ले लेगा, ये 2 यूनिट्स ले लेगा, मतलब सारे के सारे सिंगल रो के अंदर आ जाएंगे। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अब अगर इसे इंस्पेक्ट करेंगे तो जब तक मीडियम हिट नहीं होता तब तक ये जो सेकंड रो है ये इतनी ही मतलब सिंगल रो के अंदर आएगी, और जैसे ही हम मीडियम को हिट कर लेंगे ये 3 डिफरेंट रोज के अंदर डिवाइड हो जाएगी। वैसे ही सेम चीज हम यहाँ पर कर सकते हैं, इसे कर लेंगे टू एक्स्ट्रा लार्ज 8। अब जब तक एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन साइज है तब तक ये क्या करेगा, तब तक तो हमारे लेआउट को फॉलो करेगा, वरना बाकी केसेस में 100% विड्थ को ऑक्यूपाई करेगा। तो जैसे हम एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन साइज पर आ जाएंगे, यानी इस स्क्रीन साइज पर आ जाएंगे, वैसे ही क्या करेगा, हमारे लेआउट को फॉलो करेगा एंड उससे छोटे स्क्रीन साइज के लिए लेआउट को फॉलो नहीं करेगा, हर कॉलम 100% विड्थ को ऑक्यूपाई करेगा। तो इस तरीके से हम अपने ग्रिड सिस्टम को और ज्यादा रिस्पॉन्सिवनेस बना सकते हैं विद द डिफरेंट स्क्रीन साइजेस। अब एक और चीज हम ट्राई कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, कुछ डिफरेंट रोज को क्रिएट करेंगे, यानी इसको यहां पर एक और हम रो क्रिएट करते हैं, इसके अंदर कई सारे हम कॉलम्स बनाएंगे। कॉलम के अंदर हम बहुत सारा टेक्स्ट लिख सकते हैं। लेट्स सपोज ये रैंडम टेक्स्ट हमने लिख लिया है, एक और कॉलम बना लेते हैं, इसके अंदर भी सेम टेक्स्ट हम लिखने वाले हैं एंड इसी तरीके से एक और कॉलम बना लेंगे विद सेम टेक्स्ट। सेव
एंड रिफ्रेश। अभी क्या हो रहा है, तीनों कॉलम्स को इक्वल यूनिट की स्पेस डिवाइडेड है। हम चाहें तो इन्हें कुछ कलर भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज हमने इसको दिया बैकग्राउंड सक्सेस, इसे हमने दे दिया बैकग्राउंड वार्निंग, एंड इसे भी दे दिया हमने बैकग्राउंड सक्सेस। सेव, रिफ्रेश। तो ये तीन कॉलम्स मेरे पास हैं जो इक्वल स्पेस ले रहे हैं। अब हम कुछ इस तरीके की स्पेसिंग देना चाहते हैं कि जब हम इसे इंस्पेक्ट करें तो ये जो हमारी थर्ड रो है, अभी इसके अंदर क्या हो रहा है, तीनों को इक्वली स्पेस डिवाइड अप होकर मिल रही है। हम चाहते हैं कि जब छोटे स्क्रीन साइज हो, यानी एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर मीडियम तक, तो इसमें तो सबको 100% विड्थ मिले, यानी सबको मिले, यानी सबको अपने 12 यूनिट्स मिले। और हम चाहते हैं मीडियम से लेकर जो हमारा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन साइज है तब तक सबको 50% विड्थ मिले, यानी सबको 6 यूनिट्स मिले। एंड उसके ऊपर जितने भी स्क्रीन साइजेस हैं उसमें सबको 3 यूनिट्स के इक्वल स्पेस डिवाइडेड हो। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन साइज से ऊपर तक के डिवीजन के लिए हमें लिखना पड़ेगा कॉलम एक्स्ट्रा लार्ज 3, एंड साथ के साथ हम मीडियम को भी क्लब कर सकते हैं, यानी मीडियम के लिए मुझे लिखना पड़ेगा कॉलम, यहां पर हम लिखेंगे MD 6, एंड नीचे वालों के लिए बाय डिफॉल्ट 100% विड्थ तो मिलती है। तो ये दोनों जो ग्रिड ऑप्शंस हैं, इन दोनों को ही हम एक साथ लिख सकते हैं अपनी क्लास के अंदर। तो यहां पर क्या करेंगे, अपनी क्लास के अंदर हम लिखने वाले हैं कॉलम मीडियम 6 एंड कॉलम एक्स्ट्रा लार्ज 3, या यहां पर 4 लिख देंगे। 4 से क्या होगा, तीनों में इक्वली डिवाइडेड हो जाएंगे। सेम चीज हम यहां लिख सकते हैं, सेम चीज हम इसमें लिख सकते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। अब थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइलिंग होगी, यानी जब तक मीडियम हिट नहीं होता तब तक 100% स्क्रीन की विड्थ ऑक्यूपाई करेंगे। जैसे ही मीडियम हिट होगा, मीडियम हिट हुआ तो क्या किया, इसने भी 50% ऑक्यूपाई कर लिया, इसने भी 50% ऑक्यूपाई कर लिया, इसने भी 50%। फर्स्ट के 50 एंड सेकंड के 50 से 100%, यानी एक रो भर गई। तो ये थर्ड वाला क्या हुआ, सेकंड रो के अंदर आ गया। और जैसे ही हम एक्स्ट्रा लार्ज को हिट करेंगे वैसे ही क्या होगा, एक्स्ट्रा लार्ज यानी स्क्रीन साइज में तीनों इक्वली मेरी स्क्रीन के ऊपर डिवाइड अप हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम चाहें तो अलग अलग ग्रिड ऑप्शंस को एक साथ सेम डिव के अंदर कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में। अभी तक शुरुआत में हमने क्या डिस्कस किया था कि बूटस्ट्रैप फ्लेक्स बॉक्स के कॉन्सेप्ट्स पर वर्क करता है, यानी फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जो हमने जस्टिफाई कंटेंट सीखा था, अलाइन आइटम सीखा था, अलाइन सेल सीखा था, एंड और भी जो डिफरेंट एट्रीब्यूट सीखे थे वो सारे के सारे मेरे बूटस्ट्रैप के अंदर वर्क करते हैं। तो उन एट्रीब्यूट्स को वर्क कराने के लिए हमें लेआउट के अंदर कॉलम्स में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जाकर कॉलम्स में जाकर हम कई सारी डिफरेंट चीजें वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे वर्टिकल अलाइनमेंट चाहिए तो उसके लिए हम अलाइन आइटम्स कर सकते हैं, स्टार्ट चाहें तो स्टार्ट में कर सकते हैं, सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं तो सेंटर में कर सकते हैं, अगर एंड में अलाइन करना चाहते हैं तो एंड में कर सकते हैं। तो इसको एक बार टेस्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर डिव के अंदर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपना टेक्स्ट ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा टेक्स्ट हमने ऐड कर लिया, इसको करेंगे सेव, रिफ्रेश। तो क्या हो गया, एक्स्ट्रा टेक्स्ट ऐड हो गया। इसके अलावा एक और अपना डिव यहाँ पर हम बना लेते हैं, सेव डिव को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो इसे भी कलर हम दे देते हैं, लेट्स से डेंजर, सेव, रिफ्रेश। तो कई सारे डिफरेंट डिव्स हमारे पास आ गए। अब अभी के लिए इनको हम क्या करेंगे, इक्वल स्पेस देने वाले। तो सिंपली यहाँ पर लिख देंगे कॉलम, इसके लिए भी हम कॉलम लिख देंगे, इसके लिए भी कॉलम लिख देंगे, एंड इसके लिए भी हम कॉलम क्लास कर देंगे, सेव, रिफ्रेश। तो इक्वल स्पेस सबको मिल गई। अब हम क्या करने वाले हैं, अपनी रो को एक हम क्लास दे देंगे विच इज अलाइन आइटम्स स्टार्ट। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने से क्या हुआ, मेरे ये जो डिव्स हैं ये सारे सब स्टार्ट की तरफ अलाइन हो गए। यहाँ पर मेन एक्सिस क्या है, मेन एक्सिस है लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ, क्रॉस एक्सिस क्या है, क्रॉस एक्सिस है टॉप से लेकर बॉटम की तरफ। और अलाइन आइटम्स क्या करता है, अलाइन आइटम्स क्रॉस एक्सिस में स्टार्ट की तरफ अलाइन कर रहा है यहाँ पर। और स्टार्ट कहाँ है, स्टार्ट है टॉप की तरफ, तो सारे के सारे एलिमेंट्स टॉप की तरफ अलाइन हो गए। सेम चीज अगर मैं चाहूँ तो सेंटर की तरफ हम कर सकते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो सारे आइटम्स क्या हुए, सेंटर की तरफ अलाइन हो गए। अगर हम चाहें तो एंड की तरफ भी अलाइन कर सकते हैं, तो सारे के सारे आइटम्स कहाँ हुए, एंड की तरफ अलाइन हो गए। हम चाहें तो अलाइन सेल्फ को भी यूज कर सकते हैं, यानी इंडिविजुअल डिव के ऊपर अगर मान लेते हैं ये वाला जो मेरा डिव है, ये रेड वाला डिव, रेड वाले डिव के लिए जहां पर कलर डेंजर है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे अलाइन आइटम्स, इसको कर देते हैं स्टार्ट, सेव। ये आइटम्स नहीं, यहां पर होगा अलाइन सेल्फ, सेव, रिफ्रेश। तो क्या हुआ, बाकी सारे तो एंड की तरफ अलाइन है क्योंकि अलाइन आइटम्स एंड किया है, इसको अलाइन सेल्फ स्टार्ट किया है, तो रेड वाला कहां पर गया, स्टार्ट की तरफ चला गया। तो इस तरीके से फ्लेक्स बॉक्स के जस्टिफाई कंटेंट जैसे और भी डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम वर्कआउट कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस अवेलेबल है। तो ऐसे हम वर्टिकल अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं अपने ग्रिड्स के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं बूटस्ट्रैप के अंदर एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होते हैं हमारे फॉर्म्स। अब फॉर्म्स के अंदर कई सारी डिफरेंट चीजें हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं, पर हम उतना ज्यादा एक्सटेंसिवली डिस्कस नहीं करेंगे। हम इंपॉर्टेंट चीजों की बात करने वाले हैं, जैसे हमारे फॉर्म कंट्रोल्स हो गए, सिलेक्ट हो गए, चेकबॉक्स एंड रेडियो हो गए, या फिर हमारे फॉर्म का प्रॉपर जो लेआउट होता है वो हो गया। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म कंट्रोल्स की। अब जब भी हम फॉर्म्स की बात करते हैं उसमें कई सारे डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। हम वैलिडेशन देख सकते हैं, रेंज देख सकते हैं, सिलेक्ट देख सकते हैं, लेआउट, इनपुट ग्रुप्स, चेक्स, रेडियोस, कई सारी चीजें देख सकते हैं। और ये हमारा एक बेसिक फॉर्म है जिसको क्रिएट किया गया है विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। तो इसका कोड कुछ इस तरीके से हमारे पास अवेलेबल होगा। अब जब भी हम फॉर्म को क्रिएट करते हैं तो फॉर्म कंट्रोल हमारे पास होते हैं, मतलब डिफरेंट, जैसे इनपुट एलिमेंट कैसे क्रिएट करना है, टेक्स्ट एरिया कैसे क्रिएट करना है, और एक अपग्रेडेड इनपुट बॉक्स या अपग्रेडेड रेडियो बटन्स, उन सबको हम देखने वाले हैं फॉर्म्स के अंदर, यानी जिनके अंदर ऑलरेडी स्टाइल ऐड हो रखा है। तो सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल की बात करते हैं, यानी कि हम टेक्स्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं। अब टेक्स्ट को फॉर्म के अंदर ऐड करने के लिए हम कुछ इस तरीके का एग्जांपल लेंगे। हम सबसे पहले एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्म टैग बनाएंगे, इसको कर लेते हैं सेव। अब फॉर्म टैग के अंदर हम एक क्लास देते हैं MB3। इस क्लास को देने का मतलब है मार्जिन बॉटम 3। तो एक डिफॉल्ट मार्जिन है जिसके बारे में हम यूटिलिटीज में जाकर पढ़ सकते हैं। इसकी मदद से क्या होगा, जो भी मेरा फॉर्म क्रिएट होगा उसके अंदर कोई स्पेसिफिक स्टाइलिंग पहले से ऐड होकर आएगी। तो इसके अंदर हम एक लेबल एंड एक इनपुट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले फॉर्म के अंदर एक लेबल बना लेते हैं, लेबल को हम लिख देते हैं ईमेल, एंड साथ के साथ हम एक इनपुट क्रिएट करेंगे जिसका टाइप होगा टेक्स्ट। तो इसके अंदर एक प्लेस होल्डर ऐड कर सकते हैं, ईमेल, सेव। अब इसको साथ के साथ कुछ क्लासेस दे देते हैं। क्लास हम इसको देंगे फॉर्म कंट्रोल, यानी इनपुट को हम क्लास देने वाले हैं फॉर्म कंट्रोल, एंड लेबल को हम क्लास देने वाले हैं फॉर्म लेबल। तो इसको हमने क्लास दे दी फॉर्म लेबल। इन दोनों को कर लेते हैं सेव,
एंड रिफ्रेश। तो मेरा फॉर्म कैसा क्रिएट हुआ, ये मेरा फॉर्म आ गया जिसमें ईमेल मेरा लेबल है एंड यहाँ पर आकर हम अपनी ईमेल को टाइप कर सकते हैं। अब ये जो लेबल है इस इनपुट के साथ कनेक्टेड नहीं है, कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों की आईडी को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक आईडी ऐड कर देते हैं, आईडी इज इक्वल टू ईमेल एंड इसे कर देते हैं फॉर ईमेल, सेव एंड अब हो गया रिफ्रेश। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे वैसे ये हाईलाइट हो जाएगा, यहाँ पर आकर hello@ अपना college.in इस तरीके से हम अपनी कोई भी ईमेल जो है उसको ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑलरेडी एक स्पेसिफिक स्टाइलिंग जो है हमारे लिए ऐड हो गई है। जैसे स्टाइल में क्या है, जैसे ये एक्टिव हो जाता है मेरा इनपुट एरिया, वैसे ही क्या है यहाँ पर हाईलाइट हो जाता है, ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, तो काफी सुंदर सा स्टाइलिंग फॉर्म्स के लिए ऑलरेडी एडेड है। तो जब भी हम फॉर्म के अंदर लेबल को क्रिएट करेंगे उसको क्लास देंगे फॉर्म लेबल, एंड जब भी इनपुट को क्रिएट करेंगे उसको हम क्लास दे देंगे फॉर्म कंट्रोल। अब जैसे हमने ईमेल को ऐड किया वैसे हम एक और लेबल और इनपुट ऐड कर सकते हैं अपने पासवर्ड के लिए, तो इसको कर देते हैं फॉर पासवर्ड एंड इसका आईडी भी कर देते हैं पासवर्ड। यहाँ पर लिख देंगे पासवर्ड, टाइप में भी हम सेम चीज लिख देंगे विच इज माई पासवर्ड एंड प्लेस होल्डर में भी पासवर्ड, सेव एंड यहाँ पर कर देंगे रिफ्रेश। तो एक मेरे पास ईमेल हो गया, एक मेरे पास ये पासवर्ड हो गया। अब इस फॉर्म के अंदर हम चाहें तो और इनपुट्स भी ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मेरी इस क्लास MB3 का क्या मतलब था। जब भी हम अपने बूटस्ट्रैप के अंदर यूटिलिटीज पर जाते हैं तो यूटिलिटीज में स्पेसिंग के अंदर जाकर हम अपनी मार्जिन एंड पैडिंग की यूटिलिटीज को यूज कर सकते हैं। तो कई सारी नोटेशन है जिनको हम यूज कर सकते हैं। अगर मुझे कहीं भी मार्जिन सेट करनी है तो हम M को यूज कर सकते हैं, पैडिंग सेट करनी है तो P को यूज कर सकते हैं, एंड उसके साथ मान लेते हैं मुझे मार्जिन बॉटम सेट करनी है तो MB को अगर कंबाइन कर देंगे तो मार्जिन बॉटम हो जाएगा, PB को कंबाइन कर देंगे तो पैडिंग बॉटम हो जाएगा। एंड फिर हम साइजेस डिफाइन कर सकते हैं। 3 का मतलब है बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन या पैडिंग सेट होगी, अगर मुझे 1.5 टाइम्स करनी है तो हम 4 सेट कर देंगे, 3 टाइम्स करनी है तो हम 5 सेट कर देंगे। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से हम अपनी मार्जिन एंड पैडिंग को सेट कर सकते हैं स्पेसिंग में। पर बूटस्ट्रैप की स्पेसिंग में हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बेसिकली अपने फॉर्म को हमने MB3 क्लास दे दिया ताकि स्पेसिंग थोड़ा सा ठीक सेट रहे। अब हम चाहें तो फॉर्म इनपुट्स को साइज में बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। जैसे फॉर्म कंट्रोल LG से मेरा जो इनपुट बॉक्स होगा वो साइज में बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। हम चाहें तो इसे स्मॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक और लेबल से हम इनपुट करा सकते हैं, लेट्स सपोज अपना एड्रेस, तो फॉर एड्रेस यहाँ पर भी आईडी कर लेते हैं एड्रेस, ये भी कर लेते हैं एड्रेस एंड इसको भी एड्रेस। तो अभी क्या है, ये मेरे पास मेरा एड्रेस आ गया है, बट हम चाहते हैं कि ये वाला जो इनपुट हो ये थोड़ा सा साइज में बड़ा हो। तो साइज में बड़ा करने के लिए इसकी जो क्लास है फॉर्म कंट्रोल, उसकी जगह कर देंगे इसको फॉर्म कंट्रोल लार्ज, सेव रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, साइज में थोड़ा सा बड़ा होकर मेरे पास आया है। यहीं पर इसे अगर हमने स्मॉल कर दिया होता तो ये साइज में स्मॉल होकर हमारे पास आता। इसका टाइप यहाँ पर कर देते हैं हम टेक्स्ट, सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो इस तरीके से हम जो भी हमारा एड्रेस है, लेट्स से कोई मुंबई में रह रहे हैं तो हम अपना एड्रेस इस पर इनपुट कर सकते हैं। अब अपनी स्पेसिंग को और ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी जो क्लास MB3 है इसको फॉर्म को देने की बजाय हम इंडिविजुअल आइटम्स को दे सकते हैं। मतलब MB3 क्लास के अंदर मैं एक डिव क्रिएट कर सकती हूँ जिसके अंदर मेरा इनपुट एंड लेबल दोनों वैल्यूज चले जाएंगे। सिमिलरली एक और MB3 हम क्रिएट करेंगे जिसके अंदर सेम इनपुट एंड लेबल को कॉपी करके हम पेस्ट कर सकते हैं। ये एड्रेस अभी के लिए हटा लेते हैं, सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो क्या होगा, थोड़ी सी स्पेसिंग यहाँ पर बढ़ गई है। तो अब क्या हुआ, मेरी मार्जिन बॉटम आ गई है मेरे इंडिविजुअल डिव आइटम्स के ऊपर। अब फॉर्म्स के अंदर और भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज फॉर्म के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सिलेक्ट। सिलेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, एक ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर कई सारे डिफरेंट आइटम्स होंगे जिनको हम सिलेक्ट कर पाएंगे। अब सिलेक्ट के लिए हमें सिलेक्ट टैग को लिखना पड़ेगा और क्लास देनी पड़ेगी फॉर्म सिलेक्ट। तो हम क्या करेंगे, अपने फॉर्म के अंदर एक और डिव बना लेते हैं जिसके अंदर क्लास होगी MB3 एंड इसके अंदर हम अपना सिलेक्ट टैग लिखेंगे। सिलेक्ट टैग के अंदर हम अपनी क्लास देने वाले हैं फॉर्म सिलेक्ट। अब फॉर्म सिलेक्ट के अंदर कई सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनको हम सिलेक्ट के लिए दे सकते हैं। तो ऑप्शन टैग का हम यूज करेंगे। ऑप्शन टैग के अंदर कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज हमने ऑप्शन दिए 1, इसी तरीके से हम मल्टीपल ऑप्शंस दे सकते हैं। यहां पर हमने दे दिया 2, यहां पर हमने दे दिया 3 एंड इन सब के लिए हम अपनी एक वैल्यू सेट कर सकते हैं, सेव एंड यहाँ कर लेंगे रिफ्रेश। एक सिलेक्ट के लिए मेरे पास ड्रॉप डाउन आ गया, इस पर क्लिक करेंगे तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिनको हम जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसी को हमें और बेहतर करना हो तो हम इस सिलेक्ट को यहाँ पर नाम दे सकते हैं। लेट्स सपोज एक और ऑप्शन हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया जिस पर हम लिख सकते हैं सिलेक्ट समथिंग, और इसको हम क्या देंगे, इसको हम ऑलरेडी सिलेक्टेड लिखेंगे, सिलेक्ट समथिंग। एंड अब ये मेरा ड्रॉप डाउन है जिसके ऊपर जाकर हम कोई भी चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसे और थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए हम लिख सकते हैं चूज योर सिटी। सिटीज के ऑप्शंस दे देते हैं यहाँ पर। लेट्स से मुंबई आ गया, मेरे पास दिल्ली आ गया, मेरे पास पुणे आ गया, सेव रिफ्रेश। अब चूज योर सिटी में ड्रॉप डाउन आया, हम अपनी सिटी जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके के कई सारे ड्रॉप डाउन आपने डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर देखे होंगे। दे आर नथिंग बट द सिलेक्ट ऑप्शन। तो सिलेक्ट ऑप्शन की हेल्प से इस तरीके के ड्रॉप डाउन को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही सेम चीज हमें दिखाई गई है। हम चाहें तो साइजेस को भी चेंज कर सकते हैं। तो फॉर्म सिलेक्ट लार्ज से क्या होगा, लार्ज साइज का आ जाएगा। SM से क्या होगा, स्मॉल साइज का हम ऑप्शन चूज कर पाएंगे। हम चाहें तो डिसेबल्ड भी रख सकते हैं, तो ये मेरा एक डिसेबल्ड सिलेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चीज जिसको हम डिस्कस करने वाले फॉर्म्स के अंदर वो है हमारे चेक बॉक्सेस एंड रेडियो बटन्स। तो इनको हम काफी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं एंड चेक बॉक्सेस को बाय डिफॉल्ट डिफरेंट स्टाइल दे रखा है हमने बूटस्ट्रैप के अंदर। जैसे हम क्या करें, अपने फॉर्म के अंदर अगर हम एक नॉर्मल चेक बॉक्स बनाएं, जैसे यहाँ पर एक हम डिव बना लेते हैं, इस डिव को हम क्लास दे देंगे लेट्स से नॉर्मल, ये क्लास हमने अपनी तरफ से दी है एंड एक और क्लास दे देंगे विच इज MB3। तो यहाँ पर एक लेबल लिख देते हैं, लेबल को हम लिख देंगे अग्री। तो और इसके साथ हम एक इनपुट अटैच कर देंगे जिसका टाइप होगा
चेकबॉक्स। तो इसके हम आईडी दे देते हैं अग्री एंड लेबल को अटैच करने के लिए भी अग्री। इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, एक नॉर्मल चेकबॉक्स मेरे लिए क्रिएट हो गया। अब इसी सेम चेकबॉक्स को अगर मुझे बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग देनी है तो पहले तो इस नॉर्मल को हटा लेते हैं एंड अब इसे हम बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग देने के लिए कुछ क्लासेस को ऐड करेंगे। कौन सी क्लास ऐड करेंगे? सबसे पहले तो हमें अपनी फॉर्म चेक क्लास को ऐड करना पड़ेगा। तो इससे हम फॉर्म का एक चेकबॉक्स क्रिएट करेंगे। उसके बाद इनपुट के अंदर हम फॉर्म चेक इनपुट लिखेंगे, लेबल के अंदर फॉर्म चेक लेबल लिखेंगे। तो इनपुट के अंदर हम एक क्लास ऐड कर देंगे फॉर्म चेक इनपुट एंड लेबल के अंदर क्लास ऐड कर देंगे फॉर्म चेक लेबल। यहां पर आईडी कर देते हैं चेंज, इसे कर देते हैं अग्री बूटस्ट्रैप एंड इसे भी कर देते हैं अग्री बूटस्ट्रैप। सेव एंड नाउ रिफ्रेश। हम चाहें तो दोनों ऑप्शन के अंदर अपने लेबल को बाद में इंक्लूड कर सकते हैं। इस वाले लेबल को भी मैंने ऐड कर दिया है बाद में। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये क्या है, ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन है जो मैंने चेकबॉक्स नॉर्मल HTML से क्रिएट किया है एंड ये मेरा वो चेकबॉक्स है जिसको मैंने बूटस्ट्रैप से क्रिएट किया है। इसके अराउंड मुझे एक हाईलाइटेड ग्लो दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा बेटर स्टाइल दिखाई दे रहा है। इसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा है एज कंपेयर टू द डिफॉल्ट चेकबॉक्स। ये डिफरेंस इन स्टाइलिंग आ जाता है एज कंपेयर टू नॉर्मल HTML एलिमेंट्स। तो इस तरीके से हम अपने चेकबॉक्सेस को क्रिएट कर सकते हैं एंड सिमिलर वे में हम अपने रेडियो बटन्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेरे रेडियो बटन्स हैं, कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ अपना टाइप चेंज करके इसे रेडियो कर देना है। तो इसे कर देते हैं कॉपी एंड पेस्ट। तो यहाँ पर सिंपली टाइप को हम चेंज कर देंगे टू रेडियो एंड इसे हम नाम चेंज करके कर देते हैं रेडियो बूटस्ट्रैप फॉर रेडियो बूटस्ट्रैप। यहाँ पर कर देते हैं यस नो सेव रिफ्रेश। तो ये मेरा एक रेडियो बटन आ गया मेरे पास जिसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब और भी इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स होते हैं हमारे बूटस्ट्रैप के अंदर, यानी अगर हम चाहें तो अपने स्विचेस को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके के स्विच हम क्रिएट कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, इतने पार्ट को कॉपी करके यहाँ कर लेते हैं अपने फॉर्म के अंदर पेस्ट। मुझे कौन सी क्लासेस इंक्लूड करनी है, फॉर्म चेक और फॉर्म स्विच, और यहाँ पर कर लेते हैं मार्जिन बॉटम 3। अब इसे कर लेते हैं सेव। तो क्या होगा, इतने पार्ट से मेरे लिए एक स्विच क्रिएट हो जाएगा। इसको कर लेंगे रिफ्रेश। तो इसे हम ऑन कर सकते हैं, इसे हम ऑफ कर सकते हैं, ऑन ऑफ। तो इस तरीके से अलग अलग स्विचेस को हम क्रिएट कर सकते हैं। मुझे बस फॉर्म चेक इनपुट, फॉर्म चेक लेबल, ये बेसिकली एक चेकबॉक्स ही है जिसको स्विच की फॉर्म में डिस्प्ले कराया गया है। तो स्विचेस कुछ नहीं है, दे आर बेसिकली अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ चेकबॉक्सेस जिनको हम यूज कर सकते हैं अपने फॉर्म्स के अंदर। और भी डिफरेंट चीजें हैं जिनको यूज किया जा सकता है। हम चाहें तो इनलाइन चेकबॉक्सेस भी बना सकते हैं इस तरीके से। अब फॉर्म्स के अंदर इन सारी चीजों के साथ साथ हम पढ़ेंगे अपने लेआउट के बारे में। तो जो लेआउट यानी ग्रिड लेआउट जिसको हमने डिस्कस किया उसको हम फॉर्म के अंदर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल उसका देख लेते हैं कि अभी के लिए मेरा ईमेल और पासवर्ड क्या कर रहे हैं, पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, पर मैं चाहती हूं कि ये दोनों हाफ हाफ विड्थ को ऑक्यूपाई करें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ईमेल और पासवर्ड को, ये मेरा ईमेल वाला डिव हो गया, ये मेरा पासवर्ड वाला डिव हो गया, इन दोनों को हम एक रो के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। यानी हम एक रो क्लास बनाएंगे और इसके अंदर ये वाला जो डिव है ये मेरे ईमेल के लिए आ जाएगा, ये वाला जो डिव है ये मेरे पासवर्ड के लिए आ जाएगा एंड दोनों को हम अपनी कॉलम क्लास दे देंगे। सेव एंड रिफ्रेश। इसने भी 50% विथ को ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब 6 यूनिट्स को, और इसने भी 6 यूनिट्स को ऑक्यूपाई कर लिया। तो ईमेल पासवर्ड अब सेम मेरी रो के अंदर आ गए। अब अगर इसे इंस्पेक्ट करें तो अभी के लिए क्या है, छोटे स्क्रीन साइजेस में भी ये 50-50% रहेगा, पर मुझे चाहिए कि मीडियम से बड़े पर 50-50 रहे, उससे नीचे क्या हो 100% विथ को ऑक्यूपाई कर ले। तो उसके लिए इसको क्या चेंज कर सकते हैं, कॉलम मीडियम 6। ये चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ग्रिड लेआउट में, कॉलम मीडियम 6। सेव रिफ्रेश। तो अभी क्या होगा, जैसे ही मीडियम से छोटे लेआउट में जाएंगे ये 100% विथ ऑक्यूपाई कर लेंगे, और जैसे ही मीडियम या उससे बड़े स्क्रीन साइज पर जाएंगे ये 50-50% विथ ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो इस तरीके से जो ग्रिड लेआउट हमने पढ़ा था उसको हम फॉर्म्स में भी जाकर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और भी डिफरेंट चीजें जिनको हम ट्राई आउट कर सकते हैं। तो फॉर्म्स के अंदर काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजों को कवर कर लिया है। इनफैक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमने अभी तक कवर किया है। तो आई होप बूटस्ट्रैप का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसके जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट लेआउट्स हैं, वो हमें अच्छे से समझ में आए होंगे एंड उनको हम खुद से भी अपना टाइम लगाकर प्रैक्टिस करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा हम चीजों को समझेंगे उतना ज्यादा चीजें हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। अलग से जो भी क्लासेस हमने पढ़ी है कि BTN क्लास किस काम के लिए, फॉर्म्स क्लास किस काम के लिए, फॉर्म कंट्रोल किस काम के लिए, उसको हमें समझना ज्यादा जरूरी है रादर देन कि हम एक एक क्लास जाकर याद करें। इनफैक्ट याद करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल रहेगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप के अंदर बहुत सारी हजारों क्लासेस हमारे पास अवेलेबल होंगी एंड सबको याद करना सेंस नहीं बनाता। टाइम के साथ जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमें जो बेसिक बेसिक क्लासेस है वो ऑटोमेटिकली याद होती रहेंगी।
हाय एवरीवन, और अब हम शुरुआत करने वाले हैं अपने सीएसएस के मेजर प्रोजेक्ट के साथ, जिसके अंदर हम बनाने वाले हैं स्पॉटिफाई की मेन वेबसाइट का क्लोन। तो हमारी जो ओरिजिनल स्पॉटिफाई की वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। मैं जेन्युइनली बताऊं तो फर्स्ट टाइम मैंने जो स्पॉटिफाई खोलकर देखा है वो इस प्रोजेक्ट के लिए खोलकर देखा है। इससे पहले मैंने कभी स्पॉटिफाई यूज नहीं किया। तो स्पॉटिफाई की जो मेन वेबसाइट है वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। लेफ्ट की तरफ हमें एक साइड बार दिख रहा है, होम, सर्च, योर, लाइब्रेरी, इस तरीके के काफी सारे ऑप्शन है। राइट साइड में हमारे पास ये एक पैनल है जिसके अंदर एल्बम्स हमें दिख रही होती हैं, ऑडियोज होते हैं, पॉडकास्ट होते हैं इसके अंदर, एंड इसको हम स्क्रॉल कर सकते हैं। एंड नीचे की तरफ हमारे पास ये एक म्यूजिक प्लेयर टाइप चीज खुल जाती है जब भी हम किसी भी ऑडियो को प्ले कर रहे होते हैं। तो इस पूरी वेबसाइट को हम रीडिजाइन करके कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में लेकर आएंगे, जिसमें हम अपना साइड बार थोड़ा सा रेप्लिकेट करेंगे, थोड़ा सा ऊपर वाला ये स्क्रॉलेबल चीज, मेन जो कंटेंट है उसको रेप्लिकेट करेंगे, नीचे की तरफ एक म्यूजिक प्लेयर भी बनाएंगे। अब मेजर जो इस वेबसाइट का पार्ट होगा उसको तो हम क्लास के अंदर ही करेंगे। एक छोटा सा पार्ट लास्ट में मैं आपको एक होमवर्क की तरह दूंगी ताकि आपको भी थोड़ी सी प्रैक्टिस मिले, जितनी भी चीजें हमने सीखी है सीएसएस के अंदर उन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने की। अब मेजर वेबसाइट को हम अभी क्लास के अंदर ही बनाने वाले हैं। अब एक छोटा सा डिफरेंस आएगा माइनर प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में यहाँ पर, क्योंकि अभी तक माइनर प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्या किया था, साइजिंग के लिए मेजरली हमने पिक्सेल्स को यूज किया था, पर इस प्रोजेक्ट को बनाने के अंदर हम रेम्स को यूज करेंगे। रेम को हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है रिलेटिव साइजिंग के टाइम पर, एंड उसके साथ साथ कई सारी ऐसी एक दो एडिशनल प्रॉपर्टीज होंगी जिनको हम प्रोजेक्ट के साथ साथ सीख रहे होंगे। मतलब हो सकता है बीच में जैसे ओवरफ्लो एक नई प्रॉपर्टी है जिसको हम सीखने वाले, पर उसको हम प्रोजेक्ट करने के साथ साथ सीखेंगे। तो यही होता है यूजुअली जब आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाने जाते हैं, चाहे वो किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर हो, उसको बनाते टाइम भले ही हमें बहुत सारा टेक्नोलॉजी का पार्ट पहले से आते हैं, हमें बहुत सारी सीएसएस आती है, हमें बहुत सारी एचटीएमएल आती है, पर जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज, कुछ ना कुछ एडिशनल चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नई सीखने को मिलती हैं। तो वो सारी हम प्रोजेक्ट को बनाने के साथ साथ सीखेंगे। इसके साथ साथ माइनर प्रोजेक्ट के टाइम में जो हमने गूगल फॉन्ट्स को यूज किया था, जो हमने आइकन्स को यूज किया था, वो सारी नॉलेज को हम यहाँ भी इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अब इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कुछ एसेट्स यानी कुछ आइकन्स हैं जिनको हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके, इनको आप आइकन्स कह सकते हैं, इनको आप फोटोज कह सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें जिनको हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके आपको दे रखा है, उस स्टार्टर फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड हम जो कोड की शुरुआत करेंगे वो कुछ यहाँ पर करेंगे। वीएस कोड के अंदर हमने एक फोल्डर बनाया है, फोल्डर का नाम है स्पॉटिफाई क्लोन। इसके अंदर एक एग्जिस्टिंग फोल्डर है एसेट्स नाम से, ये फोल्डर आपको भी मिल गया डाउनलोड करने के लिए। इस फोल्डर के अंदर काफी सारी इमेजेस होंगी, तो ये जो इमेजेस है ये हम अपनी वेबसाइट के अंदर प्लेस करने वाले हैं ताकि हम ऑलमोस्ट सिमिलर दिखने वाली वेबसाइट को डिजाइन कर सकें। इसके अलावा हमने एक index.html फाइल बनाई है जो भी कंप्लीटली खाली है, style.css फाइल बनाई है जो कंप्लीटली खाली है। अब जब हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे होंगे हम सिर्फ स्पॉटिफाई का क्लोन बनाना नहीं सीखेंगे, हम सीखेंगे कि अच्छे तरीके से सीएसएस को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। एंड इसके साथ साथ जो ये पूरा प्रोसेस रहेगा चीजों को करने का यानी कोड लिखने का, इसी तरीके के प्रोसेस की हेल्प से आप अपने खुद के भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मतलब जैसे हम इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेंगे वैसे ही आप चाहें तो अपने यूनिक प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने खुद के टाइम में। तो एक तरीके से हमारी प्रैक्टिस मिल जाएगी। तो इसको आप एज अ ट्यूटोरियल ट्रीट करिए कि आप सीख रहे हैं कि प्रोसेस क्या होता है प्रोजेक्ट को बनाने का, एंड उसके बाद जाकर आपको खुद से अपनी मर्जी का कोई एक अलग, कोई एक स्पेशल, कोई एक यूनिक प्रोजेक्ट भी बनाकर देखना है। अब एक और स्पेशल चीज, स्पॉटिफाई की ये जो मेन वेबसाइट है, यूजुअली हम क्या करते हैं किसी भी वेबसाइट को अगर हमें इंस्पेक्ट करना होता है हम राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं। अब ये तो हमने यहाँ पर इंस्पेक्ट कर लिया, पर यहाँ पर ये जो मेन वेबसाइट है इसको इंस्पेक्ट हम एक्जैक्टली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस वेबसाइट के अंदर कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं जावास्क्रिप्ट की जो हमें अलाउ नहीं करती जब हम राइट क्लिक करें तो हमारे पास इंस्पेक्ट का ऑप्शन आए। तो उसके कई सारे जुगाड़ हैं, जैसे ये लिंक मैंने कॉपी कर लिया, ऑलरेडी मैंने यहाँ साइन इन किया हुआ है, तो साइन इन के बाद वाला पेज हम कॉपी करने वाले हैं। इसको यहाँ पर ऑलरेडी इंस्पेक्ट करके अगर हम कॉपी कर दें तो इंस्पेक्ट विंडो हमारे पास ऑलरेडी ओपन रहेगी एंड स्पॉटिफाई का पेज यहाँ पर लोड कर जाएगा। या तो आप ये चीज यूज कर सकते हैं, नहीं तो एक और तरीका होता है बट वो थोड़ा सा लंबा तरीका है कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाकर हम प्रिवेसी सेटिंग्स के अंदर जाएंगे और वहां पर जाकर हमें जावास्क्रिप्ट को ऑफ करना पड़ेगा। एंड उसके बाद हम इस वेबसाइट को खोलेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, दोबारा से हम जावास्क्रिप्ट को ऑन करेंगे। बट वो थोड़ा सा लंबा तरीका है, बट वो भी तरीका होता है ऐसी वेबसाइट्स पर इंस्पेक्ट करने का जो हमें अलाउ नहीं करती इनहेरेंटली इंस्पेक्ट करना। बट हम क्या कर सकते हैं, गूगल के पेज पर जाकर इंस्पेक्ट कर सकते हैं, फिर वहां पर अपने इस लिंक को ओपन कर सकते हैं, तो इंस्पेक्ट विंडो हमारे पास ऑटोमेटिकली खुली रहेगी। यहाँ से हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट चीजों को जाकर। तो कुछ इसी तरीके का लेआउट है जिसको हम डिजाइन करने वाले हैं आज। एंड ये एक छोटी सी चीज आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि जैसे ही हम ये एक्सप्लोर प्रीमियम का बटन है, जैसे ही हम थोड़ा सा छोटा करेंगे अपनी साइजिंग को, वैसे क्या होगा, ये बटन गायब हो जाएगा ऑलमोस्ट एट अराउंड 1000 पिक्सल्स, नियर अबाउट 1000 पिक्सल्स। तो इस तरीके की कुछ चीजें भी हम करने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी यहाँ पर 4 डिव्स हमारे पास हैं, इसे और छोटा कर दे तो हमारे पास 3 डिव्स रह जाएंगे। तो फ्लेक्सबॉक्स के अंदर ऐसी चीजें करना बहुत यूजुअल है, बहुत नॉर्मल है। तो हम अपनी वेबसाइट को इसी तरीके से इंप्लीमेंट करने वाले कि वो नियर टू स्पॉटिफाई लगे। अब एक छोटी सी एक्स्ट्रा चीज और मैं बता देती हूँ क्लोन को बनाने शुरू करने से पहले, कि जब भी हम किसी भी वेबसाइट का क्लोन बनाते हैं, वो जो क्लोन होता है वो एक प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा है, उसको हम अपने रेज्यूमे में बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, वो बिल्कुल रेज्यूमे लायक प्रोजेक्ट होता है। बट हमें कभी भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि वो क्लोन एक्जैक्टली वैसा दिखेगा जैसी हमारी वेबसाइट है। क्योंकि जब भी कोई वेबसाइट होती है, जैसे स्पॉटिफाई की वेबसाइट होगी, अमेजॉन की वेबसाइट होगी, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट होगी, ये सारी की सारी वेबसाइट्स को बनाने में बहुत सारा टाइम लगाया है डेवलपर्स ने। ये वेबसाइट्स कई महीने, कई सालों में वैसी बनी है जैसी अभी हमें दिखाई देती है। तो इसीलिए इनका एक छोटी से छोटी चीज कॉपी करने में हमें बहुत सारा टाइम लगेगा, पर हमें उतना टाइम नहीं लगाना होता। एक अच्छा क्लोन वही होता है जो वेरी सिमिलर लगता है हमारी मेन वेबसाइट से। जरूरी नहीं है वो एग्जैक्ट कॉपी हो, पर हाँ मैक्सिमम चीजें अगर हमें सेम सी मिलती हैं, अगर हमें ओवरऑल फील जो है वो अगर सिमिलर सी लगती है मेन वेबसाइट की, तो एक अच्छा क्लोन कहलाता है। तो इसीलिए हम भी एक सिमिलर फील वाली वेबसाइट बनाएंगे, ना कि हम एक छोटी चीज को बिल्कुल डिटेल में जाकर कॉपी करें, हर एक पेज को जाकर कॉपी करें। हम सिर्फ इसके होम पेज पर फोकस करेंगे टू मेक आवर क्लोन। एंड उसके बाद एक बार जब हमारा एक सॉलिड क्लोन का पूरा कोर तैयार हो जाता है, उसके बाद आपके पास जितना टाइम है या जितना आपका मन है उस प्रोजेक्ट को और ज्यादा एक्सटेंड करने का, उस हिसाब से आप स्पॉटिफाई के और डिफरेंट पेजेस के भी क्लोन्स बना सकते हैं। एंड लास्ट में जाकर जब हम जावास्क्रिप्ट सीख लेंगे तो हम उन सबको लिंक कर सकते हैं यूजिंग बटन्स। तो शुरुआत करते हैं अपने कोड के साथ। कोड के अंदर सबसे पहली चीज जो हम करने वाले हैं वो है index.html के अंदर हम अपना बॉयलरप्लेट कोड लिख देंगे। अब यहाँ पर टाइटल को अभी के लिए हम छोड़ देते हैं, ये बेसिकली हमारा बॉयलरप्लेट कोड है। इसके अंदर हम बहुत सारे आइकन्स अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज करेंगे। तो ऑलरेडी हमने एक वेबसाइट के बारे में बात की थी लास्ट टाइम, उसका नाम था फॉन्ट ऑसम। तो फॉन्ट ऑसम का CDN लिंक जो है उसको हम कॉपी करने वाले हैं।
इस लिंक पर हम जाएंगे cdnjs.com libraries font awesome। यहाँ से जाकर ये जो टॉप लिंक है, या तो हम इसे कॉपी कर सकते हैं या सिर्फ लिंक भी कॉपी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, पूरा टैग कॉपी कर लेंगे। टैग इसलिए कॉपी किया ताकि डायरेक्टली इसको हम पेस्ट कर सकें। इसको हमने कर दिया, लंबा सा एक लिंक आएगा, इसे क्लोज कर देते हैं यहाँ से। तो एक लंबा सा लिंक आएगा जो हमारे लिए पेस्ट हो जाएगा। इस लिंक की हेल्प से हम फॉन्ट ऑसम में अवेलेबल जितने भी आइकन्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। तो इसको कर लेते हैं सेव। एंड अब अपने डॉक्यूमेंट के टाइटल की बात करते हैं। हमारा जो अभी index.html है, हमारा फाइनल प्रोजेक्ट कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो इसको तो हटा देते हैं, अपने index.html पर आ जाते हैं। अभी हमारा index.html खाली है। अगर हम यहाँ पर टाइटल से स्टार्ट करें तो ये है हमारी मेन वेबसाइट। मेन वेबसाइट के ऊपर टाइटल में हमें दिखाई दे रहा होगा स्पॉटिफाई वेब प्लेयर म्यूजिक फॉर एवरीवन। ये सेम चीज हम जाकर यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अगर एलिमेंट्स के अंदर इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, यहाँ पर हम अपने हेड के अंदर जाएंगे तो हेड में टाइटल में ये स्पॉटिफाई वेब प्लेयर म्यूजिक फॉर एवरीवन लिखा हुआ है। इसको कॉपी कर लेंगे एंड यही सेम टाइटल हम अपने डॉक्यूमेंट को देने वाले हैं। इसको कर लेंगे सेव एंड यहाँ पे आके रिफ्रेश। तो अब स्पॉटिफाई आ रहा है। बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि आइकन हमारे पास नहीं आ रहा। एंड आइकन्स को भी हम वैसे ही सिमिलर तरीके से ऐड करते हैं जैसे हम अपनी स्टाइल शीट को ऐड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लिंक, रिलेशन के अंदर हम ऐड करने वाले हैं आइकन, क्योंकि हम एक आइकन को ऐड करेंगे। HRF के अंदर हम अपना लिंक ऐड करेंगे। अब मेरा जो आइकन अवेलेबल है वो हमारे एसेट्स नाम के फोल्डर के अंदर कुछ यहाँ पर है। आइकन यानी हमारा लोगो, यहाँ पर हमारा स्पॉटिफाई का लोगो इस फोटो के अंदर है। तो इस फोटो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा लिंक लिखना पड़ेगा। अब अभी हम कौन सी फाइल के अंदर है, अभी हम index.html फाइल के अंदर है। index.html फाइल के रिलेशन में हमारा आइकन, हमारा लोगो कहाँ पर है, वो एसेट्स नाम के फोल्डर के अंदर है। तो जब भी हमें अपने पेरेंट के किसी चाइल्ड फोल्डर के अंदर जाना होता है, जैसे index.html के लिए उसका पेरेंट फोल्डर है ये स्पॉटिफाई क्लोन नाम का फोल्डर, और इसके जब मुझे एसेट्स नाम के फोल्डर में जाना है तो जाने के लिए हम लिखते हैं डॉट/ एंड उसके बाद हम लिखते हैं एसेट्स। तो डॉट/एसेट्स हम लिखेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली VS कोड भी आपके लिए प्रेडिक्ट कर देगा। एंड उसके बाद हमें चाहिए ये लोगो जो हमारा स्पॉटिफाई का लोगो है, यहाँ से लगा देंगे एंगुलर ब्रैकेट्स एंड इसे कर लेंगे सेव। तो अब यहाँ पर जाकर अगर हम रिफ्रेश करेंगे index.html पे तो क्या हुआ, यहाँ पर मुझे मेरा स्पॉटिफाई का क्लोन दिख रहा है। इस पुरानी फाइल को क्लोज कर लेते हैं। तो अब अगर हम सिर्फ ये ऊपर वाला टाइटल देखें तो टाइटल से दोनों वेबसाइट्स बिल्कुल सिमिलर लगेंगी हमें। तो हमने शुरुआत कर दी अपने क्लोन को बिल्ड करने की। अब हम एक बार ओवरऑल पूरा का पूरा लेआउट डिजाइन करने वाले हैं अपनी स्पॉटिफाई वेबसाइट के लिए। अगर हम इस वेबसाइट को ध्यान से देखें तो इस वेबसाइट को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से 3 हिस्से, एक हो जाएगा मेरा ये फर्स्ट मेजर हिस्सा जो यहाँ लेफ्ट की तरफ आ रहा है, इसको हम अपना साइड बार कह सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा जो लेफ्ट की तरफ आ रहा है। एक हो जाएगा ये वाला हिस्सा जिसके अंदर मेरा पूरा का पूरा मेन कंटेंट निकल कर आ रहा है, और एक हो जाएगा ये नीचे वाला हिस्सा जिसके अंदर बेसिकली हमारे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा म्यूजिक प्लेयर हमारा आ रहा है। यानी जो भी हाईलाइटेड हिस्सा है, एक मेरा ये पार्ट है, एक मेरा ये पार्ट है जिसके अंदर हमने क्या किया, पूरा का पूरा अपना साइड बार डिजाइन किया है। एंड आप थोड़ा सा ऊपर जाकर स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रीन भी हमारी 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई। जैसे हम ग्रिड की बात करते थे तो ग्रिड के अंदर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि मेरा एक लेफ्ट साइड बार है, मेरा एक मेन कंटेंट है राइट की तरफ, और नीचे की तरफ मेरी एक म्यूजिक प्लेयर की जगह। तो ये 3 मेन डिव्स हैं जिसके अंदर हमारा पूरा का पूरा कंटेंट जो है समाने वाला है। तो उसी के लिए हम क्या करेंगे, बॉडी टैग के अंदर अपनी एक मेन डिव क्रिएट कर लेंगे। इस मेन डिव के अंदर हमारा सारा का सारा कंटेंट आने वाला है। इस मेन डिव के अंदर हम 3 पार्टीशंस करेंगे। एक पार्टीशन होगा इस हिस्से के लिए यानी मेरे साइड बार के लिए, एक पार्टीशन होगा मेरे मेन कंटेंट के लिए, और एक पार्टीशन होगा हमारे म्यूजिक प्लेयर के लिए। तो उनके लिए हम डिव्स बना लेते हैं। एक को हम देंगे अपना साइड बार, दूसरे डिव को हम क्लास देने वाले हैं, लेट्स कॉल इट मेन कंटेंट, यानी हमारा मेन कंटेंट कहां पर आएगा। एंड तीसरे डिव को हम नाम दे सकते हैं म्यूजिक प्लेयर। तो इस तरीके से 3 डिव्स हमने बना लिया, और एक एक करके हम इन तीनों डिव्स को इंडिविजुअल स्टाइलिंग देने वाले हैं। अब इंडिविजुअल स्टाइलिंग देने से पहले हम क्या करेंगे, एक बार साइड बार के अंदर आई एम गोइंग टू टाइप साइड बार, म्यूजिक प्लेयर के अंदर हम यहाँ तो मेन कंटेंट लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपना म्यूजिक प्लेयर। इसको कर लेते हैं सेव एंड index.html के अंदर जाकर रिफ्रेश। अभी तो ये तीनों डिव्स हैं, इनके अंदर कोई स्टाइलिंग वगैरह हमने ऐड नहीं की है। फर्स्ट स्टाइलिंग जिसको हम ऐड करेंगे वो होगा हमारा टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के लिए हम गूगल फॉन्ट्स को यूज करने वाले हैं। गूगल फॉन्ट्स के अंदर अब वैसे तो एक्जैक्टली ये जो स्पॉटिफाई की वेबसाइट पर फॉन्ट यूज हुआ है, ये स्पॉटिफाई का अपना कस्टम फॉन्ट है जिस पर उनका कॉपीराइट है, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ऐसा ही सिमिलर सा दिखने वाला हम एक फॉन्ट यूज करने वाले हैं। तो हम जाएंगे गूगल फॉन्ट्स पर एंड वी आर गोइंग टू सर्च फॉर मॉन्ट सेलेक्ट। तो ये वाला फॉन्ट है जिसको हम अपनी वेबसाइट के लिए यूज करने वाले हैं। गूगल फॉन्ट्स को ऑलरेडी हमें यूज करना आता है। इसके हम 3-4 वर्जन है जिनको ले सकते हैं। लेट्स टेक लाइट 300, रेगुलर 400, मीडियम 500, ये 600 ले लेते हैं, 700 ले लेते हैं। आई थिंक इससे ज्यादा बोल्ड टेक्स्ट की हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। तो इन 5 फॉन्ट टाइप्स को हमने सिलेक्ट कर लिया है, 300, 400, 500, 600, 700। बोल्ड यानी फॉन्ट वेट किस तरीके से काम करता है उसके बारे में ऑलरेडी हमने CSS के अंदर पढ़ा हुआ है। अब यहाँ लिंक वाला जो ऑप्शन आएगा, यानी यूज ऑन द वेब में लिंक वाला जो ऑप्शन आएगा, यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो चीजें हैं इन सब को हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। इसको हमने कॉपी कर लिया index.html के अंदर। हम टाइटल से नीचे जाकर इसे कर सकते हैं पेस्ट। तो 3 लाइंस हमारे लिए पेस्ट हो गई। पहली जो 2 लाइंस है ये प्री कनेक्ट करने के लिए है, यानी ये बेसिकली कह रही है कि आपके पेज के अंदर लोड होने से पहले क्या होगा, गूगल की API से कनेक्ट कर लिया जाएगा, जो APIs आपको गूगल का फॉन्ट सप्लाई कर रही है। APIs क्या होती है उनके बारे में बाद में डिटेल पढ़ेंगे, तो अभी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेसिकली 3 फाइल्स हम यूज करेंगे जिसकी मदद से हम गूगल फॉन्ट के जो फॉन्ट्स हैं उनको यूज कर पाएंगे। तो ये तो कर लिया हमने फर्स्ट काम। अब जिस फॉन्ट टाइप को हमें यूज करना था उसके लिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये CSS रूल्स टू स्पेसिफिक फैमिलीज हमें दिखाई देगा। इसको हम कर लेते हैं कॉपी। style.css के अंदर जाएंगे, हम सिलेक्ट करने वाले हैं फॉर ऑल, यानी ऑल ये एस्टरिस्क का मतलब है यूनिवर्सल सिलेक्टर हमने यूज कर दिया। इसे कर देंगे पेस्ट, सेव। यहाँ पे जाके ये फॉन्ट ऑसम का लिंक हम क्लोज कर देते हैं, गूगल फॉन्ट्स के लिए लिंक क्लोज कर देते हैं एंड अपने index.html को करेंगे जाकर रिफ्रेश। एंड इसे अगर अब हम इंस्पेक्ट करें तो फॉन्ट एक्जैक्टली अप्लाई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने अपनी style.css को index.html से कभी कनेक्ट ही नहीं किया। तो इसे कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर जाकर लिंक कर देंगे रिलेशन इक्वल्स स्टाइल शीट एंड style.css। इसे कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश।
अब फॉन्ट के अंदर काफी ज्यादा चेंज हमें देखने को मिला है। अब जाकर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखेगा हमारी जो फॉन्ट फैमिली है दैट इज मॉन्सेराट। तो फॉन्ट हमें बहुत डिफरेंट सा दिखाई भी देना स्टार्ट हो गया है। सारी चीजें जो है उन पर अब हम सेम फॉन्ट अप्लाई कर रहे होंगे। एंड इनफैक्ट यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर की जगह अगर हम सिर्फ बॉडी टैग भी यूज करें तो भी हमारा फॉन्ट जो है वो अप्लाई होगा। तो हम बॉडी टैग के साथ चलने वाले हैं। तो इस तरीके से शुरुआत कर दिया। अब सबसे पहले हम कुछ बेसिक स्टाइलिंग देने वाले अपने डॉक्यूमेंट को, ताकि वो स्पॉटिफाई की इस मेन वेबसाइट जैसा दिखना स्टार्ट कर जाए। हम इस वेबसाइट को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो style.css के अंदर जाकर सबसे पहले तो हम अपनी मार्जिन को कर देंगे सेट टू 0, ताकि बेसिकली जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं जो बाय डिफॉल्ट आती हैं वो हट जाएं। तो ये कंटेंट भी बिल्कुल कॉर्नर में जाकर पुश हो गया है। इसके साथ साथ अपने बैकग्राउंड कलर को हम सेट करने वाले हैं टू ब्लैक। आप सिंपली ब्लैक लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं #000 सेव एंड रिफ्रेश। तो ये ब्लैक कलर हो गया। एंड अपने टेक्स्ट का कलर हम रखने वाले हैं टू व्हाइट। तो इसके लिए कर देते हैं #FFF सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से एक ब्लैक डार्क बैकग्राउंड के साथ हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक और स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज करने वाले हैं अपने बॉडी टैग के लिए, विच इज ओवरफ्लो हिडन। ओवरफ्लो हिडन प्रॉपर्टी का क्या काम होता है? बेसिकली ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का क्या काम होता है? जब भी हमारा टेक्स्ट ओवरफ्लो होता है, यानी हमारे पास पेज के ऊपर बहुत सारा कंटेंट होता है, तो आपने नोटिस किया होगा राइट साइड में या लेफ्ट साइड में या कहीं भी आपको एक स्क्रॉल बार दिख जाएगा। जैसे हम यहाँ पर स्क्रॉल कर सकते हैं। ये मेन स्पॉटिफाई की वेबसाइट है जिसमें राइट की तरफ एक स्क्रॉल बार मुझे दिखाई दे रहा है जिसकी मदद से स्क्रॉल किया जा सकता है। इस तरीके का स्क्रॉल बार आपको कई सारी वेबसाइट्स पर दिखाई देता होगा। ये बेसिकली तब होता है जब हमारा कंटेंट ओवरफ्लो करता है, यानी जितने हमारे पेज की हाइट है उससे ज्यादा कंटेंट है, तो स्क्रॉल करने के लिए स्क्रॉल बार चाहिए। इनफैक्ट हम MDN पर जाकर इस प्रॉपर्टी को चेक भी कर सकते हैं, MDN ओवरफ्लो। CSS के अंदर जो हमारी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी होती है उसके लिए हमारे पास कई सारी अवेलेबल वैल्यूज होती हैं। तो सबसे पहली वैल्यू जो हम ओवरफ्लो को दे सकते हैं दैट इज ओवरफ्लो विजिबल। विजिबल का मतलब होता है अगर हमने कोई भी बॉक्स डिफाइन किया और अगर हमारा कंटेंट उस बॉक्स से बाहर जा रहा है तो सारा का सारा कंटेंट विजिबल होना चाहिए। उसके बाद ओवरफ्लो हिडन आता है जिससे हमारा जो कंटेंट बॉक्स से बाहर जा रहा है वो हाइड हो जाएगा। हाइड हो जाएगा तो हम स्क्रॉल करके उस कंटेंट को देख भी नहीं पाएंगे। उसके बाद होता है ओवरफ्लो क्लिप। क्लिप का मतलब होता है उस कंटेंट को ही हमने कट कर दिया। ओवरफ्लो स्क्रॉल। स्क्रॉल से क्या होता है? उस कंटेंट को हम अंदर की तरफ स्क्रॉल करके पूरा का पूरा देख सकते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास आता है ओवरफ्लो ऑटो, जिसमें भी हम एक तरीके से स्क्रॉल कर सकते हैं चीजों को। तो यहाँ पर सिंटैक्स हम पढ़ सकते हैं MDN से जाकर, काफी ईजी है ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। इन सारी की सारी वैल्यूज की डेफिनेशन हमें MDN पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर ओवरफ्लो हिडन का क्या मतलब होता है? ओवरफ्लो हिडन का बेसिक मतलब ये है कि जब भी हमारा कंटेंट बाहर जा रहा हो स्क्रीन से, हमें कोई भी स्क्रॉलेबल चीज नहीं चाहिए। हमें साइड का ये जो स्क्रॉल बार है इसकी जरूरत नहीं है। बेसिकली अगर आप इस वेबसाइट को नोटिस करेंगे तो इसके अंदर हम स्क्रॉल नहीं कर सकते। ना आप इस साइड बार में जाकर स्क्रॉल कर सकते हैं, ना हम इस म्यूजिक प्लेयर में स्क्रॉल कर सकते हैं। हम एक जगह पर स्क्रॉल कर सकते हैं जो है ये मेरा मेन कंटेंट वाला डिव। अब हमने क्या किया? शुरुआत में पूरी वेबसाइट के लिए हमने अपने ओवरफ्लो को हाइड कर दिया और हम ओवरफ्लो को शो या ओवरफ्लो को स्क्रॉल किसके लिए करेंगे? सिर्फ इस मेन कंटेंट के लिए कर देंगे, ताकि सारी वेबसाइट पर हमारा जो कंटेंट है वो स्क्रॉलेबल ना हो और सिर्फ जितने पार्ट में स्क्रॉलेबल की जरूरत है सिर्फ उतने पार्ट में हम उसको स्क्रॉल करवा रहे हो। तो आई होप कि ये बेसिक सी चीज हमें थोड़ी सी समझ में आई होगी। इसका मैं आपको एग्जांपल भी दे देती हूँ। जैसे मेन कंटेंट के अंदर लेट्स सपोज हमने कोई पैराग्राफ बनाया, इसको कर देते हैं लॉरम इनटू 500। तो एक काफी सारा टेक्स्ट हमारे पास आ गया। इसको करेंगे रिफ्रेश, बहुत सारा टेक्स्ट हमारी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। अभी क्या है? अभी हमारी जो मेन बॉडी है उसके लिए हमने प्रॉपर्टी सेट की है ओवरफ्लो हिडन। इसे अगर हम हाइड कर देंगे तो क्या कर पाएंगे? हम स्क्रॉल कर पाएंगे। पर अगर आप इसको अप्लाई कर देंगे स्टाइलिंग को ओवरफ्लो हिडन को, तो फिर हम इस पर स्क्रॉल बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, ना हम नीचे वाला कंटेंट देख पाएंगे। अगर हम इसे ओवरफ्लो ऑटो कर देंगे तो भी हम यहाँ पर स्क्रॉल करने की पोजीशन में रहेंगे। तो आप यहाँ पर ओवरफ्लो की डिफरेंट वैल्यूज को, बहुत सारा कंटेंट अपने पेज के ऊपर लिखकर ट्राई कर सकते हैं। अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं? ओवरफ्लो को रखेंगे हम सेट टू हिडन एंड इसे कर लेते हैं Ctrl+Z। ये हटा देते हैं, काफी सारा रैंडम टेक्स्ट, कर लेते हैं सेव। तो हमने ये स्टाइलिंग अभी तक अप्लाई की है। अब क्या करेंगे? अपने इंडिविजुअल तीनों बॉक्सेस के लिए थोड़ी थोड़ी स्टाइलिंग हम अप्लाई करेंगे ताकि हम देख पाएं कि हमारा ओवरऑल लेआउट क्या बन रहा है वेबसाइट का। सबसे पहले बात करते हैं अपने इस मेन बॉक्स की। मेन के लिए हम क्या करेंगे? मेन को हम डिस्प्ले फ्लेक्स देना चाहते हैं, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स की हेल्प से हम सारे के सारे डिव्स की स्टाइलिंग को सेट करेंगे। तो style.css के अंदर आकर हम सेलेक्ट करेंगे अपनी मेन क्लास, उसके अंदर हम इसे कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। इतने पार्ट को अभी के लिए सेव कर लेते हैं। अब इन तीनों बॉक्सेस को हम इंडिविजुअली पहचान पाए, इन तीनों को एक डिफरेंट कलर हम दे देते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा साइड बार है इसे हम कलर देने वाले हैं, लेट्स सपोज वी गिव इट अ रेड कलर। उसके अलावा हमारी मेन कंटेंट जो क्लास है इसको भी हम एक कलर देंगे, इसे हम ब्लू कलर दे देते हैं। एंड जो हमारा म्यूजिक प्लेयर है इस डिव को भी हम एक कलर दे देते हैं, लेट्स गिव इट अ कलर ऑफ येलो। इसे कर लेते हैं अभी के लिए सेव। कलर की जगह बैकग्राउंड कलर इसे कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर। अभी के लिए तीनों बॉक्सेस क्या है? एक बॉक्स यहाँ पर है, एक बॉक्स यहाँ पर है, एक बॉक्स यहाँ पर है। तीनों डिव हैं हमारे पास। अब तीनों क्योंकि इंडिविजुअल डिव्स हैं और तीनों के कंटेनर को यानी पेरेंट को हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया, तो तीनों क्या कर गए? सेम लाइन पर आ गए, इनलाइन बन गए। अब हम इनको कुछ कुछ साइजिंग देने वाले हैं। तो जो ये हमारा मेन डिव है, यानी जिसके अंदर सारी की सारी हमारी वेबसाइट बनेगी, हम चाहते हैं कि इस मेन डिव को पूरे के पूरे हमारी विंडो का साइज मिले, यानी इसकी जो हाइट हो, ये जो मेन वाला पूरा का पूरा कंटेंट है इसकी पूरी व्यू पोर्ट वाली हाइट रहनी चाहिए। व्यू पोर्ट हमें ऑलरेडी पता है, ब्राउजर का वो पार्ट जो हमें दिखाई देता है। तो सबसे पहले तो जो हमारा पेरेंट कंटेनर है उसके लिए हम हाइट को सेट कर देते हैं 100% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट। ये जो VH है इसको ऑलरेडी हमने रिलेटिव यूनिट्स के अंदर पढ़ रखा है। VH स्टैंड्स फॉर व्यू पोर्ट हाइट, यानी हमारी स्क्रीन की कितनी हाइट, 100% हाइट हम देना चाह रहे हैं। इसे कर लेंगे रिफ्रेश, तो यहाँ से दिखाई दे रहा है ये वाला जो मेरा साइड बार है इसे 100% हाइट मिल गई, ये येलो वाले को 100% हाइट। मेन कंटेंट के लिए यहाँ पर ब्लू कलर कर देते हैं, तो क्या हो गया? पूरे के पूरा जो कंटेनर है, यानी ये जो मेरा मेन कंटेनर है इसे 100% हाइट मिल गई। उसकी मदद से ये जो इंडिविजुअल बॉक्सेस है इनकी हाइट भी यहाँ पर 100% दिखाई दे रही है। अब हम इन तीनों इंडिविजुअल बॉक्सेस के लिए इनकी साइजिंग सेट करेंगे। ये जो मेरा रेड बॉक्स है ये बनेगा मेरा ये साइड वाला लेफ्ट वाला साइड बार। ये जो मेरा ब्लू बॉक्स है ये बनेगा मेरा राइट साइड वाला मेन कंटेंट का बॉक्स। एंड ये जो मेरा येलो बॉक्स है ये आ जाएगा नीचे की तरफ, क्योंकि इसके अंदर हमारा म्यूजिक प्लेयर बनेगा। तो तीनों बॉक्सेस को स्टाइलिंग देते हैं। सबसे पहले साइड बार की बात करेंगे। अगर हम थोड़ा सा इंस्पेक्ट करें, हम करीबन इतना अपना स्क्रीन साइज चाहते हैं,
इतना स्क्रीन साइज। तो इंस्पेक्ट करें अगर, तो ये मेरे जो साइड बार का विड्थ है दिस इज अराउंड 282 पिक्सल्स। अगर हम इंस्पेक्ट करके इसे और साइड कर देंगे तो ये जो साइजिंग है अराउंड 315 340 पिक्सल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो लेफ्ट वाला साइड बार है इसे हम जो साइज दे सकते हैं, हम इसे विड्थ दे सकते हैं अराउंड 300 पिक्सल्स। इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये लेफ्ट की तरफ मेरा साइड बार आ गया। हम चाहें तो थोड़ा सा और इसका साइज बढ़ा सकते हैं, 340 पिक्सल्स के अराउंड इसको कर देते हैं रिफ्रेश। तो ये इतने साइज का मेरा साइड बार आ गया। अब मुझे चाहिए कि बाकी का जो फर्स्ट लाइन के अंदर स्पेसिंग है वो मेरा मेन कंटेंट के लिए। मेन कंटेंट के लिए हम क्या प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, इसके लिए हम सेट कर देंगे फ्लेक्स प्रॉपर्टी को टू 1। अब फ्लेक्स 1 क्या कहता है? फ्लेक्स 1 का मतलब होता है कि बाकी के जो भी डिव्स हैं या बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं मेरे कंटेनर के अंदर, फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर के अंदर, उनको तो उतनी जगह दे दो जितना उनके अंदर कंटेंट है, पर बाकी की सारी बची हुई जगह मुझे दे दो। चाहे मेरा साइज छोटा भी हो पर बाकी की बची हुई सारी जगह मुझे दे दो। ये होता है फ्लेक्स 1 का मतलब। तो यहाँ पर ये वाला जो मेरा मेन बॉक्स है, ये वाला बॉक्स जिसे अभी हमने हाईलाइट किया है, ये बॉक्स भी सेम चीज कह रहा है कि साइड बार चाहे कितनी भी जगह ले रहा है, उसके अलावा जितनी भी बाकी की विड्थ बचती है वो सारी की सारी मुझे चाहिए। तो इसीलिए हम ब्लू वाले बॉक्स को दे देते हैं फ्लेक्स 1 सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या किया ब्लू बॉक्स ने, सारी की सारी जगह ले लिया। अब ये जो येलो बॉक्स है जो वर्टिकली आ रहा है, इसे हम चाहते हैं कि नीचे की तरफ बॉटम में आकर चला जाए। एंड एक और स्पेशल चीज हम नोटिस करेंगे, ये जो मेरा म्यूजिक प्लेयर है, चाहे ऊपर की चीजें स्क्रॉल हो, चाहे ऊपर कुछ भी हो रहा हो मेन वेबसाइट पे, जो मेरा म्यूजिक प्लेयर है ये कॉन्स्टेंटली है। और जब भी हमारी किसी वेबसाइट के ऊपर कोई चीज ऊपर पे टॉप पे फिक्स हो जाती है, नीचे भी फिक्स हो जाती है, मूव नहीं करती, तो उसे हम हमेशा पोजीशन फिक्स देते हैं। तो ये जो मेरा येलो वाला म्यूजिक प्लेयर वाला बॉक्स है, इसे भी हम पोजीशन फिक्स दे सकते हैं। एंड इसकी पोजीशन क्या होगी? इसकी पोजीशन होगी बॉटम से 0 पिक्सल्स, क्योंकि हम चाहते हैं बॉटम पे जाके फिक्स हो जाए। तो इसे दे देते हैं बॉटम से 0 पिक्सल्स सेव एंड रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, अभी यहाँ पर बॉटम पे आके जाकर फिक्स हो गया, पर हम चाहते हैं इसकी विड्थ 100% हो, तो उसके लिए इसे हम विड्थ दे देते हैं 100% सेव एंड रिफ्रेश। तो ये पूरी की पूरी विड्थ जाकर ऑक्यूपाई कर रहा है। इसके लिए हाइट भी सेट कर सकते हैं। हाइट हम जाकर इंस्पेक्ट करेंगे अगर अपने म्यूजिक प्लेयर के लिए, तो यहाँ पर हाइट इज अराउंड, दिस वैल्यू इज अराउंड 72 पिक्सल्स। तो हम भी सेम हाइट यहाँ पर सेट कर सकते हैं। लेट्स सेट द हाइट टू 72 पिक्सल्स सेव एंड रिफ्रेश। तो आई होप कि हमें अपनी वेबसाइट दिखनी थोड़ी शुरू हो गई है। ये मेरा साइड बार है, ये मेरा मेन कंटेंट है, नीचे मेरा म्यूजिक प्लेयर होगा जो डिजाइन हो रहा होगा। तो 3 डिव्स, 3 लेआउट्स की हेल्प से हम अपनी पूरी वेबसाइट जो है उसको डिजाइन करने वाले हैं। अब एक और चीज हम नोटिस करेंगे कि जब भी हम स्पॉटिफाई की वेबसाइट पर जाते हैं, अगर हम इस पार्ट को थोड़ा सा जूम इन करें, ये बैक कर देते हैं इसे, थोड़ा सा इस वाले पार्ट को अगर जूम इन करें, तो हम नोटिस करेंगे ये जो मेरे बॉक्सेस बने हुए हैं इनका एक तो हल्का सा थोड़ा सा लाइट ग्रे कलर है। ये जो कलर है ये ब्लैक कलर नहीं है एक्जैक्टली। अगर ध्यान से हम अपनी स्पॉटिफाई की वेबसाइट की स्क्रीन देखें तो बैकग्राउंड में ब्लैक कलर है, पर उसके ऊपर जो बॉक्सेस आ रहे हैं इनका थोड़ा सा हल्का सा लाइट ग्रे कलर है, और इसका तो और भी ज्यादा लाइट ग्रे कलर है। तो बैकग्राउंड एक तरीके से ब्लैक है, उसके ऊपर मेरे ग्रे बॉक्सेस हैं और ग्रे बॉक्सेस के ऊपर लाइट ग्रे कलर के बॉक्सेस हैं। और हर जो बॉक्स है ये सारे के सारे कर्व्ड बॉक्सेस हैं। एजेस या कॉर्नर्स अगर आप नोटिस करेंगे तो इन सबके पास क्या है, एक बॉर्डर रेडियस है। इस बॉर्डर रेडियस को हम थोड़ा सा सेट करने वाले हैं। अभी हम क्या करेंगे, ये जो मेरा साइड बार है, ये जो मेरा मेन कंटेंट है, दोनों को एक बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। सबसे पहले साइड बार को अपनी बॉर्डर रेडियस देते हैं। वील कीप द बॉर्डर रेडियस इक्वल टू 1 रेम। यहाँ पर 1 रेम का मतलब है 16 पिक्सल्स। तो ये हमें याद रहे उसके लिए मैं लिख भी देती हूँ, 1 रेम इज इक्वल टू 16 पिक्सल्स ऑन माई ब्राउजर विंडो। तो अगर 2 रेम लेंगे तो 32 पिक्सल्स, क्योंकि रूट का जो फॉन्ट साइज है बाय डिफॉल्ट दैट इज 16 पिक्सल्स। तो 1 रेम का मतलब ये 16 पिक्सल्स रहेगा। जैसे जैसे स्क्रीन साइज छोटा होगा वैसे वैसे मेरे जो एजेस हैं वो भी छोटे होते चले जाएंगे। अब रिफ्रेश करें अगर, तो यहाँ पर ये कर्व्ड एजेस आ गए हैं साइड बार में। सेम चीज जाकर हम लिख सकते हैं अपने मेन कंटेंट के लिए, सेव रिफ्रेश। तो मेन कंटेंट भी कर्व्ड हो गया, ये भी कर्व्ड हो गया। नीचे वाला जो म्यूजिक प्लेयर है इसको कर्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रेट है इसकी लाइंस, तो इसे हम कोई बॉर्डर रेडियस नहीं देने वाले। अब हमने अपनी सारी बॉडी के लिए क्या किया है, ओवरफ्लो को हिडन किया है। मतलब हमें स्क्रॉल बार चाहिए नहीं, पर हमें स्क्रॉल बार एक जगह पर चाहिए, ना हमें साइड बार में चाहिए, ना हमें म्यूजिक प्लेयर में चाहिए। हमें अपने मेन कंटेंट वाले डिव के अंदर अपना स्क्रॉल बार चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए मेन कंटेंट वाले डिव में हम लिख देंगे ओवरफ्लो, एंड इसे हम करने वाले हैं ऑटो। ऑटो का मतलब है कि स्क्रॉल बार हमेशा दिखाई नहीं देगा, जब जरूरत होगी तब हमें दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर जाकर index.html के अंदर मेन कंटेंट वाले डिव में अगर हमने बहुत सारा कंटेंट ऐड किया होता, लेट्स मेक इट लॉरम इनटू 200 सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, बहुत सारा कंटेंट मेरे पास आ गया। तो इस कंटेंट को स्क्रॉल करने के लिए मेरे पास राइट साइड में एक स्क्रॉल बार भी आ गया। ये जो स्क्रॉल बार है ये मेरे साइड बार में भी नहीं है, ये मेरे म्यूजिक प्लेयर में भी नहीं है, ये सिर्फ मेरे मेन कंटेंट वाले डिव के अंदर आया है। तो इस तरीके से हमें एक स्क्रॉल बार चाहिए था, वो मुझे अपने मेन कंटेंट के अंदर मिल गया है। यहाँ बैक कर लेते हैं, इस रैंडम टेक्स्ट की जरूरत नहीं है। और अब अपने कुछ कलर्स को हम सेट कर देते हैं। सबसे पहला कलर, रिफ्रेश कर लेते हैं इसे। सबसे पहला कलर जिसे हम सेट करेंगे वो है मेरे मेन कंटेंट और साइड बार के लिए, दोनों को हमने क्या करना है, हमें ग्रे कलर देना है, और ये जो म्यूजिक प्लेयर है इसे हमें ब्लैक कलर देना है। तो अगर हम style.css के अंदर जाएं तो साइड बार को हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं ग्रे। तो एग्जैक्ट जो ग्रे कलर यहाँ पर आएगा उसको ऑलरेडी हमने देख रखा है कलर पिकर से, दैट इज गोइंग टू बी 121212। अब कलर पिकर क्या होता है, कलर पिकर बेसिकली वेबसाइट्स होती हैं जहां पर जाकर आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि किसी भी वेबसाइट पर एग्जैक्ट कौन सा कलर यूज हुआ है। आप ऑनलाइन जाकर सिंपली कलर पिकर भी सर्च कर सकते हैं, तो उससे काफी सारे डिफरेंट कलर्स आप पिक कर पाएंगे। गूगल का खुद का कलर पिकर है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। बाकी एक और तरीका है, मैं क्या करती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम मेन वेबसाइट का, उसको किसी कलर पिकर वाली वेबसाइट पे पेस्ट कर देते हैं, वहां से एक्जैक्टली पता चल जाता है क्या कलर है वेबसाइट का। और उसके डिटेल में नहीं जाएंगे इतना, ये एग्जैक्ट कलर है साइड बार का, एंड यही मेरे मेन कंटेंट का एग्जैक्ट ग्रे कलर होने वाला है। और म्यूजिक प्लेयर का जो कलर है दैट इज गोइंग टू बी ब्लैक। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ऊपर वाला ये साइड बार है, ये मेन कंटेंट है, एंड नीचे वाला मेरा म्यूजिक प्लेयर है। तो स्पॉटिफाई को अब हम डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे।
सबसे पहले जिसकी स्टाइलिंग की बात करेंगे ये है मेरा साइड बार। साइड बार मतलब हम इस पोर्शन को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। ये जो मेरा ये वाला सबसे ऊपर जो पैनल आ रहा है ऑप्शंस का, ये वाला पैनल एंड ये मेरा लाइब्रेरी वाला नीचे वाला हिस्सा। तो बेसिकली इस पूरे हाईलाइटेड पार्ट को अब हम बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। अब अगर हम अपने साइड बार की बात करें तो साइड बार को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट है ये मेरा ऊपर नेविगेशन वाला पार्ट। इस पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ सिंपली जाकर हम देख सकते हैं कि कोई अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पर बनी हुई है। उसके अंदर लिस्ट के अंदर पहला आइटम होम है, दूसरा आइटम हमारे पास सर्च है। तो बेसिकली हम इस तरीके से इसे लिख सकते हैं कि एक हमें ये वाला आइकन ऐड करना है एंड उसके साथ हमें क्या ऐड करना है, उसका नाम ऐड करना है। तो पूरा जो हमारा साइड बार है उसको हम 2 डिव्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले वाला डिव जो होगा ये मेरा नैव का डिव होगा, बेसिकली नेविगेशन का डिव, होम या सर्च, एंड दूसरा जो डिव होगा ये मेरा पूरा लाइब्रेरी सेक्शन का डिव होने वाला है। तो सबसे पहले दोनों डिव्स को क्रिएट कर लेते हैं अपने साइड बार के अंदर। यहाँ पर साइड बार लिखने की बजाय हम यहाँ क्रिएट करने वाले हैं सबसे पहले तो अपना नैव डिव एंड उसके बाद क्रिएट करेंगे अपना लाइब्रेरी डिव। तो सबसे पहले इस नैव डिव को हम बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। नैव डिव के अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ सबसे पहले हम एक आइकन ऐड करेंगे एंड उसके बाद एक एंकर टैग बनाएंगे, क्योंकि ये क्लिकेबल लिंक है। दोनों को एक सिंगल डिव के अंदर ऐड करेंगे, इसको हम नैव ऑप्शन कह सकते हैं। दोबारा से एक आइकन ऐड करेंगे, उसके साथ अपना एंकर टैग बनाएंगे एंड इन दोनों को भी एक सिंगल डिव के अंदर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए अपने नैव के अंदर जाएंगे, हम एक क्लास बनाने वाले हैं नैव ऑप्शन। डिव को क्लास देंगे। डिव के अंदर सबसे पहले तो हमारा एक आइकन आएगा। इस जगह को हम छोड़ देते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा आइकन आने वाला है, ऑल्दो दिस इज नॉट अ वैलिड टैग एज फार एज आई नो। यहाँ पे आइकन की जगह छोड़ देते हैं एंड उसके बाद हम अपना एंकर टैग क्रिएट करेंगे जो अभी तो कहीं भी रीडायरेक्ट नहीं होगा एंड इसके अंदर हम लिख देंगे होम। इसी सेम तरीके से एक और नैव ऑप्शन नाम की क्लास एंड ये होगी हमारे सर्च के लिए। अब आइकन्स के लिए हम यूज करने वाले हैं फॉन्ट ऑसम का। तो फॉन्ट ऑसम पर जाने वाले हैं। यहाँ पर फॉन्ट ऑसम में जाके हमारे जो आइकन्स है, आइकन्स के अंदर जाकर फ्री आइकन्स एंड फ्री आइकन्स में सबसे पहले तो हम ये हमारा हाउस का जो आइकन है इसको हम कॉपी करने वाले हैं। हाउस आइकन को कॉपी करके हमने कर दिया इसको यहाँ पर पेस्ट एंड दूसरा जो आइकन जिसको हम कॉपी करेंगे ये है मेरा सर्च वाला आइकन, यानी मैग्नीफाइंग ग्लास कॉपी किया एंड इसको भी कर देंगे यहाँ पर पेस्ट। इसको कर लेते हैं सेव एंड अब अपने पेज को जाकर करेंगे रिफ्रेश। तो क्या हुआ, यहाँ पर ये मेरा हाउस का आइकन आ गया, ये मेरा सर्च का आइकन आ गया, ये मेरा होम का ऑप्शन, ये मेरा सर्च का ऑप्शन। अब ये एक्जैक्टली वैसे नहीं दिख रहे जैसे स्पॉटिफाई की वेबसाइट पर है। तो एक्जैक्टली दिखाने के लिए थोड़ी स्टाइलिंग ऐड करेंगे इन पर। सबसे पहले तो जो मेरा एंकर टैग होता है उसकी थोड़ी स्टाइलिंग चेंज करेंगे। तो मेरा जो एंकर टैग है इसके लिए टेक्स्ट डेकोरेशन को कर देते हैं नन, ताकि अंडरलाइन हट जाए एंड उसके साथ साथ इसके कलर को हम चेंज कर देते हैं टू व्हाइट। F सेव रिफ्रेश। तो अंडरलाइन भी हट गई एंड इसका कलर भी चेंज हो गया। अब हम इसे थोड़ी सी स्पेसिंग देने वाले हैं। स्पेसिंग देने से पहले एक और छोटी सी चीज रिलेटेड टू कलर जो हम यहाँ पर नोटिस करेंगे स्पॉटिफाई की वेबसाइट पर। अगर हम थोड़ा सा इसे जूम इन करें तो एक चीज हम नोटिस करेंगे कि जो मेरा साइड बार है ये पूरा का पूरा ब्लैक नहीं है। साइड बार के अंदर ये जो ऊपर वाला नैव वाला पार्ट है जिसे हम क्रिएट कर रहे हैं ये ग्रे है एंड उसके बाद बैकग्राउंड में थोड़ा सा वही ब्लैक स्पेस हमें दिखाई दे रही है। दोबारा से मेरा लाइब्रेरी वाला पार्ट ग्रे होकर आ रहा है। तो बेसिकली ये जो मेरा साइड बार है इसके लिए तो हम बैकग्राउंड कलर ब्लैक ही रख सकते हैं। इसके लिए तो हमने बैकग्राउंड कलर क्या किया, ब्लैक रख दिया। पर इसके ऊपर वाला ये जो पार्ट है, यानी ये जो मेरा साइड बार के अंदर नैव वाली जो मैंने क्लास क्रिएट की है, इस नैव क्लास के लिए बैकग्राउंड कलर हम ग्रे देंगे। तो नैव क्लास में जाएंगे और उसके लिए हम बैकग्राउंड कलर रख देंगे ग्रे, विच इज बेसिकली 121212 सेव रिफ्रेश। तो क्या हुआ, इतना पार्ट मेरे पास ग्रे होकर आ गया एंड इसी सेम पार्ट को हम अपनी बॉर्डर रेडियस भी जो है एक्सटेंड करके देंगे, बॉर्डर रेडियस इक्वल टू 1 rem, ताकि ये भी कर्व्ड हो जाए। तो ये भी मेरे पास कर्व्ड होकर आ गया। अभी इतना दिखाई नहीं दे रहा। हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर एक बार जो मेरा साइड बार है उसके लिए थोड़ा सा ब्राइट, लेट्स गिव इट अ येलो बैकग्राउंड कलर, ताकि हमें थोड़ा सा और क्लियरली दिखाई दे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ऑल्दो इसको येलो नहीं रखना, इसको फाइनल वर्जन में जाके साइड बार के लिए हम इसको ब्लैक में चेंज कर देंगे, पर अभी क्लियरली दिखाई देगा कि हम यहाँ पर ये ग्रे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये येलो के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है, कैसा लग रहा है, थोड़ा सा डार्क कर दे देते हैं इसे। तो ग्रीन के ऊपर मुझे मेरा ग्रे कलर दिखाई दे रहा है। अब इसे थोड़ी सी स्टाइलिंग देने के लिए सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने ये जो डिव्स हैं इनको पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते हैं। तो जो मेरा नैव वाला डिव है इसे हम देने वाले हैं डिस्प्ले फ्लेक्स एंड डिस्प्ले फ्लेक्स देते ही क्या होगा, दोनों के दोनों ये जो डिव्स हैं, ये मेरा फर्स्ट नैव ऑप्शन वाला डिव है, यानी मेरे साइड बार के अंदर नैव के अंदर ये मेरा फर्स्ट नैव ऑप्शन है, ये मेरा सेकंड नैव ऑप्शन है। अब जब भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं सारे के सारे डिव सेम लाइन के अंदर आ जाते हैं, पर हमें सारे के सारे हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं चाहिए, हमें वर्टिकल लाइन में चाहिए कि एक डिव ऊपर आ जाए ये वाला डिव एंड दूसरा डिव इसके नीचे आ जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्लेक्स की डायरेक्शन ऑपोजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने दे दिया फ्लेक्स डायरेक्शन टू कॉलम, तो उससे क्या होगा, एक ऊपर आ जाएगा एक नीचे आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपने सारे डिव्स को ऊपर नीचे स्टाइल करने का, इंक्लूडिंग योर डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी। अब इसके साथ अगर हम चाहते हैं वर्टिकली सारा का सारा कंटेंट हमारा सेंटर में आ जाए, तो वर्टिकली सेंटर में लाने के लिए हम लिख देंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से यूजुअली हॉरिजॉन्टली सेंटर में आता है, पर क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन ऑपोजिट है तो वर्टिकली अलाइन करने के लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखेंगे, रिफ्रेश। अब इसके साथ साथ इसकी थोड़ी हाइट छोटी है डिव की, इसकी हाइट एक्जैक्टली अगर हम इंस्पेक्ट करें कितनी होने वाली है, तो अराउंड 100 पिक्सल्स के इक्वल हम इसको थोड़ी सी हाइट दे सकते हैं। तो नैव को हम हाइट दे देते हैं अराउंड 100 पिक्सल, सेव रिफ्रेश। तो इतना बड़ा सा बॉक्स हमारे पास निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर मार्जिन पैडिंग भी देख लेते हैं। इस बॉक्स के अगर बॉक्स मॉडल को देखेंगे तो यहाँ पर मेरा बॉक्स मॉडल है। बॉक्स मॉडल की हाइट एंड विड्थ तो हमने ऑलरेडी सेट कर रखी है। इसकी पैडिंग अगर देखें तो टॉप और बॉटम की पैडिंग 8 पिक्सेल्स है, यानी 0.5 rem, और लेफ्ट और राइट की जो पैडिंग है दैट इज 12 पिक्सेल्स, व्हिच इज इक्वल टू 0.75 rem। तो हम भी सेम जो पैडिंग है वो प्रॉपर्टी सेट करने वाले हैं। तो डॉट नैव को हम पैडिंग देंगे, रेम्स की फॉर्म में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम इस वेबसाइट को और ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकेस छोटी स्क्रीन साइज होगी तो उस केस में पिक्सेल्स के हिसाब से पैडिंग नहीं होगी, उस केस में फॉन्ट साइज के हिसाब से पैडिंग वर्क कर रही होगी। तो इसे दे देते हैं 0.5 rem एंड 0.75 rem की इक्वल पैडिंग, सेव एंड रिफ्रेश। तो पैडिंग से क्या हुआ, थोड़ी सी स्पेसिंग और बढ़ गई है। अब इन इंडिविजुअल डिव्स को हम स्टाइल करेंगे, यानी ये जो मेरे नैव ऑप्शन नाम के डिव है इनको स्टाइल करेंगे। तो यहाँ बात करते हैं अपने नैव ऑप्शन की। सबसे पहले तो हम नैव ऑप्शन की हाइट देख लेते हैं। तो इसको करीबन हाइट दे रखी है 40 पिक्सेल्स के इक्वल, 40 पिक्सेल्स की हाइट, यानी यहाँ पर हम इनके लिए लाइन हाइट सेट कर सकते हैं कि कितना एरिया एक लाइन ऑक्यूपाई करेगी। 40 पिक्सेल्स अराउंड 2.5 rem यहाँ पे सेट कर देंगे, सेव रिफ्रेश। तो ये मेरी एक लाइन हो जाएगी
एंड ये मेरी दूसरी लाइन हो जाएगी। तो लाइन हाइट मुझे तो बेस्ट तरीका लगता है किसी भी स्पेसिंग में अगर आप लाइन सेट करना चाहते हैं एक सिंगल लाइन के लिए, तो मैंने लाइन हाइट सेट कर दी। अब यहाँ पर अगर फॉन्ट साइजिंग की बात करें तो होम के लिए जो फॉन्ट साइज है दैट इज अराउंड 16 पिक्सेल्स विच इज 1 rem। आइकन की बात करें तो आइकन के लिए जो फॉन्ट साइज है वो है अराउंड 20 पिक्सेल्स, तो हाइट विथ अराउंड 24 पिक्सेल्स है। ये भी मेरे पास 16 पिक्सेल्स है। तो सिमिलर सी चीज़ हम करते हैं कि नैव ऑप्शन के अंदर जो मेरा आइकन है, आइकन के लिए तो मेरा फॉन्ट साइज रहेगा अराउंड 1.25 rem एंड नैव ऑप्शन के अंदर जो हमारे पास एंकर टैग है उसके लिए हमारा फॉन्ट साइज रहेगा अराउंड 1 rem। सेव कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे, तो आइकन हल्के से बड़े हुए होंगे साइज में। होम और सर्च आई थिंक उतने ही हैं क्योंकि उनको हमने उतनी ही स्टाइलिंग दी है। इसके अलावा एक और चीज़ है नोटिस करने लायक कि स्पॉटिफाई की जो मेन वेबसाइट है इसके ऊपर आप अगर सर्च पर जाते हैं ना तो क्या होगा, जैसे ही हवर करते हैं थोड़ा सा लाइट हो जाता है, थोड़ा सा ब्राइट हो जाता है। वही सेम इफेक्ट हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ला सकते हैं। योर लाइब्रेरी में जाएंगे थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा। यही सेम इफेक्ट लाने के लिए बाय डिफॉल्ट मेरे नैव ऑप्शन की जो ओपेसिटी है, इस ओपेसिटी को शुरुआत में तो हम रख सकते हैं लेट्स से 0.7। सेव किया तो अभी क्या है, ये ओपेसिटी थोड़ी सी डल लग रहे हैं कलर्स, पर यहीं पर जैसे ही हम इसे हवर करें, यानी नैव ऑप्शन को जैसे ही हम हवर करेंगे, तो यहाँ सूडो क्लास हवर यूज करते हैं, वैसे ही इसकी ओपेसिटी चेंज हो जाएगी टू 1। तो ओपेसिटी बहुत अच्छा तरीका होता है ये चीज कंट्रोल करने का। तो क्या हो रहा है, हवर से ओपेसिटी चेंज हो रही है। एंड और ज्यादा पिन पॉइंट करना हो हमें और ज्यादा नेट पिकिंग करनी हो तो यहाँ ये नोटिस कर सकते हैं कि होम की तो ओपेसिटी उतनी ही है ऑलमोस्ट। अगर देखा जाए होम की ओपेसिटी उतनी ही रहती है पर सर्च की चेंज हो रही है, तो उससे होम की जो ओपेसिटी है इसको बाय डिफॉल्ट पहले से ही हम सेट कर सकते हैं स्टाइल के अंदर, ओपेसिटी 1, सेव, रिफ्रेश। तो होम अभी ब्राइट रहेगा बाय डिफॉल्ट एंड सर्च जो है वो हवर करने पर चेंज करेगा। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। अगर आप छोटी छोटी चीजों पर आ गए तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा क्लोन बनाने में, तो इतना ज्यादा नेट पिकिंग हम नहीं करेंगे हर टाइम, बट दिस इज अ गुड वे टू स्टार्ट। इसके अलावा हमारा ये जो टेक्स्ट है इसे अगर आइकन से हमें थोड़ी सी और स्पेसिंग देनी है एक्स्ट्रा, तो style.css के अंदर जाकर एंकर टैग के लिए हम इन सबको दे सकते हैं मार्जिन लेफ्ट। लेट्स गिव इट अ मार्जिन लेफ्ट ऑफ 1 rem। तो क्या हुआ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेसिंग आ गई। लेफ्ट जाए, राइट जाए, थोड़ा सा और चीजें अगर चाहिए तो हम यहाँ पर एक पैडिंग और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं अपने नैव ऑप्शन के लिए। तो नैव ऑप्शन के अंदर जाएंगे और इसके अंदर हम थोड़ी सी पैडिंग ऐड करेंगे। लेट्स सपोज हम 8 पिक्सेल्स के अराउंड पैडिंग ऐड करते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो ये इस तरीके से लेफ्ट से आ गया, राइट से आ गया, टॉप से आ गया, बॉटम से आ गया। हम चाहते हैं लेफ्ट और राइट से थोड़ी सी और एक्स्ट्रा पैडिंग ऐड हो, तो लेफ्ट और राइट की पैडिंग को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 0.75 rem, सेव, रिफ्रेश। इस पर एक बार कर लेते हैं स्क्रॉल। तो इस तरीके का कुछ लेआउट हमने क्रिएट किया है। तो आई होप कि थोड़ा थोड़ा ये वाला जो पोर्शन है ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देना शुरू हुआ होगा। ऑल्दो इसमें होम और थोड़े थोड़े आइकन्स डिफरेंट है, बट एक्जैक्टली सेम की जगह थोड़ा थोड़ा जो लेआउट है ये मैच करना स्टार्ट कर गया है। अब इसके बाद सेकंड जिस चीज पर हम काम करेंगे ये होगा मेरा लाइब्रेरी सेक्शन, यानी इस वाले सेक्शन पर हम काम करने वाले एक्सक्लूसिवली। इफ आई हाईलाइट इट, मैं इस वाले सेक्शन की बात करी तो लाइब्रेरी सेक्शन के अंदर हमें डिफरेंट चीजें जो है उनको ऐड करना पड़ेगा। अब लाइब्रेरी सेक्शन के अंदर जिस तरीके से हमने यहाँ पर नैव ऑप्शंस क्रिएट किए थे, वैसे ही अगर आप इस लाइब्रेरी वाले टॉप ऑप्शन की बात करेंगे तो ये भी एक तरीके से लाइब्रेरी ऑप्शन है। यानी पहले एक आइकन है, उसके बाद हमारा जो एंकर टैग है योर लाइब्रेरी में जाने के लिए उस तरीके का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो वही सिमिलर सी चीज हम करने वाले हैं। इसको कर लेते हैं कॉपी, और लाइब्रेरी सेक्शन को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मेरा ये यहाँ पर जहाँ पर मेरे लाइब्रेरी के ऑप्शन आएंगे, और एक हिस्सा है ये जिसके अंदर मेरे इंडिविजुअल ये एक छोटा बॉक्स आ गया, ये एक छोटा बॉक्स आ गया है। कल को स्पॉटिफाई को कोई और बॉक्स ऐड करना हुआ तो वो इसके नीचे आ जाएगा। तो एक तो है मेरा बॉक्सेस वाला पार्ट, यानी ये वाला पार्ट, एंड एक है ऊपर मेरा लाइब्रेरी ऑप्शंस वाला पार्ट। तो दो डिव्स हम बना लेते हैं। एक को हम नाम देने वाले हैं ऑप्शंस एंड दूसरे डिव को हम नाम देने वाले हैं बॉक्सेस। ऑप्शंस के अंदर जाकर हमें यही सिमिलर सा नैव ऑप्शन जैसा कुछ क्रिएट करना है, बस इसको हम लाइब्रेरी ऑप्शंस नाम दे देंगे। ये ओपेसिटी यहाँ से हटा देते हैं स्टाइलिंग से। अब यहाँ पर इस आइकन की जगह अभी तो क्या कर रहे हैं, इस आइकन को ऐसे ही छोड़ देते हैं और यहाँ पर हमें लिखना है योर लाइब्रेरी। तो वील राइट योर लाइब्रेरी, सेव, रिफ्रेश। तो ये यहाँ योर लाइब्रेरी हमें दिखना स्टार्ट हो गया। इस आइकन की जगह हमने क्या किया है, एग्जैक्ट जो लाइब्रेरी का आइकन, क्योंकि ये फॉन्ट ऑसम पर इजीली अवेलेबल नहीं था तो हमने स्पॉटिफाई से ही इसी आइकन को डाउनलोड कर लिया। तो इसी को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एन इमेज। तो यहाँ आइकन की जगह हम एक इमेज इंसर्ट करेंगे इसके सोर्स में एसेट्स के अंदर जाकर, ये लाइब्रेरी आइकन डॉट png को ऐड करेंगे। कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। तो एग्जैक्ट आइकन आ गया, बस इसका साइज हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसे साइज में थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। बट बेसिक जस्ट ये है कि फर्स्ट लाइन मेरी क्रिएट हो गई जिसमें एक आइकन है, योर लाइब्रेरी लिखा हुआ है। इसी सेम डिव के अंदर, मतलब कौन सा डिव, ये जो मेरा ऑप्शन वाला डिव है, इसी सेम डिव के अंदर एक और एडिशनल डिव हमें बनाना पड़ेगा इस प्लस और इस फॉरवर्ड एरो के लिए। यानी आप नोटिस कर पाएंगे लेआउट में तो मेरे पास 3 डिव्स हैं। एक है मेरा ये वाला डिव जिसके अंदर आइकन और योर लाइब्रेरी लिखा हुआ है जो बिल्कुल नैव ऑप्शन जैसा है। एक है मेरा ये वाला डिव और ये वाला डिव, इन दोनों को हम सिंगल डिव के अंदर ऐड कर सकते हैं। प्लस और साइड वाले आइकन को, इस डिव को हम आइकन्स नाम दे सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शंस के अंदर ही एक और डिव यहाँ हम बना लेंगे जिसको हम नाम दे देंगे आइकन्स। इसको कर लेते हैं सेव। अब आइकन्स के अंदर हमें 2 आइकन्स को ऐड करना है, एक होगा मेरा प्लस वाला आइकन, एक होगा मेरा राइट साइड वाला एरो। तो हम क्या जाएंगे फॉन्ट ऑसम पर जाकर एक तो अपना प्लस आइकन सर्च करेंगे, इस वाले आइकन के लिए कर लेते हैं यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट, एंड इसके साथ एक राइट साइड वाला एरो सर्च कर लेते हैं। तो लेट्स सर्च फॉर एरो एंड एरो राइट को कॉपी एंड देन पेस्ट। इसको कर लेते हैं सेव एंड यहाँ पे जाके रिफ्रेश। तो ये मेरे दोनों आइकन्स मेरे पास आ गए हैं। सबसे पहले अब इन सबकी हम स्टाइलिंग फिक्स करने वाले हैं। तो स्टाइलिंग को फिक्स करने के लिए हम चले जाएंगे style.css के अंदर और यहाँ पर बात करेंगे लाइब्रेरी की स्टाइलिंग की। तो सबसे पहले हमारी जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी, उसके लिए हम बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे। इसे भी हम सेट करने वाले हैं ग्रे, तो सेम कलर, रिफ्रेश। तो ये मेरा लाइब्रेरी का ऑप्शन हो गया एंड इसे भी हम वही बॉर्डर रेडियस देने वाले हैं जो हमने पहले वाले डिव्स को दिया है। बॉर्डर रेडियस गोइंग टू बी 1 rem, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये भी मेरे पास कर्व्ड होकर आ गया। अब कर्व्ड है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस आइकन्स को हम डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे और साथ के साथ ऑप्शंस को भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे। तो ऑप्शंस को हम देने वाले हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, जिससे सारी की सारी चीजें हमारी सेम लाइन पर आ जाएं। सेव
रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, सारी चीजें सेम लाइन पर आ गई, ये मेरा आइकन भी, ये मेरा योर लाइब्रेरी भी, एंड इसके साथ प्लस एंड राइट साइड वाला मेरा एरो। अब हम और स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस इमेज को हम थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हमारे लिए हो रहा है। तो लाइब्रेरी ऑप्शंस जो मेरा डिव है उसके अंदर जाकर इमेज के लिए हम हाइट एक सेट करने वाले हैं। लेट्स सेट इट टू 1.25 रेम, सेव रिफ्रेश, एंड इसके साथ साथ इसे दे देंगे हम एक विड्थ 1.25 रेम्स के इक्वल। लाइब्रेरी ऑप्शंस या इसे लिब ऑप्शन हम कहेंगे, सिंगल, सेव रिफ्रेश। तो क्या हुआ, साइज में छोटा हो गया। कितना छोटा में करना था, जितने हमारे ऊपर वाले आइकन्स है, ऊपर वाले आइकन्स के लिए जो हमने साइजिंग सेट की है, यानी आई के लिए हमने फॉन्ट साइज सेट किया था 1.25, तो वही सेम साइज हमने यहाँ पर अपनी इमेज को भी दिया है। तो इसीलिए ये सेम साइज की इमेज हमारे पास लौट कर आई है। एंड अब और ज्यादा इनकी स्टाइलिंग हम सेट करेंगे। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि मेरा ये जो आइकन और लाइब्रेरी, योर लाइब्रेरी है, ये लेफ्ट साइड में चले जाए और आइकन राइट साइड में आ जाए। तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ, जस्टिफाई कॉन्टेंट, एंड इसे हम कर देंगे स्पेस बिटवीन, सेव रिफ्रेश। तो ये चीज हमारी लेफ्ट में रह गई, ये चीज हमारी राइट साइड के अंदर आ गई। अब इसके साथ वर्टिकली साथ में सेंटर करना है चीजों को, तो उसके लिए हम कर सकते हैं अलाइन आइटम्स टू सेंटर। तो इससे चीजें सारी सारी वर्टिकली यानी सेम लाइन के ऊपर सेंटर होकर आ जाएंगी। अगर इस डिव की बात करें तो इसे कितनी हाइट दी गई है, इसे 100% हाइट दी हुई है, यानी जो मेरी रेस्ट ऑफ द हाइट बची है वो इसे दे रखी है। तो लाइब्रेरी की जब हम हाइट सेट करेंगे तो उसे हम कह सकते हैं 100%, सेव एंड रिफ्रेश। तो बाकी की जितनी भी हाइट है बची हुई, यानी इसके अलावा बाकी की जितनी भी बची हुई हाइट है वो हम सेट कर देंगे। और ऊपर से टॉप से हम एक मार्जिन भी दे सकते हैं ताकि थोड़ी सी ये जो स्पेस है, यहाँ पर ये जो स्पेस है ये क्रिएट हो जाए। तो इसे हम मार्जिन दे देते हैं फ्रॉम टॉप, लेट्स गिव इट 1 रेम मार्जिन, रिफ्रेश। 1 रेम की बजाय इसे थोड़ा सा कम 7.5 रेम्स के आसपास हम मार्जिन दे सकते हैं, या इसे और थोड़ा सा कम करके 0.5 रिफ्रेश। तो ये हमने मार्जिन दे दिया। साथ के साथ हम इसे सेम पैडिंग देने वाले हैं जो हमने ऊपर वाले बॉक्स को दी है, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू पैडिंग। वैल्यूज जो है ऊपर से ही कॉपी कर लेते हैं, ये वैल्यूज उठाकर यहाँ पर कॉपी कर देंगे, सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, और थोड़ी सी लेफ्ट राइट टॉप से थोड़ी सी जगह बन गई है, थोड़ी सी स्पेसिंग आ गई है। अब इंडिविजुअल आइकन्स को हम थोड़ा सा स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे ये जो लाइब्रेरी ऑप्शंस है इन्हीं को हम एक और क्लास दे सकते हैं, नैव ऑप्शन, क्योंकि हम चाहते हैं वो सेम स्टाइलिंग यहाँ पर अप्लाई हो। रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या हो गए, वैसे ही सेंटर हो गए जैसे हमारे सर्च वगैरह सेंटर हुए हैं। तो हमने क्या किया, ऊपर ऑलरेडी नैव ऑप्शन को स्टाइलिंग दे रखी है, वही सेम स्टाइलिंग हमने लाइब्रेरी ऑप्शन को भी दे दी बाय एडिंग द सेम क्लास। तो ये नैव ऑप्शन मेरे पास आ गया। जैसे इस पर हवर कर रहे हैं वैसे क्या हो रही है, ओपेसिटी मेरी 1 में शिफ्ट हो रही है। अब बात करते हैं आइकन्स के बारे में। आइकन्स की अगर हम यहाँ पर साइजिंग देखें तो इस आइकन का साइज इज अराउंड 16x16, तो ये 1 रेम के अराउंड आइकन है। तो सेम स्टाइलिंग हम यहाँ पर दे सकते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लाइब्रेरी ऑप्शन के अंदर या हम ऑप्शंस के अंदर के आइकन्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम सिंपली अपनी आइकन क्लास को यूज कर सकते हैं, आइकन्स क्लास को यूज कर सकते हैं। दिस इज माय आइकन्स क्लास, एंड इन आइकन्स के लिए हम जो फॉन्ट साइज सेट करेंगे दैट इज गोइंग टू बी 1 रेम, सेव रिफ्रेश। तो उतना ही है। हम चाहें तो इसको थोड़ा सा साइज में बड़ा कर सकते हैं, लेट्स मेक इट अराउंड 2 रेम, रिफ्रेश। ये ज़्यादा ही बड़े हो गए, 1.25। ये वाला साइज आई थिंक फिट्स परफेक्टली। इसके साथ साथ ये जो आइकन्स है ये इतने ब्राइट नहीं है, अगर आप इन पर हवर करेंगे तब जाकर ये थोड़े से ब्राइट हो रहे हैं। तो इनके लिए क्या करेंगे, ओपेसिटी को हम सेट कर सकते हैं टू 0.7, सेव एंड रिफ्रेश। तो ओपेसिटी थोड़ी सी कम हो गई, एंड साथ के साथ हम इन्हें मार्जिन दे देते हैं फ्रॉम राइट, लेट्स गिव देम अ मार्जिन ऑफ 1 रेम, रिफ्रेश। और ये जो मेरी आइकन्स क्लास है इसे दे देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड जो मेरी आइकन्स क्लास है इसके आइकन्स के लिए हम ओपेसिटी एंड मार्जिन राइट को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, सेव रिफ्रेश। तो ये मार्जिन भी आ गया। हवर करने के लिए हम लिख सकते हैं डॉट आइकन्स आई, पर जैसे ही हम हवर करें वैसे ही क्या हो जाए, ओपेसिटी उसकी टर्न हो जाए टू 1, रिफ्रेश। जैसे ही हवर करेंगे वैसे ओपेसिटी इनकी 1 हो जाएगी, यानी हाईलाइट हो जाएंगे। ये मेरा योर लाइब्रेरी का ऑप्शन आ गया, ये मेरे प्लस वाले आइकन्स आ गए। तो आई थिंक ये वाला जो इतना पार्ट है, इतना पार्ट हमने सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। एंड अब हम बात करने वाले हैं नीचे वाले सेक्शन की। अब नीचे वाला जो मेरा बॉक्सेस वाला सेक्शन है, इसको क्रिएट करने से पहले एक छोटी सी चीज हम नोटिस कर रहे हैं कि ये जो हमने मार्जिन 0 सेट किया था सबसे पहले शुरुआत में, यानी यूनिवर्सल सिलेक्टर से जो हमने मार्जिन 0 सेट किया था, उसके बाद कोई स्पेसिंग इतने अच्छे से नहीं आ रही। यानी जो हमारे होम का ऑप्शन है ये बिल्कुल कॉर्नर पर जाकर टिक रहा है, ये भी कॉर्नर पे जा रही है। थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए, जैसे यहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी ब्रीदिंग स्पेस है ऊपर से नीचे से हर जगह से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन वाला डिव है उसके लिए हम एक पैडिंग सेट कर देंगे ऑफ लेट्स से 0.5 रेम, सेव एंड रिफ्रेश। तो उससे क्या हुआ, थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस आ गई इंटरनली एलिमेंट्स के अंदर। तो ये पैडिंग स्पेस हमने ऐड कर दिया। अब बात करते हैं अपने बॉक्सेस की। तो स्टाइलिंग से पहले उन बॉक्सेस को क्रिएट भी कर लेते हैं मेरे बॉक्सेस वाले डिव के अंदर। अब इन बॉक्सेस को हम क्या कह सकते हैं, अपने लाइब्रेरी बॉक्स कह सकते हैं। तो लाइब्रेरी बॉक्स के अंदर ये मेरा फर्स्ट बॉक्स है जो क्रिएट होगा। फर्स्ट बॉक्स के अंदर हम कह सकते हैं ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है, ये मेरा सेकंड पैराग्राफ है, एंड ये एक तरीके से एक बैज है। हमने बूटस्ट्रैप के अंदर पढ़ा होगा बैजेस एक्जैक्टली होते क्या है। तो इस तरीके की जो कैप्सूल टाइप की शेप होती है बटन की, उसको हम बैज कह देते हैं। तो इसको बटन को हम क्रिएट करेंगे और उसको बैज नाम दे देंगे। और ये मेरा सेकंड बॉक्स है जिसके अंदर दोबारा से ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है, ये मेरा सेकंड पैराग्राफ है, ये मेरा बटन आ गया।